सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है बायोलॉजी का वन शॉट। हमारा आखिरी वन शॉट लेक्चर रहने वाला है ये, है ना। करंट अफेयर्स के लेक्चर होने हैं हमारे दो। बाकी वैसे अगर हम देखें जी के कॉम्पोनेंट से करंट अफेयर को हटा दें तो सबसे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री किया था, देन आई थिंक पॉलिटी किया था, देन जोग्राफ़ी किया था, देन जोग्राफ़ी के बाद क्या किया था, हिस्ट्री, बीच में करंट अफेयर्स भी किए थे। हिस्ट्री किया, फिर हम लोगों ने कल फिज़िक्स किया, आज हम लोग करने और सॉरी बीच में इकोनॉमिक्स भी हम लोगों ने किया किसी दिन, और आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी। तो पूरा ख़त्म होने वाला आज आखिरी वन शॉट है हमारा लेक्चर, ठीक है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? आखिरी वन शॉट ले रहे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट किया जाए फिर। टेलीग्राम बैन होने वाला है, होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता जाता है टेलीग्राम तो हमारे पास एक और अड्डा होगा, है ना। चलो स्टार्ट करें फिर। अच्छा, इकोलॉजी बाकी है। हाँ, एनवायरनमेंट इकोलॉजी तो क्या ही वन शॉट, उसका तो 1 घंटे का लेक्चर होगा मात्र, ठीक है। 1 घंटे में पूरा ख़त्म हो जाएगा आपके। वैसे तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी का मैंने ले रखा है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर एनवायरनमेंट इकोलॉजी का आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि लिया पड़ा हुआ है। बिकॉज इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वो CSIR के लिए मैंने लिया था। करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है, इनफ है, इतना है उसमें। SSC के लिए जो मैं कराऊंगा वो इतना होगा, आएगा इसमें से भी फॉर श्योर और इसमें से भी आएगा। मेरे लिए तो आसान है कि मैं यही बोल दूँ कि इसी से कर लो, क्योंकि इससे तो और ज़्यादा चांस है कि इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें करवाई हैं। लेकिन फिर मेरा काम ही क्या बनता है, फिर CSI और SSC में क्या डिफरेंस रह गया ना। तो जो भी SSC एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो निकाल के यहाँ पे मैं इस लेक्चर में करवाने वाला हूँ। तो वो लेक्चर आई थिंक 3 घंटे का था, तो ये तो 1-1.5 घंटे टाइप ही लेक्चर रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको। वैसे तो आपने आप में से काफ़ी लोगों ने कर रखा होगा, नहीं भी कर रखा है कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे छात्र या फिर छात्रा हैं कि बायोलॉजी में आपको प्रॉब्लम है ना, आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपको करना है बायोलॉजी, तो आई वुड हाईली एडवाइज़ कि बायोलॉजी के 2 टॉपिक्स तो आप कायदे से कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इनसे क्वेश्चन आने के, मतलब ये 2 टॉपिक्स सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेस कर सकते हैं आप ये कौन से 2 टॉपिक्स होंगे? ये 2 टॉपिक्स क्या कोई गेस कर सकता है कौन से होंगे? तो ये 2 टॉपिक्स होंगे आपके सेल प्लस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको कि आप प्लांट और एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। सेल और प्लांट और एनिमल किंगडम, इन 2 टॉपिक्स में आपका हाथ जो है वीक नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी लोगों को टफ लगता है, टफ लगे जैसा लगे, लेकिन करना है इस टॉपिक को, ठीक है। सभी लोगों ने सही गेस किया, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं फिर। वॉइस सही आ रही होगी, क्योंकि कभी कभी पता नहीं कल के लेक्चर में आखिर के 10 मिनट में वॉइस कुछ अजीब सी हो गई थी। आपका हाथ जो है वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर होता है ऐसा कभी तो बता दिया करो कि सर ऐसा कुछ वॉइस थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं चेक कर लिया करूँगा, क्योंकि पता नहीं कुछ माइक में कभी कभी या फिर किस में लैपटॉप में इशू होता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी सेल। सेल से ही स्टार्ट करेंगे और इसके बाद ये 2 टॉपिक हम सबसे पहले ही ख़त्म करेंगे। मतलब सेल करेंगे, उसके बाद टिश्यू करेंगे, और टिश्यू के बाद सीधा हम डाइवर्सिटी उठाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी सेल, टू द पॉइंट हिट करेंगे सीधा। जिनको पढ़ा हुआ है तो सीधा आपका रिवीजन हो रहा है। आप जल्दी जल्दी रिकॉल करिए खुद से कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, किसने करी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी। तो सबसे पहली बात, डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी किस में? कॉर्क में, लकड़ी के टुकड़े में। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक। अच्छा, एक हुक्स लॉ फिजिक्स में भी होता है, हुक्स लॉ फिजिक्स में भी होता है, जहाँ पे हम स्प्रिंग थ्योरी में पढ़ते हैं। जब स्प्रिंग वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस ऑफ एक्स। माइनस ऑफ एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाता है के करके। तो ये हुक्स लॉ अलग होता है ना। ये रॉबर्ट हुक हैं, कॉर्क से डिस्कवरी करी थी इन्होंने 1665 में। और लिविंग यानी कि ये तो मृत कोशिका हो गई। जीवंत कोशिका की अगर बात करें तो ये पॉन्ड वाटर में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और ये करी थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉग
हॉग ने। अब ये कब करी थी ये पता होना चाहिए, ये करी थी 1674 में, 1674 में। अब कई बार क्या होता है कि ये जो ईयर होते हैं इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट तो होते हैं, डायरेक्टली पूछता है, लेकिन कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करते देता है। जैसे एंटोनी, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने स्पाइरोगैरा को डिफाइन वगैरह किया था, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था, और उसने ईयर लिख दिया था 1674 1674, और मैंने नहीं पढ़ाया था ऐसा कि स्पाइरोगैरा को किसने डिफाइन किया था। लेकिन क्योंकि मैंने ये तो बता ही रखा था कि 1674 में एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी ने जीवंत कोशिका की खोज करी थी, तो उससे बहुत आसान हो गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सेल थ्योरी की अगर बात करेंगे तो शेल्डन और स्वान, ठीक है, शेल्डन और स्वान ने दिया था, ठीक है, शेल्डन और स्वान ने दिया था सेल थ्योरी को। और ये किस साल दिया था? 1838, 1838 में दिया था। और ये सेल थ्योरी इन्होंने क्या दिया था, क्या बोलती है सेल थ्योरी? ये सेल थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल है क्या चीज़? तो सेल की यहीं से डेफिनेशन निकल के आ जाती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, है ना। तो यानी कि जो भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारा घर बना होता है ईंटों से बना होता है ना, ब्रिक से बना होता है, तो ऐसे जो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो वो सेल से बना हुआ है। उसको अगर हम उसको एकदम ब्रेक करेंगे, जैसे कि कोई भी मैटर होता है, कोई पदार्थ होता है, तो एटम से बना होता है, हमने एटम पढ़ा था केमिस्ट्री में, वैसे ही यहाँ पे सेल होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई होती है ये। शेल्डन और स्वान ने 1838 में दी था। और इसको फर्दर इम्प्रोवाइज़ क्या इसमें फर्दर एडॉन्स किए थे वर्चॉव ने। वर्चॉव ने क्या एडॉन्स किए थे इसमें? वर्चॉव ने ये बोला था कि कोई भी जो नई सेल बनती है, न्यू सेल इज मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई जो सेल पहले एग्जिस्ट कर रही है उसी से ही नई सेल बनती है। और ये कब बताया था, कब बोला था वर्चॉव ने? ये बोला था 1855 में। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इस तरह से पूछ लेता है कभी कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये वर्चॉव ने दी थी 1855 में। क्लियर है? अब हमारे दो तरह के, हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है, ठीक है। अब इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एक तो है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक तरह की सेल से बने हैं, जो बहुत ही सिंपल तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि क्लैमिडोमोनास, यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम। अभी हम देखेंगे जब प्लांट एनिमल की नॉलेज चैप्टर देखेंगे तो देखेंगे क्लैमिडोमोनास एक ग्रीन एल्गे होता है, यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम हमारे एक तरह के प्रोटोजोआ होते हैं जो प्रोटिस्टा फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा रादर किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंपल फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स होते हैं और वो एक टाइप की सेल से ही बने होते हैं। और मल्टीसेलुलर में तो आप हम प्लांट्स को ले लेंगे, एनिमल्स को ले लेंगे, ये सब मल्टीसेलुलर में आते हैं, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? और आई अगेन रिपीट, इस पर आपका फोकस प्लीज़ जाना नहीं चाहिए इस टॉपिक पे, तभी मैंने शुरू में लिया इसको, और इसी के बाद मैं प्लांट एनिमल किंगडम भी लेने वाला हूँ, बिकॉज ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि आपको मैं पूरी बायोलॉजी का पढ़ा डालूँ, हो सकता है बाकियों से क्वेश्चन ना इन्हीं से ही आ जाए, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जहाँ पे जितना इंपॉर्टेंस है वहाँ पे मैं उतना देने वाला हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट्स ऑफ सेल हम 3 पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, जो कि हमारी आउटर सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, जो कि हमारी आउटर लेयर होती है, सेल की बाहरी परत होती है, एक तरह का आप सेल का ये बॉडीगार्ड मान सकते हैं, सेल को जो शेप देता है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। दूसरा होता है जब हम सेल के अंदर एंटर करते हैं तो हमें एक फ्लूइड मिलता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको, और सबसे अंदर पे जो बैठा रहता है न्यूक्लियस बैठा रहता है, और इसके जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं कोशिकांग। इनका काम क्या होता है? इनका सब का अलग अलग काम होता है, ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनके बहुत कितने और की क्लास है, ये कर लो पहले तुम कितने और की क्लास है। अभी आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, कोशिका झिल्ली पे। ये क्या होती है? तो ये आउटर लेयर होती है। पहली बात तो सबसे पहले अगर आप सेल में एंटर करेंगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन ही मिलेगी, कोशिका झिल्ली। ये इसको शेप प्रोवाइड करती है सेल को। ये लिविंग होती है कि नॉन लिविंग होती है? सर लिविंग होती है ये। और ये पता है सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है, परमिएबल का तो मतलब होता है
कि सबको अलाउ कर दे, इम्परमिएबल जो किसी को अलाउ ना करे। कौन सी मिट्टी, सॉयल, मैंने पढ़ाई थी इम्परमिएबल होती है, जरा बताना। सेमी परमिएबल का मतलब सिर्फ कुछ को अलाउ करेगी, कुछ को अलाउ नहीं करेगी। सेलेक्टिवली परमिएबल भी इसको हम बोल देते हैं। किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड्स की। प्रोटीन प्लस लिपिड, और लिपिड कैसा? फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। परसेंटेज पूछ लेता है तो 50% ये, 50% ये। इतनी चीज़ क्लियर सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। और इम्परमिएबल होती है हमारी जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी। अब ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है? तो किसी भी चीज़ का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन, अब जैसे कि हमने पढ़ा था विंड क्यों चलती, पवन कब चलती है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर विंड चलती है जब प्रेशर डिफरेंस होता है। ऐसे ही जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, अब जैसे खुद ही आप सोचो, जैसे कि मान लो कि मैं कहीं पे अभी अगरबत्ती जला दूं कोने में, तो धीरे 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 वो पूरे रूम में फैल जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो आप, आपने पानी में इंक डाली तो थोड़ी देर तक तो वो एक जगह पे इकट्ठा रही, लेकिन उसके बाद धीरे 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 पूरा पानी नीला हो गया, जब तक कि वो पूरा फैल नहीं जाएगा, जब तक वो पूरा कंसंट्रेशन उस इंक का बराबर नहीं हो जाएगा। क्योंकि इंक का कंसंट्रेशन या फिर अगरबत्ती के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स उनका कंसंट्रेशन एक जगह पे ज़्यादा था, बाकी जगह पे कम था, तो हाई से लो की तरफ मूव किया। तो चीज़ें हाई से लो की तरफ मूव करती हैं हर जगह। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या होता है? अंतर बस इतना होता है कि ऑस्मोसिस में एक झिल्ली आ जाती है जिसको कि हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे भी हाई से लो में मूवमेंट होता है। बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट्स को कि क्या हाई से लो। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर की बात होती है। हाई से लो का जो मूवमेंट होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, वाटर। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने तो हाई से लो बताया, तो देखो यहाँ पे लो से हाई है। वो फिर वहाँ पे जो सल्यूट्स होते हैं उनकी बात आ जाती है। सल्यूट वल्यूट छोड़ दो, एक चीज़ याद रखो कि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। और यहाँ पे 3 तरह के वो केसेस बनते हैं, यहाँ पे आपको बनाता हूँ, ठीक है। आपको वो पहले मैंने बताया भी थे, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। वो क्या 3 केसेस बनते हैं? एक तो हमारा बनता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, है ना, पता है आपको ये। आइसोटोनिक नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप ये मत कंसिडर करना कि मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है सिर्फ उन्हीं के लिए लेक्चर है, सबके लिए है ये, जिन्होंने 0 भी है उनके लिए भी है, ठीक है। हाइपोटोनिक वो सोल्यूशन होता है जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बाहर हाई है और अंदर लो है, तो उसकी वजह से क्या करेगा, वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे हाइपोटोनिक टाइप ऑफ सोल्यूशन में अगर मैं किसी सेल को रख दूंगा, सेल को जैसे मैंने रख दिया, ये सेल है, ये कोशिका है, ये फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा था और अंदर कम था। क्लियर है? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या हुआ? हाइपरटोनिक में चीज़ें श्रिंक कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, बाहर कम था, और हाइपरटोनिक में कम था बाहर, इसलिए अंदर से बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट हुआ और यहाँ पे चीज़ें श्रिंक कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, यहाँ पे चीज़ें स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं। यहाँ पे बताइए आइसो है तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसा आपने रखा है वैसे ही रहेगी वो, क्योंकि दोनों जगह सेम कंसंट्रेशन है। सेल वॉल क्या चीज़ होती है? सेल वॉल का काम वही होता है जो सेल मेम्ब्रेन का होता है, सेल को शेप प्रोवाइड करना इसका काम होता है। लेकिन ये डेड होती है, लिविंग नहीं होती है, और ये सेमी परमिएबल नहीं होती उसकी तरह, ये फुल्ली परमिएबल होती है। अब बस होता ये है कि ये सब में नहीं पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन तो हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी जिसमें सेल है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ उसी में पाई जाएगी जो प्लांट सेल होगी, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल होगी, जो फंगस की सेल होगी, कवक की कोशिका होगी। तो सर क्या इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है? मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, ये सिर्फ उन्हीं में होता है जो ये प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, यानी एनिमल की जो सेल होगी। जैसे हम लोग एनिमल में आते हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस जो है एनिमल आते हैं, जो हमारे जिनको हम एनिमल बोलते हैं, गाय भैंस ये सब, ये भी एनिमल्स में आते हैं। तो इनमें सेल वॉल नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे याद रखो, क्योंकि प्लांट्स को कोई भी आके मार के चला जाता है, बैक्टीरिया की, इन सबको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो एक एक्स्ट्रा इनको लेयर मिल जाती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। जैसे मान लो कि अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन ऐसे बन जाए, मतलब डायग्राम बना दे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे एक और बना दे, तो समझ जाना कि 2-2 लेयर हैं। इसका मतलब ये है कि एनिमल सेल तो नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो 2 लेयर बना देगा, इसका मतलब है कि बाहर वाली वॉल है और अंदर वाली मेम्ब्रेन है। प्लांट में ये बनी होती है सेल्यूलोज की, बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिन की, या फिर इसी को ही पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं। और इसका जो आउटर
कवरिंग होती है, आउटर जो कवरिंग होती है, ये एक स्लाइम लेयर होती है, स्लाइम लेयर होती है, नहीं कि स्मूथ टाइप होती है ऐसे झिल्ली टाइप, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ये नाम याद रखिए ग्लाइकोकैलिक्स। फंगस की जो बनी होती है ये कॉम्प्लेक्स सुगर होती है, जिसको चिटिन या काइटिन जो भी बोलना बोल लो, इसका बना होता है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वायरस की बात करें, वायरस जो होता है हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये एक नॉन लिविंग तरह का एंटिटी की तरह बिहेव करता है। ये जब डिजीजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, इससे भी इस बार क्वेश्चन आए हैं पेपर में से, सीख है। न्यूक्लियस पे सबसे पहले आए क्या? चलो न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं अगर आ गया है लगे हाथ। तो न्यूक्लियस सबसे सेंटर में होता है, ये केंद्र में बैठा होता है, इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। अब ब्रेन ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल में अभी मैंने बताया डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे आपको कोशिका अंग मिलेंगे, कोशिका के अंग मिलेंगे जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस को होता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी इसकी डिस्कवरी, भूरे जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये गोल गोल कुछ है, ये है न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है? ये राइबोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी राइबोसोम बनाता है। ये क्या होता है? राइबोसोम फॉर्मिंग सेंटर होता है, जिसको हम राइबोजेनेसिस बोल देते हैं। तो राइबोसोम फॉर्मेशन में इसका काम होता है। ये जो छोटे डॉट डॉट दिख रही है, ये डॉट 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 टाइप के स्ट्रक्चर, इन्हीं को राइबोसोम बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप ये देख रहे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटीरियल। क्रोमैटिन मटीरियल बोलते हैं इसी को। और ये जो क्रोमैटिन मटीरियल है, जब सेल डिवाइड होती है, जब ये सेल डिवाइड होती है तो आपस में ये एंटैंगल हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और ऑर्गेनाइज होके बना देते हैं क्या? ऑर्गेनाइज होके बना देंगे आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमैटिन मटीरियल से ही क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। कितना क्रोमोसोम होता है? पेयर में एग्जिस्ट करता है तो 23 पेयर, इन टोटल 46 हो जाएगा। 22 ऑटोसोमल होता है, ऑटोसोमल होता है जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होता, और बाकी का एक जो पेयर होता है वो सेक्स में इन्वॉल्व होता है। वो हम देखेंगे क्या होता है, कैसे वो सेक्स में इन्वॉल्व होता है। XX और XY होता है, XY मेल में होता है और XX फीमेल में होता है। क्रोमोसोम के बारे में डिस्कवरी किसने करी थी सबसे पहले? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, वॉल्टर फ्लेमिंग ने करी थी। ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया था। जो क्रोमोसोम बना होता है, क्रोमोसोम खुद DNA और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन होती है, उससे ये क्रोमोसोम का जो प्रोटीन है वो बना होता है। और बाकी DNA के बारे में अभी हम पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक, उससे पहले साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो जब हम एंटर करते हैं सेल के अंदर, तो ये तो सेल वॉल हो गई उसकी, और सेल मेम्ब्रेन हो गई उसकी, और अगर प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है, तो सेल वॉल भी होगी एक। और जब अंदर घुसेंगे तो पानी ही पानी दिखेगा यहाँ पे, मतलब सेल का अंदर का कॉम्पोनेंट ज़्यादातर पानी ही है। ठीक है, और ये जो है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा, इसी में सारे हमारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ जेली लाइक मैट्रिक्स होता है। अच्छा, आप ये चीज़ को इमेजिन कर पाओगे कि अगर मैं बोलूँ कि ये सेल कोलैप्स कर जाएगी, अगर मतलब कोलैप्स क्यों नहीं कर रही है ये? क्योंकि यहाँ पे तो ये फ्लूइड टाइप है, तो ऐसे मतलब इतना तो हार्ड नहीं होती, बड़ा ही सॉफ्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, तो एकदम से कोलैप्स क्यों नहीं कर जाती है? मतलब समझ रहे हो क्यों ऐसा टिका हुआ है? ये क्यों टिका हुआ है? तो इसी तरह मैं आपसे पूछ लूँ कि तुम क्यों टिके हुए हो? तुम्हारी भी तो स्किन है, ठीक है, और अंदर पानी वो बह रहा है, खून बह रहा है, वो लिक्विड होता है, तो फिर मतलब ये खड़ा कैसे हुआ? शरीर ये खड़ा कैसे हुआ है? स्केलेटन है ना, स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों ने इसको खड़ा करके रखा है। जैसे बिल्डिंग है, घर है, आपका खड़ा क्यों हुआ है? उसमें तो ईंटें ढह क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि उसका एक स्केलेटन है, एक फ्रेमवर्क। ऐसे ही साइटोस्केलेटन होता है, एक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, जिसका काम क्या होगा साइटोस्केलेटन का? कि ऑर्गेनाइज करना बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट को, और सेल को शेप प्रोवाइड करना। एक शेप सेल मेम्ब्रेन भी करता है, और साइटोस्केलेटन, ठीक है, और इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करना, यानी इसको एक तरह से चलने फिरने में हेल्प करना, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखना। ठीक है, तो ये साइटोस्केलेटन का काम होता है। सेल ऑर्गेनल्स पे आते हैं अभी। ठीक है, एंटर करें, किसी कोई डाउट तो नहीं है? सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग देखेंगे अभी हम।
ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स पे आते हैं भी एक एक करके। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले क्यों लिए इसको? क्योंकि यही है जो सबको एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। कैसे? ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में करता है, इसीलिए इसको हम एनर्जी करेंसी यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोल देते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोल देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, जब रेस्पिरेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कैसे एनर्जी बनती है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का होता है। इसका साइज़ 1 माइक्रोमीटर मैंने बताया था 10⁻⁶ मीटर। जो विजिबल लाइट होती है उसका जरा वेवलेंथ मुझे कमेंट बताइए, कल मैंने आपको बताया था कितना होता है। तो इसमें आपकी क्या मैंने बताया, इसमें 2 लेयर होती हैं। ठीक है, 2 लेयर होती हैं, आउटर वाली पोरस होती है और अंदर वाली जो होती है इनर वाली होती है, उसी में ही ATP का फॉर्मेशन होता है। और विजिबल लाइट का क्या स्पेक्ट्रम होता है? 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर। अब ये जो होता है किस शेप का होता है? तो ये सॉसेज शेप का होता है, सॉसेज शेप टाइप लग रहा है ये। प्लस ये इसके अलावा एनर्जी के फॉर्मेशन के अलावा एपोप्टोसिस में भी इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज दिस एपोप्टोसिस? ये होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल को अगर खुद से मरना है, ठीक है, सुसाइड करना, तो लाइसोसोम वगैरह तो अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट मेन जो फंक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपसे इतनी चीज़ें पूछे कि एनर्जी कहाँ पे बनती है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP के फॉर्म में एनर्जी बनती है, इनर मेम्ब्रेन बनती है, आउटर पोरस होती है, एंड सॉसेज शेप का होता है, और एपोप्टोसिस दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इसका मेन फंक्शन होता है। और ये जो आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप राइबोसोम देख रहे होंगे। ध्यान रखना, सिर्फ 2 ही सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनका खुद का DNA और राइबोसोम होता है। उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा भी देखेंगे। सिर्फ 2 ऐसे होते हैं, एक DNA होता है और एक राइबोसोम, और जो दूसरा होता है वो तो एनिमल सेल में होता ही नहीं है। मतलब एनिमल सेल में तो एक ही होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसका खुद का DNA और राइबोसोम होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जो कि चीज़ों के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चीज़ों के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। चीज़ों को प्रोड्यूस करना और ट्रांसपोर्ट करना। अब किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना? तो एक्चुअल में ये तो करता है ट्रांसपोर्ट। इसके जो 2 पार्ट्स होते हैं वो करते हैं इसका, जो भी चीज़ का सिंथेसिस करते हैं। और 2 पार्ट्स इसके होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला रफ क्यों है? राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी अगर आप बता सकें तो? उनका नाम G से स्टार्ट होता है। तो रफ क्या कर रहा है? राइबोजेनेसिस में, सॉरी, राइबोसोम है उसमें, तो राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। और स्मूथ वाला स्मूथ इसलिए है क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं है, और ये करता है फैट और लिपिड का सिंथेसिस, और साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन में ध्यान रखना, एक आपका होता है पेरोक्सीसोम करके, ये भी एक सेल ऑर्गेनल होता है पेरोक्सीसोम। ये फैटी एसिड्स को ब्रेक करता है। फैटी एसिड्स को ब्रेक करेगा ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बनाता है, जिससे कि ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करवा लेता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स की वजह से होता है, तो ये भी इन्वॉल्व होता है उसमें। अच्छा, इसको डिस्कवरी किया था जॉर्ज ई पैलेड ने। जॉर्ज ई पैलेड ने इसका डिस्कवरी किया था राइबोसोम का। क्लियर? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, मेनली ट्रांसपोर्ट। और उसमें रफ और स्मूथ का क्या काम है? अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था किसमें एग्जाम में, तो पता नहीं CPO CHSL किस में, JEE वगैरह में, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसमें से फंक्शन क्या है। और उसमें एक में उसने लिखा था प्रोटीन का फॉर्मेशन, और एक लिखा था फैट एंड लिपिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो उसमें उसने ये वाला माना था, फैट, लिपिड और डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर आ जाए तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फिर अगर ऐसे आ जाए कि प्रोटीन भी लिखा हो, फैट, लिपिड, डिटॉक्सिफिकेशन लिखा हो, और वो रफ और स्मूथ नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख रहा है, तो फिर आप यही मार्क करेंगे क्योंकि SSC ने ही माना है। ठीक है, और ये जो इस तरह से ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे था, और यहाँ पे सिस्टर्ने है ये। ठीक है,
गोल्गी एपरेटस, गोल्जी का है हिंदी में बोलते हैं इसको, कैमिलियो गोल्गी ने इसका इन्वेंशन किया था। कैमिलियो गोल्गी वही इंसान है, कैमिलियो गोल्गी वही इंसान है जिन्होंने एक ब्लैक इंक रिएक्शन करके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिराइव किया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अगर मैं बताना भूल जाऊँ तो, वैसे तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है, ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व है, चीज़ों की पैकेजिंग करेगा और डिस्पैचिंग करेगा। जो चीज़ बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दैट इज़ ER में, तो वो गोल्गी एपरेटस तक पहुंचेगी, इसको पैकेजिंग और डिस्पैचिंग किया जाएगा। दैट मीन्स कि ये, इसको हम बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। इसके 2 फेजेस होते हैं, एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है। ये मैच्योरिंग फेस होता है, पूछता है कि गोल्जी काय में कौन सा मैच्योरिंग फेस होता है, तो ट्रांस फेस मैच्योरिंग फेस होता है। सिस फेस जो होता है ये न्यूक्लियस की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो फेज है ना, ये सिस फेस है जो कि न्यूक्लियस की तरफ है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है वो ट्रांस फेस है, मैच्योरिंग फेस। ये जो न्यूक्लियस से अटैच्ड ये पार्ट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो पीछे देखा है, ठीक है। इसका जो ये वाला फेस है, ठीक है, एक जो फेस है सिस फेस, ये वाला जो फेस है ये कनेक्टेड होगा, ये वाला जो फेस है ये कनेक्टेड होगा न्यूक्लियस से, और ये वाला जो फेस है जहाँ से चीज़ें निकलेंगी वो आपका दूसरी साइड रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के साइड। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? आई होप यहाँ तक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, लाइजोसोम पे आते हैं। और एक चीज़, ट्रांस से ट्रांसपोर्ट आप याद कर सकते हो, बिल्कुल, ट्रांस से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफेस से ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। और गोल्जी एपरेटस में ही लाइजोसोम का फॉर्मेशन होता है, जो भी हम देखेंगे, ठीक है। यहीं पे ही लाइजोसोम बनता है, और लाइजोसोम के अंदर पानी भरा होता है, जो बताएंगे तुम्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम में, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, ठीक। आ जाओ लाइजोसोम में। तो लाइजोसोम क्या होता है, लाइजोसोम वेस्ट डिस्पोजल में काम करता है। वेस्ट डिस्पोजल, चीज़ों को जो वेस्ट वगैरह होता है सेल का, उसको डिस्पोजल करता है, प्लस सेल को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ये होता क्या है कि इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, लेकिन ये खुद गोल्जी एपरेटस में बनता है। तो जब इसको लगता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनल परफॉर्म नहीं कर रहा है अपना फंक्शन ढंग से, तो गुस्सा हो जाता है, मुंह फुला देता है, फूल के फट जाएगा और सेल मर जाएगी। तो इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये हो गया। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम मैंने आपको बता दिया है, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और जॉर्ज ई पैलेट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। सेंट्रोसोम क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपका सेंट्रोसोम होता है, जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में। ये जो सेंट्रोसोम है ये सेंट्रियोल से मिलके बना होता है, सेल डिवीजन में, ठीक है। ये सेंट्रियोल से मिलके बना हुआ है, दो सेंट्रियोल से मिलके सेंट्रोसोम बनता है, दो सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल खुद ये सिलेंडर शेप के माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये सिलेंडर शेप के, सिलेंडर शेप के। ये किस तरह से, मतलब क्या होता, मतलब इसको एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको 9+0 स्ट्रक्चर बोलते हैं, ध्यान रखते हैं। तो 9+0 या 9+2 इस स्ट्रक्चर में ये बनते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज होते हैं सेंट्रियोल बनाने के लिए, और दो सेंट्रियोल मिलके बनता है सेंट्रोसोम। और ये सब किस में हेल्प करते हैं, सेल के डिवीजन में काम करते हैं ये, ठीक है। कभी पूछ ले माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या होता है, तो उत्तर सेंट्रोसोम होगा, ठीक। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही कुछ जगह, कुछ हमारे पार्ट की सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि लिवर, किडनी वगैरह की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनकी सेल में जो ER होता है, तो उनमें एक एंजाइम देखने को मिलता है P450, ठीक है। वो उसको कुछ ऐसे साइटोक्रोनिक कुछ बोलते हैं, साइटोक्रोनिक P450 एंजाइम। तो अगर पूछ ले कहाँ पे होता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो जो वेस्ट डिस्पोजल वगैरह में इसका थोड़ा सा फंक्शन होता है। P450 एंजाइम किसका पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैक्यूल क्या करता है, सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम होता है वैक्यूल्स का। अब ये वैक्यूल्स जो हैं ये परमानेंटली पाए जाते हैं प्लांट सेल में, परमानेंटली पाए जाते हैं एक जो पादप कोशिका होती है प्लांट सेल में, लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं एक एनिमल सेल में, टेम्परेरी होते हैं एक आपकी जो कोशिका होगी एनिमल्स की, जंतु कोशिका। और ये जो प्लांट सेल में होंगे ये रफली उसका 50 to 90%
वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखेंगे। प्लांट का 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं ये, ठीक है, रिजिडिटी ट्रेजिडिटी। अब ये आते हैं प्लास्टिड में। ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ ओनली इन प्लांट सेल पाया जाता है। जैसे कि सेल वॉल देखे थे, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं थी, वैसे प्लास्टिड भी एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लास्टिड के 3 बेटे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसको क्लोरोफिल होता है इसमें, जो कि फूड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फूड के सिंथेसिस में हेल्प करेगा और इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, अभी नहीं। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, डिफरेंट जो कलर्स होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोरेज में हेल्प करता है। अब बात ये आती है कि किसके स्टोरेज में हेल्प करता है ये, तो देख लेते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 बेटे होते हैं। एक तो इलाइयोप्लास्ट होता है, एक एल्यूरोप्लास्ट होता है और एक एमाइलोप्लास्ट होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके, इलाइयो, एमाइलो और एल्यूरो। लाई में फैट होता है, तो फैट का सिंथेसिस ये स्टोरेज कर रहा है। ल्यूरो प्रो में भी देखो आ रहा है, प्रोटीन। और बच गया क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स का ये सिंथेसिस करता है एमाइलोप्लास्ट। अब आते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको क्लियर हो गए, कोई किसी में कहीं तो आपको दिक्कत नहीं है, सारे हमने जो मेन वाले थे सब कुछ कवर कर लिया है। अब आते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन जो है, कोशिका अभी हमने पढ़ा था कि जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका से बनती है, यानी न्यू सेल इज फॉर्म्ड आफ्टर दी न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस और मेयोसिस, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री। यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में टूटती है, और मेयोसिस में क्या होता है, मेयोसिस में एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में पहले टूटती है और ये फर्दर 2 में टूटती है और ये फर्दर 2 में टूटती है, यानी कि एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में टूट रहा है। यहाँ पे डॉटर सेल डाइप्लॉइड नेचर की होती है, यहाँ पे हैप्लॉइड डाइप्लॉइड का मतलब ये होता है कि जो क्रोमोजोम मिलेंगे वो एक ही सेट ऑफ क्रोमोजोम, जैसे कि मैं क्या करूं, मैं 2 जोड़ी मोजे लाऊं, ठीक है, 2 जोड़े मोजे लाऊं। एक ये मान लेते हैं कि ये वाइट मोजे हैं और एक ये येलो कलर के मोजे हैं, ठीक है। अब मैं एक वाइट निकाल लूँ, एक येलो निकाल लूँ, ठीक है, एक वाइट निकाल लूँ, एक येलो निकाल लूँ, तो इसको बोलेंगे हैप्लॉइड, यानी कि जो यहाँ पे क्रोमोजोम प्रेजेंट है वो एक सेट से नहीं आ रहे हैं। और डाइप्लॉइड का मतलब है एक जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है एक सेट से आ रहा है, समझ रहे हैं आप। 2 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल बता चुका हूँ। ये सोमैटिक सेल में होता है, ये जर्म सेल। सोमैटिक सेल वो होती हैं सेल अदर दैन जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सोमैटिक सेल हो जाएंगी जो कि माइटोसिस में इन्वॉल्व होती हैं, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं वो मेयोसिस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सेल साइकिल क्या होती है, तो सेल एक कोई सेल होती है वो ग्रो करती है, ठीक है, डीएनए वो होता है, फिर वो डिवाइड हो जाती है, तो वो एक उसकी जीवन का एक जीवन चक्र है वो। अब उसका जीवन चक्र हम समझते हैं तो उसके जीवन के 4 फेज़ होते हैं किसी भी सेल के। एक होता है G1, एक होता है S, एक होता है G2 और एक होता है M फेज़। ये है M फेज़। तो पहले तो वो सेल ग्रो करेगी G1 फेज़ में, देन वो डीएनए का सिंथेसिस होगा S फेज़ में। S फेज़ में डीएनए का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होगा डीएनए का, और साथ ही साथ रेप्लिकेशन भी होगा, ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस और डीएनए का रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है अभी आपको बताते हैं, ठीक है। G2 फेज़ क्या होता है, इट इज़ प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, और अगली फेज़ में माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन। अगली फेज में लास्ट फेज़ होता है सेल डिवीजन, लास्ट फेज़, और उससे पहले प्रिपरेशन होगी माइटोसिस के लिए, G2 फेज़ बोलते हैं, ठीक है। ये सेल साइकिल हो गई। अब ये डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है। क्यों, जब सेल डिवाइड करेगी तो भाई डॉटर सेल को भी तो डीएनए देना पड़ेगा, तो उसी को तो डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन में आपसे पूछता है कि ये कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि हेलिकेस, प्राइमेस, पॉलीमरेस, लाइगेस ये इन्वॉल्व होते हैं। फंक्शन तो नहीं पूछे अभी तक, लेकिन अगर पूछ ले तो आप इनमें से किसी दो के फंक्शन याद कर सकते हैं, सो दैट कि अगर मैचिंग में पूछ ले तो आप कर लें, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आपसे हो जाए। जैसे कि हेलिकेस क्या करता है, ये अनवाइंड या फिर अनजिप करता है, खोलता है डीएनए मॉलिक्यूल को। प्राइमेस क्या करता है,
ये प्राइमेज इनिशिएट करता है रिएक्शन को, ये इनिशिएट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को, ये ध्यान रखना है। पूरा नहीं पढ़ना है आपको। अनवाइंड अनजिप कीवर्ड है, यहाँ इनिशिएट कीवर्ड है। पॉलीमरेज क्या करता है? पॉलीमरेज जो है करेगा, सिंथेसाइज करेगा और डीएनए लाइगेज एक ग्लू की तरह एक्ट करेगा। फ्रैगमेंट्स इट एंजाइम दैट जॉइंस डीएनए फ्रैगमेंट टुगेदर बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो ध्यान रखना ये ग्लू की तरह काम करता है। ग्लू, ल आ रहा, ग्लू ग्लू, लाइगेज और ग्लू थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। हेलिकेस अनवाइंड अनजिप कर रहा है और प्राइम, ठीक है, प्राइमरी काम क्या है कि रिएक्शन को स्टार्ट करना, तो इनिशिएट कर रहा है प्राइमेज। एंड ये डीएनए के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो डीएनए होता है इसके मॉलिक्यूल की डिस्कवरी किसने करी थी, और इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द्विकंडलीय संरचना होती है, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो ये करी थी फ्रेडरिक मिशर ने। किसने करी थी इसको? फ्रेडरिक मिशर ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और डबल हेलिकल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वॉटसन और क्रिक ने करी थी 1953 में, 1953 में। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अपनी स्क्रीन पे ये कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे स्ट्रैंड्स होते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये सब डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। कितने स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में? ATGC, ठीक है। एडम, ठीक है, ऐसे देखिए इसको, ATGC। ये होता है एडिनाइन, ये होता है थाइमाइन, ये होता है गुआनाइन और ये होता है साइटोसाइन। तो इनकी पेयरिंग होती है, ठीक है, इनकी पेयरिंग होती है। एडिनाइन की थाइमाइन के साथ होती है और गुआनाइन की साइटोसाइन की होती है, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बोलते हैं इनको, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कमेंट में अच्छा बताएंगे। जैसे डीएनए में क्या होता है, डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, इसमें राइबोस शुगर होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो आरएनए में कौन सा इसमें से स्ट्रैंड मिसिंग होता है? तो ध्यान रखना, थाइमाइन की जगह यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है, ये इसकी जगह यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है आरएनए में, ठीक है। तो ये है डीएनए। अब प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बता सकते हैं कि प्लांट सेल में दो, एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि सेल वॉल नहीं होती है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में होती है। और यहाँ पे वैक्यूल एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं। अब बोलोगे हैं बहुत सारे होते हैं, आपने तो बताया था कि टेम्प्रेरी होता है और छोटा होता है, बहुत कम वॉल। बिल्कुल, यहाँ पे एनिमल सेल में टेम्प्रेरी तौर से होते हैं वैक्यूल और बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं, अनलाइक इन प्लांट सेल जहाँ पे एक होता है और वही 50 to 90% ऑक्यूपाई करके रखता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दो याद रखिएगा, बाकी सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये दो ही आप वो याद रखोगे। ये याद कर लो कि प्लांट सेल बड़ी होती है और एनिमल सेल छोटी होती है साइज़ में, बस। ये प्रो और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस होता है, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था एंड दैट इज कि व्हेन टू न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म वन न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं? टू फॉर्म वन न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं? भाई न्यूक्लियर फ्यूजन मत लिख देना ठीक है, मैं बताऊंगा इसको भी क्या बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और यू का मतलब होता है ट्रू, तो यू कैरियोटिक में क्या है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रो कैरियोटिक, ये प्रो लोग हैं, इनको न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये प्रो मैक्स M1 M2 टाइप ही है, ठीक है। और यू कैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब इसमें आपको बहुत सारे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, कुछ नहीं, 2-3 बस याद करना है। एक सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियस होता है यू कैरियोटिक में, ट्रू न्यूक्लियस, इनमें नहीं होता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक। जो प्रो कैरियोटिक होते हैं इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल मिसिंग होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल मिसिंग होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे मिसिंग होते हैं, कुछ ही होते हैं। वो क्या होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं? देखो यू कैरियोटिक के पास तो सारे ही हैं, इसमें जो कॉमन होता है यहाँ पे लिखा ही नहीं जो कायदे का। एक तो देखो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य, जो साइटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड जेली लाइक मैट्रिक्स है, जो कि कोशिका द्रव्य कहलाता है, वो तो यार दोनों में होगा ना, और सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में ही होगी। उसके बिना सेल एग्जिस्ट ही कहाँ कर पाएगी, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो। और यहाँ लिखा तो है राइबोसोम, ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी डिस्कवरी जॉर्ज ई पैलेट ने करी थी। तो राइबोसोम में होता है और डीएनए होता है। ये सिमिलैरिटीज़ याद रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे प्रो में न्यूक्लियस, ये प्रो है तो इनको नहीं होता न्यूक्लियस, इनमें होता है। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल इनमें नहीं होते हैं, हैव
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, बस बाकी के पॉइंट आपने नहीं देखना है, ठीक है। अप्रो के एग्जाम्पल्स अगर मैं बात कर लूँ तो कौन होंगे, जो बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। हमारे बैक्टीरिया में जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो साइनो बैक्टीरिया होता है, जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, तो ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो जो बहुत ही बेसिक टाइप, सिंपल टाइप की सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक में आती है। ये एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो दो तरह के हमारे साइटोसिस होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर जब कोई भी चीज़ जाती है अंदर अंदर एंडो अंदर, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर उसका वेस्ट जो मटेरियल बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एक्सो। एक्सो का मतलब बाहर, साइटो का मतलब सेल, तो बाहर तो एक्सो और अंदर तो एंडो, अंदर बाहर का खेल चल रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर अंदर क्या, अंदर अगर खाना ले रहा है तो फैगो, और पानी पी रहा है तो पीनो, पीनो पानी और फैगो खाना, ठीक है, फूड। खत्म हो गया सर। अभी टिश्यू पे आते हैं, और टिश्यू के बाद हम देखेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था प्लांट एंड एनिमल वाला किंगडम वाला चैप्टर। और यहाँ पे जो मैंने पूछा था इसका आंसर होगा सिन कैरी ऑन। ध्यान रखना, इसको याद करके रखना आप, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं जब ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि सेल की ग्रुप्स मिल जाते हैं तो टिश्यू बन जाता है। देखो मैं पिनोसाइटोसिस कर रहा हूँ, ठीक है। नो 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 नो, हिस्ट्री और फिजिक्स का नोट्स प्लीज़ शेयर कर दीजिए सर। करते हैं आज, टाइम मिल नहीं पाता ना। क्या माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो कॉमन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, कॉमन। और एक चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया से याद आया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान रखना कि वो इंट्रासेलुलर इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर इंटरेक्शन क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको आपस में इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। आते हैं टिश्यूज़ में, तो टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं। अब अगेन अपना फोकस ले आएंगे यहाँ पे। टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो प्लांट यानी कि पौधों में यानी पादप ऊतक होते हैं, और एक वो जो एनिमल्स में होते हैं यानी कि जिनको बोलते हैं जंतु ऊतक, ठीक है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। अब प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं, उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनमें सेल डिवाइड कर रही है, हो रहा है, परमानेंट सेल डिवीजन हो रहा है। अब सेल डिवाइड होगा तो ग्रोथ होगी, तो यानी कि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेल की डिवीजन की, सेल डिवाइड होगा तो ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ऐसे याद कर लो, क्योंकि उनको डिवाइड करना है आपस में, है ना। तो वैक्यूल्स क्या बीच में एकदम अड़चन न लाएंगे, भाई डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं कायदे से। अब सोचो मतलब तुम्हें सेल डिवीजन मतलब कुछ करना है, ठीक है, और बीच में कोई चीज़ आ रही तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, अगर कोई चीज़ आपको करना है तो फिर ये क्या है कि वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं इसीलिए, क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, ग्रो करना है, तो बीच में अड़चन नहीं आनी चाहिए। डेंस साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, एक्चुअली होता क्या है कि जब सेल डिवाइड करना बंद कर देती है, तो यही मेरिस्टेमेटिक वाली जो सेल होती है, ये प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, जिसको बोलते हैं विभेदन की प्रक्रिया, ठीक है, ये मैथ वाला डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो इसी प्रोसेस से ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो जो सेल हैं वो एक डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे खाने को स्टोर करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, टफनेस, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ये सब काम। तो वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा और टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, जैसे मैंने बताया। और इंटरसेल्युलर जो स्पेसेस होती हैं ये इसमें होती हैं, ये इसमें नहीं होती हैं, सेल के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एपिकल, इंटरकैली और लेटरल, क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करती हैं, सेल डिवीजन इसमें हो रहा होता है। तो अब ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, इंसानों की भी ग्रोथ दो तरह से होती है, तो हाइट बढ़ती है तो वेट मतलब बढ़ता है, तो चौड़ा लेंथ बढ़ेगी आपकी, हाइट बढ़ेगी तो आपका विड्थ बढ़ती है, आप मोटे होते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं एपिकल और इंटरकैलरी, ये तो आपके हेल्प करेंगे किसमें, हाइट बढ़ाने में हेल्प करेंगे। कैसे, ये जो एपिकल होता है ये टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होता है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, और जो रूट्स में टिप्स की प्रेजेंट होता है, टिप्स ऑफ रूट्स में, उसको बोलते हैं प्रोटोडर्म, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रोटोडर्म बोलते हैं उसको, ठीक। और इंटरकैलरी क्या होता है, जो बीच बीच में, सो दैट अगर एपिकल के भरोसे ही पूरी ग्रोथ ना रहे, बीच बीच में भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पत्ती लगी हुई है, ठीक है, पत्ती को ग्रो करना है और बड़ा करना है, तो यहाँ पे जो टेंडर होगा ना लीव्स का, जिसको टेंड्रिल बोलते हैं, टेंडर या टेंड्रिल, तो उसमें ये प्रेजेंट होगा,
जो कि उसके ग्रोथ में हेल्प करेगा। लेटरल जैसे अभी नहीं यूपीएससी में लेटरल एंट्री का वो लेकर न्यूज़ में था, अभी मैंने एक वीडियो भी रील भी बनाई थी ना। तो लेटरल का मतलब होता है साइड वे, साइड से एंट्री ले लेना। तो ये साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, साइड में। और ये किस में हेल्प करता है? गर्थ ऑफ स्टेम बढ़ाने में। गर्थ मतलब समझते हैं विड्थ, तो विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है ये। बस खत्म, इसमें नहीं पढ़ना है विभज्योतक ऊतक में। अब जब डिवाइड होना बंद हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद, आप हाइट बढ़ना आपकी बंद हो जाती है, फिर आपका वेट बढ़ता है, आप चौड़े होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू होते हैं दो तरह के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। सिंपल जो है ये 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करता है? ये फूड का स्टोरेज में हेल्प करता है। स्टोरेज, जी हाँ, स्टोरेज करता है। इसके 2 बेटे होते हैं, ऐसे याद कर लो, क्लोरेन होता है और एरेन होता है। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन क्या है? इसमें क्लोरोफिल है, तो ये खाना बनाएगा, इसमें क्लोरोफिल, और जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ वहाँ खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस से। और एरेन क्या है? ये एयरी स्पेसेस होते हैं, तभी तो बताया परमानेंट टिश्यू में आपको एयरी स्पेसेस देखने को मिलेंगे। ये किसी भी प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लोटस का हो गया हमारा पेड़, तो लोटस का आपने फूल देखा होगा तो फ्लोट करता रहता है। तो फ्लोट क्यों कर पाता है? क्योंकि उसमें एरेन्काइमा ज़्यादा होता होगा, इसलिए, जो कि पैरेन्काइमा का ही पार्ट होता है। कोलेनकाइमा क्या होता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये इरेगुलरली थिकेंड होता है कॉर्नर्स में, इट इज़ इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर्स। ये कहाँ पे देखने को मिलता है कोलेनकाइमा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लीव्स की वो नहीं होती हैं, जैसे ये टेंडल्स होते हैं, तो अभी बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे वो बताया था कि ग्रोथ में यहाँ पे आपका होता है जैसे इंटर कैलरी वाला हो गया, बिल्कुल होता है। तो ग्रोथ होने के बाद वो इंटर कैलरी कोलेनकाइमा बन जाएगा, जो अब उसको ग्रोथ नहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट होगा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? ये रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करने का ये काम करता है। और स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट कहाँ होता है? तो ये हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट, जो नारियल की भूसी होती है। नारियल का आपने कवर देखा होगा, ऊपर का कवच कितना हार्ड होता है, कितना टफ होता है, एकदम बहुत जोर का मारना पड़ता है तब टूटता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। उसमें एक्चुअल में क्यूटिन नाम का एक जो केमिकल है उसका रिसाव होता है, आप जो बोल सकते हैं निकलता है, जिसकी वजह से क्यूटिकल नाम की एक थिन लेयर डेवलप हो जाती है और उसी से ही फर्दर बनता है, ठीक है। लिग्निन और क्यूटिन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिग्निन मेनली रिलीज होता है, क्यूटिन तो बाद में देखेंगे। क्यूटिन आपका जो एपिडर्मस होता है, एपिडर्मस उससे रिलीज होता है, ठीक है, एपिडर्मस से। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें लिग्निन जो है रिलीज होता है बहुत मात्रा में, जिसकी वजह से वो इतना टफ हो जाता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या होता है? सिंपल परमानेंट हमने देख लिया, पैरेन, कोलेन और स्क्लेरन और उनका फंक्शन। कॉम्प्लेक्स 2 तरह का होता है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जो है जल का ट्रांसपोर्ट करता है, जाई से जालम और जल से जल, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। और ये 2 वे होता है ना, ये आपका 1 वे होता है, ठीक है। पानी हमेशा नीचे से ऊपर ही तो जाएगा, ऊपर से पानी तो नीचे आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पानी तो वो रूट्स से अब्जॉर्ब करेगा। इतनी बात तो समझ में आती है ना कि रूट्स में होंगी आपकी ये एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल क्या होती है? जैसे हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक जगह आपको स्किन देखने को मिलती है। ऐसे ही जो एपिडर्मिस होती है वो एक पेड़ की स्किन होती है, वो ऊपर से नीचे हर जगह मिलेगी। तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन होकर नीचे से ऊपर ही जाएगा। फ्लोएम फल का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। और ये 2 वे होगा। फ्लोएम यानी फूड, तो फूड वहाँ पे बनेगा जहाँ क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो क्लोरोफिल तो जहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा तो भी बनेगा, यहाँ होगा तो भी बनेगा। तो यहाँ से यहाँ भी खाना जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो ये 2 वे होता है। इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जाइलम के टाइप्स होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल, ट्रैकाइट, जाइलम फाइबर। ये चीज़ ध्यान पता होनी चाहिए आपको कि जाइलम यहाँ पे पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड होंगे। और फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम फाइबर नहीं, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे नोट कर लो, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग होते हैं, फ्लोएम फाइबर डेड होता है। पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होगा, फाइबर हमेशा डेड होगा, ये हमेशा की बात ट्रू है, ठीक है। ये रीति की रिवाज है, विधि का विधान है कि पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है और फाइबर हमेशा डेड होता है, चाहे जाइलम का हो चाहे फ्लोएम का हो, ठीक है। तो फ्लोएम के टाइप्स क्या है? कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब है और सीव प्लेट। ये तो पूछेगा ही, नाम में ही फ्लोएम है,
नाम में फ्लोएम, यहाँ नाम में जाइलम है। तो ये ध्यान रखना, जैसे एक का याद कर लो, सीव प्लेट, सीव सीव करके दिख जाए तो फ्लोएम मार देना, या फिर कंपेनियन, और बाकी अगर ये ना दिखे तो जाइलम हो जाएगा आंसर। ठीक, क्लियर। वाटर लॉस इन प्लांट को क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पत्ती होती है, ठीक है, ये पत्ती होती है, तो पूरे ही पेड़ में एपिडर्मस होता है, ठीक है, एपिडर्मल लेयर होती है, फिर एपिडर्मिस होता है जो आउटर कवरिंग होती है इसकी, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है। और आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है यहाँ पे, किस का रिसाव होता है? क्यूटिकल। अब देखो होता क्या, जो पत्ती होती है, पत्ती के नीचे नीचे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को, छिद्रों को स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। और इनको गार्ड कर रहा होता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल देखेगा कि कब ज़रूरत है पानी की, कब ज़रूरत नहीं है पानी की। तो जैसे मान लो कि पानी बहुत बरसा, तो गार्ड सेल क्या, फूल के टर्जिड और रेजिड ऐसे 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 फूल टाइप जाएंगे ऐसे, ठीक है, फूल जाएंगे, तो जगह कम हो जाएगी, तो पानी वानी का जो है इधर उधर वो कम रिसाव होगा। और अगर मान लो कि इस तरह से कोई, मान लो कि इस तरह की सिचुएशन है कि ड्राई कंडीशन है, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब वाटर, उल्टा होगा, शायद मैंने उल्टा बोल दिया गलती से। अगर वाटर की जहाँ पे कमी है, ठीक है, वाटर की कमी है जहाँ पे, तो ऑब्वियस ये बात है कि वहाँ पे स्टोमेटा को क्या चाहिए कि स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं वो क्लोज्ड रहें ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों क्लोज्ड रहें? बिकॉज वैसे ही वाटर की कमी है, और वाटर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जिस मेथड से वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, उसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे वाटर का लॉस होता है। तो फिर गटेशन क्या होता है? गटेशन भी वो प्रोसेस होता है जिससे वाटर का लॉस होता है, लेकिन ये स्टोमेटा से नहीं, हाइडाथोट्स से होता है, और ये रात के समय होता है, ट्रांसपीरेशन दिन के समय होता है। तो क्यूटिकल क्या होती है? ये आउटर लेयर होती है, और ये क्यूटिकल का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे डेजर्ट के प्लांट होते हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्ट वालों को क्या चाहिए कि वाटर का लॉस ना हो, नहीं तो फिर वैसे ही वाटर कमी और दिक्कत हो जाएगी। स्टोमेटा कहाँ होता है? नीचे होता है लीफ के। खत्म हो गया। अब आते हैं प्लांट सेल देख लिया, अब एनिमल टिश्यू, सॉरी प्लांट टिश्यू देख लिया, अब एनिमल टिश्यू पे आते हैं। तो एनिमल टिश्यू, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ। और 1 तारीख को आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। कोई गेस कर सकता है क्या होगा? हाँ जी, चलो तो एनिमल टिश्यू पे आते हैं। अभी 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। अब इनको हम ब्रेक करेंगे। एपिथेलियल के टाइप्स होंगे, मस्कुलर के, और मस्कुलर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है मस्कुलर। नो, आपका नया बैच यार प्रीतम कुमार आएगा आई थिंक, पता नहीं, शायद सितंबर में, लास्ट में आएगा सितंबर में शायद, पक्का पता नहीं, लेकिन हाँ सितंबर में आ सकता है जी। हाँ, कुछ लोग सही गेस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो 1 तारीख को जो होगा वो आपका ऑल इंडिया लाइव फुल लेंथ मॉक होगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फुल लेंथ होगा। अभी तक सिर्फ संडे को जीके का होता था, वो जो होगा 1 सितंबर को, दैट इज़ गोइंग टू बी फुल लेंथ मॉक। और कोशिश की जाएगी कि एग्जैक्टली इस एसएससी पैटर्न पे हो, जो कि फालतू में यहाँ पे कॉन्फिडेंस ना बढ़ाए ना तो फालतू में गिरा है। स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू को। एपिथेलियल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलिएटेड। 4 प्रकार होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलिएटेड टाइप के होते हैं ये। अब ये होते हैं, देखो स्क्वैमस में होता है आपका सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल होता है, यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं क्या? नहीं लिखे हुए। सिंपल होता है, और एक स्ट्रैटिफाइड होता है। ऊपर लिख लो, यहाँ जगह नहीं है ना। सिंपल होता है, और एक होता है आपका स्ट्रैटिफाइड। जो सिंपल होता है तो सिंपल होगा, जैसे कि माउथ हो गया, मुंह हो गया, ईसोफेगस हो गया, जो फूड पाइप होता है तो वहाँ पे होता है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड पूरी स्किन स्ट्रेटा के फॉर्म में होता है। स्ट्रेटा का मतलब लेयर होता है, तो स्किन को लेयर से उसने ढक रखा है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज स्किन में होंगे। ऊतक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल, क्यूब के फॉर्म में हो रहे हैं। तो किडनी ट्यूब्यूल्स, क्यूब, ठीक है, तो किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेंगे। स्टमक वगैरह, गॉल ब्लैडर वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं। कॉलमनार, कॉलम के फॉर्म में, तो इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाएंगे, और स्टमक में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि जो आंतें होती हैं ऐसे कॉलम के फॉर्म में होती हैं, कॉलम के फॉर्म में, तो इसलिए वहाँ पे हैं।
और सीलिएटेड, सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जब का यूरेटस हो गया, ठीक है, यूरेटर हो गया आपका, ठीक है, यूरेटर हो गया, और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। तो जहाँ पे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस होता है, तो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए ये सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो हमारा यूरेटस होता है उसमें क्या होता है, यूरेटस में एग के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है इधर से इधर, इधर से इधर, तो उसके लिए सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को रखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे किसी चीज़ का मूवमेंट करवाना होगा, जैसे यूरेटर में आपका एग का मूवमेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस का बाहर मूवमेंट करवाना होता है, तो सीलेटेड वहाँ पे होता है, ठीक है। तो एपिथेलियल खत्म हो गया, मस्कुलर पे आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल अभी बताया, स्केलेटल सिस्टम जब हम बोलते हैं तो मतलब जो बोन्स है, हमारी बोनी स्ट्रक्चर है, उसने जो बोन्स ने हमारे ढांचे को, शरीर का ढांचे को बिठा के रखा है, एक शरीर को ढांचा देता है, एक आकार देता है, और उसने हमारे पूरा स्किन वगैरह को होल्ड करके रखा हुआ है। तो स्केलेटल जब हम बोलते हैं तो बोन्स हमें याद आती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो स्केलेटल की अगर बात करें तो स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक में क्या अंतर होता है, तो ये वॉलेंट्री होती हैं, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, जब चाहें इनको हम मूव करवा सकते हैं। स्मूथ वाली इनवॉलेंट्री हमारे एक्शन, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम जब चाहे मूव नहीं करवा सकते हैं। सेम गोज फॉर द कार्डियक मसल्स ऑल्सो। ये मतलब याद करना बहुत आसान है। कैसे, कार्डियक जो हमारी हार्ट की होती हैं, ठीक है, सेल्स, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्केलेटल और स्मूथ की अगर बात करें तो स्मूथ मसल वहाँ पे ये पाई जाती हैं जहाँ पे स्मूथ पार्ट है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स जैसे आइरिस ऑफ आई में हो गया हमारा, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे स्टमक में हो गया, ठीक है, जो हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। तो यहाँ क्या कोई हड्डी है, नहीं है, तो हड्डी के बिना आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। जो हमारा यूरेटस वगैरह हो गया वहाँ पे, यूरेथ्रा हो गया वहाँ पे, जहाँ पे कोई हड्डी नहीं है वहाँ पे, तो स्मूथ विसरल ऑर्गन्स वहाँ पे आपको स्मूथ होंगे और उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि जल्दी से हो जाए, धीरे से हो, नहीं, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, यानी इनवॉलेंट्री है। स्केलेटल जैसे कि आपके बाइसेप्स वगैरह में यहाँ पे पूरा बोन्स वगैरह हैं, तो आप उसको जब चाहे फुला सकते हैं ना, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कर सकते हैं। अच्छा, मस्कुलर टिश्यूज़ किस में हेल्प करते हैं, मसल्स को मूव करने में, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये बेसिक सा क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कौन से हमारे 2 मिनरल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, कोई बता सकता है? फिर क्या पूछेगा, पहले तुम्हें 2 चीज़ें पढ़ाई मैंने, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और इनका लोकेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। फिर इनमें से यूनी न्यूक्लिएट कौन सा है, मल्टी न्यूक्लिएट कौन सा है। यूनी और मल्टी का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियस है कि मल्टीपल न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, एक ही। तो ये दोनों यूनी न्यूक्लिएट हैं, यूनी न्यूक्लिएट, यूनी और यूनी। ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट है, एक ही सेल में आपको मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएटेड का मतलब है लाइंस हैं, इसमें लाइंस है नहीं, तो नॉन स्ट्रिएटेड, इसमें लाइंस है, बिल्कुल है। तो ये चीज़ हो गई एक, ठीक है। इनमें से ब्रांच्ड कौन सा है, सिर्फ कार्डियक वाला ही ब्रांच्ड है। याद कैसे रख लेंगे कि दिल के तार हमारे काफ़ी लोगों से जुड़े होते हैं, है ना, दिल के तार हमारे काफ़ी लोगों से जुड़े होते हैं, तो काफ़ी लोगों से जुड़े होने के लिए हमें उससे शाखाएँ चाहिए, ठीक है, तो ब्रांच चाहिए। तो आप इनमें से जो मैंने चीज़ें बताई, लोकेशन और वॉलंटरी के, तो आपको याद हो गई अभी, स्ट्रिएटेड, न्यूक्लिएट और न्यूक्लिएट, इनमें से कोई एक चीज़ याद कर लो, स्ट्रिएटेड और न्यूक्लिएट में सिर्फ एक चीज़, और ब्रांच वाला भी आपको याद हो गया। तो ये कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है ना, ये हेल्प करते हैं इसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे किसी ना किसी चीज़ को कनेक्ट करके रखते हैं। तो एरियोलर के भी 2 टाइप होते हैं, एक लूज होता है और एक हार्ड होता है। तो हम हार्ड के बारे में पढ़ेंगे, टफ के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड में 2 होते हैं हमारे, एक तो होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। इन दोनों का कुछ ना कुछ जोड़ने का काम होता है। टेंडन जोड़ता है मसल को बोन से। अब इतने जल्दी मैं कैसे लिख देता हूँ बिना कन्फ्यूजन के साथ, क्योंकि मैंने याद कर रखा है ऐसे MTB करके टीवी चैनल आता था, तो उससे ऐसे याद कर रखा है रिलेट करके कि MTV, तो MTB। और यहाँ पे किसको ज्वाइन करता है, ये बोन्स को बोन से ज्वाइन करता है, बोन टू बोन को ज्वाइन करता है लिगामेंट।
स्नायु और कंडरा बोलते हैं इनको हिंदी में। एडिपोस टिश्यू जो है एडिपोसाइट से मिलके बने होते हैं, जो कि फैट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, तो फैट स्टोरेज में हेल्प करते हैं एडिपोस टिश्यू। स्केलेटल में आते हैं हमारे बोन एंड कार्टिलेज, यहाँ पे होगा आई थिंक, है ना। देखो एरिकुलर में टेंडन लिगामेंट में आपको बता चुका हूँ कि लिगामेंट कनेक्ट करता है आपका बोन को बोन से, और टेंडन मसल को बोन से कर रहा है। एडिपोस ये फैट टिश्यू होता है। स्केलेटल कार्टिलेज और बोन, स्केलेटल के दो टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज और बोन। अब बोन और कार्टिलेज में अंतर क्या होता है, तो हड्डी तो सबने सुना होगा, कार्टिलेज सब लोगों ने हो सकता है ना सुना हो, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, मुझे पता है। तो कार्टिलेज एक तो बोन को स्मूथ, बोन के जॉइंट से प्रेजेंट होते हैं, स्मूथनेस और सरफेस देते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ प्रेजेंट होते हैं मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाओगे कार्टिलेज क्या होता है। तो नोज़ की टिप छू के देखो अभी, जहाँ पे कान में बाली पहनी जाती है, ईयर का पिन्ना उसको बोलते हैं, ईयर पिन्ना हो गया, है ना। ऐसे ही ट्रैकिया जो होता है ना, ट्रैकिया सराउंडेड है फ्रॉम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ये वो पार्ट होता है जो कि बोन की तरह हार्ड नहीं होता है और स्किन की तरह सॉफ्ट भी नहीं होता है ना। आप देखो तो इसका अगर आप कान आपके टीचर मोड़ता था, है ना, तो फिर से अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लेते थे। आप नोज़ की टिप टच करिए ना, तो बहुत हार्ड होगी ना तो बहुत सॉफ्ट होगी, वही होता है कार्टिलेज। और बोन तो आपको पता ही है 206 होती हैं, है ना। किस में होती हैं, अडल्ट में, और जो ज़्यादा अडल्ट होते हैं उनमें कितनी होती हैं, तो अडल्ट में होती हैं, और 300 होती हैं इसमें जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, बिकॉज उनकी भी बोन्स फ्यूज़ नहीं करी हैं आपस में। बोन का जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि वो कार्टिलेज होगा या बोन होगा, तो मैट्रिक्स इसका बहुत हार्ड होता है, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का मैट्रिक्स बना होता है इसका, कैल्शियम और फॉस्फोरस का, ठीक है। और यहाँ तक कि एक फॉस्फोरस, अभी एक सवाल बना था किसी पेपर में कि कौन सा आपका एसेंशियल एक मिनरल है जो कि हेल्दी बोन और हेल्दी टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो फॉस्फोरस ही होता है, ठीक। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं, दो होते हैं, ब्लड होता है और लिम्फ होता है। ब्लड और लिम्फ, ब्लड हमारा फ्लो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा, ये जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, और लिम्फ नोड्स में फ्लो होता है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ आपका एक तरह का कलरलेस टाइप होता है, कलरलेस होता है। और ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, वो हम तभी समझ पाएंगे जब ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। तो ब्लड में एक तो लिक्विड कंपोनेंट होता है और एक सॉलिड कंपोनेंट होता है। लिक्विड होता है इसमें 55% और सॉलिड होता है इसमें 45%, ठीक है। जो लिक्विड होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है खुद 92% ओनली वाटर से बना हुआ है। ये एक येलो कलर का फ्लूइड है, येलो कलर का, और ये 8% हार्मोन्स वगैरह एंजाइम्स वगैरह इसमें रहते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। यही डोनेट वगैरह इसी की शॉर्टेज हो गई थी कोविड के टाइम पे। सॉलिड अगर कंपोनेंट की बात करें तो 3 होते हैं, आरबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट। आरबीसीज आर क्यों है, ये रेड क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से रेड हैं, जिसमें कि कौन सा मेटल होता है जरा बताएंगे। डब्ल्यूबीसीज में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये आपका अगेन लिम्फ की तरह ही कलरलेस टाइप होता है। आरबीसीज की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ये। और डब्ल्यूबीसीज क्या करता है, ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। डिफेंस कैसे प्रोवाइड करता है, जो हार्मफुल हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनके खिलाफ, उनसे लड़ने में मदद करता है हमें, ठीक है। और प्लेटलेट का काम क्या होता है, प्लेटलेट का क्या काम होता है, ब्लड के क्लॉटिंग कर देना। जैसे आप डेंगू के समय में सुनते होंगे दैट की प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गई, ठीक है, तो ये किसका काम करता है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग का। तो वो क्यों होता है, ठीक है, प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। और उस समय अगर आपको चोट लग गई ना तो फिर काफ़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड एक तरह से उसका थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। इसको हम जानते हैं इराइथ्रोसाइट्स के नाम से, ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स के नाम से। इसको जानते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से, और इसको जानते हैं हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसीज सबसे ज़्यादा होती है नंबर में, अगर नंबर की बात करूं तो आरबीसीज सबसे ज़्यादा, प्लेटलेट और देन डब्ल्यूबीसीज। और अगर इनके समय अवधि की बात करी जाए तो समय अवधि कुछ इस तरह से होती है, रफली 120 दिन की समय अवधि होती है, इनकी 20 दिन की समय अवधि होती है डब्ल्यूबीसीज की। और आरबीसीज की अगर बात करें कि इनका शेप कैसा होता है, तो इनका जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव डिस्क शेप का होता है, और डब्ल्यूबीसीज इर्रेगुलर शेप की होती है,
इरेगुलर होता है। आरबीसी का डायामीटर कितना होता है अगर पूछ ले कभी तो, क्योंकि पूछ सकता है, तो 7 से लेके 7.5 माइक्रोमीटर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था पीवाईक्यू सीरीज़ के टाइम पे भी कि एक बैक्टीरिया की जितनी लेंथ होती है उससे दुगना बैक्टीरिया की लेंथ लगभग, वैसे तो 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है, तुम 3.5 उसका याद कर लो और इसका 7 याद कर लो, ठीक है, उससे दुगना। ठीक है, प्लेटलेट मैंने बता दिया और इरेगुलर शेप का होता है। और इस WBCs के यानी ल्यूकोसाइट के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब टाइप होते हैं WBCs के। ठीक है, क्लियर है। और ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी थी? और ब्लड की डिस्कवरी किसने करी थी? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी? तो आगे जगह है क्या? नहीं है जगह। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, लैंडस्टीनर ने करी थी। और ज़रा बताएंगे, जगह नहीं है यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वदाता और सर्वग्राही, कौन से ब्लड ग्रुप को बोलते हैं? और सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम हार्वे। ठीक है, ये करी थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो डोनर जो सबको दे सकता है वो है O नेगेटिव, और जो सबसे ले सकता है वो है AB पॉजिटिव। ठीक है, AB पॉजिटिव। क्लियर इतनी चीज़ सभी को? तो ये इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं पूछता है। नर्वस टिश्यू पे आते हैं अभी, तंत्रिका ऊतक। तो जो भी हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में आता है हमारा दिमाग, दैट इज़ ब्रेन, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है। और पेरिफेरल में आता है जो स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकली होती हैं, उसको पेरिफेरल बोलते हैं। खैर, अभी जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है हमारा, ये न्यूरॉन से बना होता है। भैया हमारा सब कुछ सेल से बना हुआ है, लेकिन हर जगह की सेल अपनी अलग अलग तरह की सेल है। लिवर में अलग तरह की, किडनी में अलग तरह की, और ब्रेन या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरा नर्वस सिस्टम में अलग तरह की। तो जो ये नर्वस सिस्टम की जो सेल होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर इसका पूरा। ये जो आप ब्रांचेस देख पा रहे हैं डेंड्राइट हैं। एंड अगेन, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किसने दिया था आप बताएंगे? मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्लास के। तो ये डेंड्राइट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आपका ब्रांचेस दिख रही हैं। देन ये होता है आपका जो नीला नीला पार्ट दिख रहा है, इसको सेल बॉडी या फिर साइटॉन के नाम से जानते हैं। देन ये डंडी सी दिख रही है आपको, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रही डंडी सी, इसको एक्सन बोलते हैं, पूरी डंडी सी। और ये एक्सन टर्मिनल है, जहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो बीच में डंडी है, यहाँ पे आपको स्वान सेल्स देखने को मिल जाएंगे बीच में, इस तरह की जो सेल्स हैं स्वान सेल्स, और इनके बीच का जो स्पेस उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। प्लस इसी का ही पार्ट होती हैं ग्लिया सेल्स। ग्लिया सेल्स भी इसी की पार्ट होती हैं, जो कि ऐसे समझ लो न्यूरॉन के अंदर ही ग्लिया सेल्स होती हैं, श्वान सेल्स होती हैं, यानी कि बहुत सारी ग्लिया सेल्स और श्वान सेल्स से मिलकर बनती हैं न्यूरॉन। ठीक है, क्लियर। और इनके बीच का स्पेस को नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। अब यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन को लेता है न्यूरॉन और एक्सन टर्मिनल से छोड़ देता है, जहाँ से रिसीव कर लेता है दूसरा न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन का जो एक्सन टर्मिनल है और दूसरे का डेंड्राइट, क्योंकि दूसरा बगल में ही होगा अपने डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। तो इनके बीच का जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसको साइनैप्स के नाम से जाना जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर कैमिलियो गोल्गी ने दिया था, कैमिलियो गोल्गी ने दिया था, अपनी जो ब्लैक इंक रिएक्शन करवाई थी, इन शॉर्ट ब्लैक रिएक्शन। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इस न्यूरॉन सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें प्रोटीन बनाने के लिए अलग से प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होते हैं, राइबोसोम्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स की जगह होते हैं निस्ल बॉडीज या फिर निस्ल ग्रैन्यूल्स। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, जो एक न्यूरॉन की सेल में देखने को मिलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस ये नहीं पढ़ेंगे, आपका पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। स्टार्ट करें प्लांट एंड एनिमल किंगडम। जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ से जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारी चीज़ें छोड़ सकते हो लेकिन इसको मत छोड़ना, और इसमें आपका बहुत एफर्ट भी लगेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले मुझसे पढ़ चुके हैं तो सारी चीज़ें आपका रिवीजन टाइप ही होगा। अगर आपने बैच में पढ़ा है, फिर पीवाई की सीरीज़ में भी या फिर FRB में कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, तो फिर तो ज़्यादा ही फोकस की ज़रूरत है। ठीक है, अब मज़ा आएगा ना बिगड़ू। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल, और ये सेल के बाद। ठीक है,
स्टार्ट करें? तो जितने भी वेट, अच्छा वेट करें 2 मिनट ब्रेक। केमिस्ट्री और फिजिक्स का FRB माइंड वेब दे दो गुरु जी। मतलब चलो मैं दे दूंगा यार, लेकिन जब मैंने करवा दिया है सब कुछ माइंड मैप, चलो अगर फिज़िक्स का आई थिंक बनाना पड़ेगा, बना के दे देंगे। वैसे लास्ट टाइम में तो यही एडवाइस करूँगा कि नया कुछ मत पढ़ो, मतलब जो मैंने पढ़ा रखा है उसी को बार बार रिवाइज़ करो। कितना ही करोगे, बैच मैंने करवा रखा है, बैच में नहीं हो तो FRB कर रखा होगा, FRB करवा, उसके अलावा PYQ सीरीज़ करवा रखा है, PYQ सीरीज़ के अलावा 1 शॉट करवा रखे हैं। अब कितना ही करोगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे पूरा लिविंग वर्ल्ड है, जितने भी हमारे जीवित लोग हैं पूरे पृथ्वी में, उनको वाइट टेकर ने एक दिन बुलाया। वो साल था 1969 का, वो साल था 1969 का, ठीक है। और वाइट टेकर जी ने क्या किया, RH विटेकर, उन्होंने सबको बुलाया कि सब लोग आ तो जाओ जरा इधर पे, सबका कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा यहाँ पे, ध्यान रखियो, ठीक है। अच्छा ये वाला है ना, ये वाला जो प्लांट है ये मेरे रूम पे रखा हुआ है, पता है तुम्हें, इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं, शायद वही है ये, ठीक है। तो सबको बुलाया एक दिन, किस लिए बुलाया, क्योंकि सबको हम प्लांट और एनिमल ही नहीं बोल सकते हैं, जितना भी पूरा लिविंग वर्ल्ड है। तो इन्होंने क्या किया 1969 में, पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पूरे, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पूरे लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा है हमारा लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में बांट दिए, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक। 5 किंगडम्स में, जिसमें कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा एक मतलब गैलेक्सी है बहुत सारे हमारे यूनिवर्स में, उसमें से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में एक हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें बहुत सारे प्लैनेट हैं, उसमें एक हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसमें बहुत सारी आपके कॉन्टिनेंट है, उसमें एक हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ है, उसमें एक हमारा कंट्री है इंडिया, उसमें बहुत सारे स्टेट है, उसमें आपका कोई स्टेट होगा, बहुत सारी सिटीज़ होंगी, उसमें आपका कोई सिटी होगा। तो इस तरह से डिवीजन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो किंगडम जो होता है, अब हम प्लांट है मान लेते हैं, प्लांट किंगडम सर, या तो प्लांट, जितने भी प्लांट हैं सबको एक ही प्लांट के कैटेगरी में तो नहीं रख सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, अब सारे प्लांट को हम प्लानट एक ही कैटेगरी में तो नहीं रख सकते हैं, सबकी अपनी 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 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसी तरह हम सारे प्लांट को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। कोई प्लांट होते हैं कि वो कभी ऊपर उठते नहीं, ज़मीन में ही चलता है, कोई बहुत टॉल होते हैं, कोई किसी के हमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें रूट कहाँ है, शूट कहाँ है, कोई होते हैं कि इसमें बीज कभी आता ही नहीं है, कभी फूल आता ही नहीं है। तो इस तरह के हमें डिफरेंट उनको डिवाइड करना होता है डिफरेंट फाइलम में, फिर उसमें भी हम कैटेगरी बना देते हैं क्लास, फिर उसमें भी हम कैटेगरी बना देते हैं ऑर्डर, फिर उसमें भी हम डिवाइड कर देते हैं उनको फैमिली में, देन उसको भी डिवाइड करते हैं जीनस में, एंड देन उसको हम डिवाइड करते हैं स्पीशीज़ में। तो ये हमें ऑर्डर याद होना चाहिए, पूछ लेता है। वो हम कैसे याद करते हैं, वो हम ऐसे याद करते हैं, ये चल क्यों नहीं रहा है, सम, क्या हो गया इसको यार, एक सेकेंड रुको, ठीक है। सम गर्ल्स, कुछ तो दिक्कत है इसमें, ऑफ आर क्लास, सिर्फ इसी पिक्चर में दिक्कत है, पिक्चर लगाई है इस वजह से, ठीक है। सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी, ठीक है। सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी, आप इसको याद रखेंगे। तो एस से आपका स्पीशीज़, जी से जीनस, एफ से फैमिली, ओ से ऑर्डर, ऑर्डर को ओ से यहाँ पे ऑर्डर मत कर देना, बस इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो ऑफ फ से फैमिली लेना, क्लास क्लास, प्ले से फाइलम, कबड्डी से किंगडम, ये पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स। तो 5 किंगडम्स में बांटा सभी को, किसने, 5 किंगडम्स में RH विटेकर ने बांटा। ये 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 5 किंगडम्स कौन कौन से जिनके बारे में हमें पढ़ना है, एक तो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई,
दैट इज फंगस, चौथा है प्लांटे, और पांचवा है एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। अब पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं इसमें, एंड दैट इज़ कि जो प्लांटे और जो एनिमेलिया है ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से ही मेन जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो मेन यहीं से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो हमारा 5 मिनट खत्म हो जाएगा। मेन टाइम प्लांटे और सबसे ज़्यादा टाइम एनिमेलिया में लगेगा। मोनेरा, मोनेरा क्या होते हैं? ये आपके ये होते हैं, आप ऐसे समझ लो कि प्रोकैरियोट होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनकी। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अब आप गेस कर सकते हैं कौन लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक में? बैक्टीरिया लोग आते हैं। तो बैक्टीरिया लोग आते हैं, जैसे यू बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको बताया था जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, आर्के बैक्टीरिया हो गया। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। और बैक्टीरिया को चलने में, दैट इज़ उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है फ्लैगेलम। ये इनका अपेंडेज होता है। अपेंडेज क्या चीज़ होती है? अपेंडेज एक तरह से पैर। हमारे अपेंडेज क्या है? हमारे पैर जो हमें मोटिलिटी यानी कि मोशन में हेल्प करते हैं। तो फ्लैगेलम होता है। इसका फ्लैगेलम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बैक्टीरिया फ्लैगेला का। इंपॉर्टेंट है ये, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, 3 पार्ट में बैक्टीरिया फ्लैगेला का स्ट्रक्चर रहता है, 3 पार्ट में। एक तो होता है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। एक जो इसकी टेल टाइप होती है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और इन दोनों को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हुक। तो हुक, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, ये 3 पार्ट होते हैं बैक्टीरियल फ्लैगेला के। ये आपको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं प्रोटिस्टा पे। तो प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा में कि हमारे 3 पार्ट हैं। एक तो है प्रोटिस्टा के हमारे 3 पार्ट हैं। एक है मतलब 3 पार्ट क्या, प्रोटिस्टा भी हमारा एक बहुत ही सिंपल टाइप का एक किंगडम है, जिसमें कि बहुत ही सिंपल टाइप के, इसमें आपके मोस्टली प्रोटोजोआ टाइप जो होते हैं। इसमें एक फाइलम होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। अब इसमें तो आपने देखा था कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें यूकैरियोटिक ही होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक हुई होते हैं, लेकिन ये अब यूनिसेलुलर हो जाएंगे। यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय है। क्या ये बहुकोशिकीय? नहीं सर, ये भी यूनिसेलुलर ही रहेंगे। लेकिन इनके पास तो न्यूक्लियस भी नहीं था, एटलीस्ट इनके पास न्यूक्लियस तो है। देख सकते हैं अमीबा के पास न्यूक्लियस है। तो अमीबा, यूग्लेना, और ये है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। तो ये सब क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। अब इनके फ्लैगेला क्या हैं जो इनको चलने में हेल्प करते हैं? तो अमीबा के लिए स्यूडोपोड है, यूग्लेना के लिए ये फ्लैगेला है। ठीक है, और इसके लिए ये सीलिया है। ये पैरामीशियम चप्पल के शेप का होता है, ये सीलिया होता है इसके लिए। ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को कि सीलिया ये क्या होता है, मतलब इसको चलने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटिस्टा हो गया हमारा। अब आते हैं फंजाई में। तो जो फंगस होता है इसका सेल वॉल किसका बना होता है? तो सेल वॉल एक कॉम्प्लेक्स सुगर, मैंने शुरू में बताया था, काइटिन का बना होता है, चिटिन, जो भी बोलो। यूजेस भी उसके होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जो हमारी पहली एंटीबायोटिक थी उसको फंगस से ही, पेनिसिलियम नाम के फंगस से बनाया गया था। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो इसी से ही बनाई गई थी। प्लस इसको हम जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे ब्रेड वेड बनते हैं, उसको कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं? कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं उसको जहाँ पे ब्रेड वेड बनाए जाते हैं यार? बेकरी, हाँ बेकरी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ईस्ट बनाने में इसको यूज़ करते हैं। ईस्ट का यूज़ कहाँ होता है? बेकरी में यूज़ होता है। प्लस ये जो फंगस होता है, ये फंगस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी एग्जिस्ट करता है। सिम्बायोटिक रिलेशन किससे दिखाता है? ये एल्गे से दिखाता है। तो फंगस प्लस एल्गे दोनों मिल के बना देते हैं लाइचिन। ठीक है, लिचिन, ये दोनों मिल के बना देते हैं। और इंडिया का पहला लाइचिन पार्क कहाँ पे, जरा कमेंट में आप बताइए। ठीक है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो सैप्रोफाइटिक हो सकता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है, या फिर पैरासाइटिक भी हो सकता है। मोस्टली सैप्रोफाइटिक रहता है। सैप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है कि डेड और डिकेइंग मैटर में अपना खाना ढूंढना। डेड और जो डिकेइंग मैटर है उससे उसको डिके करके अपना न्यूट्रिशन को लेना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेड मोल्ड, जो फंगस लग जाती है ब्रेड में
तो वो क्या करता है, वो जो सड़ रही हुई ब्रेड होती है उसी से अपना खाना ढूंढता है, तो वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। जैसे अच्छा, अमीबा में पता है कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसको बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पे हम खाने को अंदर लेते हैं, अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं वेस्ट। जैसे हम ह्यूमंस का भी होलोजोइक ही होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? तो इन तीन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना था, इतनी ही चीज़ें यहाँ पे पढ़नी थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेड मोल्ड हो जाएगा फंगस का, मशरूम हो जाएगा, ईस्ट तो मैंने लिख ही दिया है, ठीक है, ईस्ट लिख लो आप। तो ये सब क्या है, फंगस के यानी कवक के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अब यहाँ पे आएंगे मेन चीज़ पे और वो है प्लांट किंगडम। ठीक, स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। होलोजोइक होता है सबका, सही है, यस सही ऐड किया है यहाँ पे। दैट इज़ पेनिसिलिन, जो पहली एंटीबायोटिक है उसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और हम आगे चल के भी पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो हैं ये वायरल बीमारियों के खिलाफ क्यों काम नहीं करती हैं, क्योंकि वायरस की कोई क्या नहीं होती है, बताओ। तो अब हम आएंगे प्लांट पे, ठीक है। तो प्लांट, अब ध्यान से, ठीक, देखो अब वाइट टेकर जी ने क्या कहा, क्या किया था, सबको बुलाया था एक दिन, ठीक है, उन्होंने सबको बुलाया था एक दिन कि भाई सभी प्लांट आएंगे एक दिन, ठीक है, सबका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो सारे प्लांट आ गए, तो उन्होंने बोला वो टाइप प्लांट पहले आओ जिनका देख के समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ रूट है कहाँ शूट है, मतलब कुछ डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट है ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा क्या रूट है क्या शूट है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो जो सामने निकल के आए उनको बोला गया थैलोफाइटा, क्योंकि उनको लगा कि थैली में जैसे हर चीज़ फैली हुई होती है वैसे ही ये थैलोफाइटा टाइप है। एग्जाम्पल के तौर पे यूलोथ्रिक्स, उल्वा चारा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, उल्वा चारा, स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा पता है क्या होता है, ये ग्रीन एल्गे होता है, हरा शैवाल होता है ये। हम आपको बताए थे पीछे, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्पाइरोगैरा को नाम दिया था। तो ये एक तरह का ग्रीन एल्गे है, हरा शैवाल है स्पाइरोगैरा, ठीक है। क्लैमिडोमोनास, चलना बंद हो गए, ठीक है, क्लैमिडोमोनास, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं आपके थैलोफाइटा। थैली जैसे लीचेन हो गया, पता ही नहीं चलता है कहाँ पे क्या है, रूट है शूट है। तो यहाँ पे चलो टाइप ऑफ एल्गे बाद में देख लेंगे अभी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको हम इस प्लांट के फाइलम को प्राइमरीली एल्गे के नाम से जानते हैं, ठीक है, एल्गे के नाम से जानते हैं। एक मक्खी है जो परेशान कर रही है, बोल रही है कि एनिमल किंगडम के बारे में पहले पढ़ाओ ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि अब जिसके पास डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है वो एक साइड आ जाएंगे, आ गए। अब वो लोग पहले आओ जिनका कोई स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू नहीं है। मतलब वस्कुलर टिश्यू का मतलब ये होता है जो जाइलम और फ्लोएम पढ़े थे, जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसको हम कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो ब्रो लोग पहले आ गए, ब्रो, ये ब्रो लोग हैं। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, ठीक है, पता नहीं इसको यहीं पे ही मंडराना है, ये नहीं कि अपना कोने में जाके बैठे आराम से, ठीक है। तो ब्रो लोग सबसे पहले आ गए, तो इनको बोल दिया ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रायोफाइटा, ध्यान से पढ़, बड़े आहिस्ते से मैं पढ़ाऊँगा इसको, ठीक है। ब्रायोफाइटा ब्रो लोग हैं ये। तो इनमें क्या है, ब्रायोफाइटा में विदाउट वस्कुलर स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू है। इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है, पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पीके। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ब्रो लोग हैं, तो ब्रो लोग जो हैं हॉर्न बजा के घूमते हैं ब्रो लोग, ठीक है, हॉर्नवर्ट, BMW, बी हॉर्नवर्ट और लिवरवर्ट भी याद कर लो, लिवरवर्ट। बी से ब्रायो, बी से एम, BMW, ठीक है। तो एम मॉजेस, मॉस, जिसको फ्यूनेरिया के नाम से जानते हैं। एम से ही मर्चेंटिया कर लो, मर्चेंटिया। तो ये ब्रो कौन है पता है, ब्रो कौन है, ये रिंकिया के पापा हैं ब्रो, रिंकिया के पापा, ठीक है, रिकिया, RICCIA। ब्रायोफाइटा में जो स्पर्म सेल को, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, होल्ड करता है पार्ट, उसको बोलते हैं एंथेरिडियम, एंथेरिडियम।
और जो फीमेल को होल्ड करता है उसको बोल देंगे आर्केगोनियम। तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप। आर्केगोनियम क्या करता है? फीमेल को होल्ड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अब इन्होंने बोला कि जिनमें वस्कुलर टिश्यू है वो लोग एक साइड आ जाओ। आ गए। अब वस्कुलर टिश्यू जिनके पास है, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो लोग आ जाओ। तो वो सबसे पहले आ गया टेरिडोफाइटा। इनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो इनको क्रिप्टोगैम बोल दिया व्हाइट टेकर ने, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी हिडन टाइप चलती है। तो क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इतनी बात आपको समझ में आती है? इनके एग्जाम्पल क्या है टेरिडोफाइटा के? टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? तो टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मर्सीलिया, मर्चेंटिया वहाँ पे था, यहाँ मर्सीलिया, मर्सीलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल। जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यही एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। वहाँ पे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल है मैं लिख रहा हूँ वही पूछेगा आपसे, ठीक है? हॉर्सटेल, ये टेरिडोफाइटा होते हैं। ब्रायो और टेरिडो दोनों में ध्यान रखना, जो ये स्पर्म सेल्स वगैरह मूव करते हैं, स्पर्म सेल्स वगैरह जो मूव करते हैं, ये वाटर और एयर के थ्रू मूव करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल्स वगैरह, ये ध्यान रखिएगा, वाटर और एयर के थ्रू क्या होता है, इन सब का कंडक्शन होता है। ब्रायो और टेरिडोफाइटा में ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं कि जिनके जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, जो करते हैं, तो अच्छा सीड तो प्रोड्यूस करते हो, सीड को ढक के रखते हो कि नहीं रखते हो? एक लोग बोले नहीं भाई साहब, व्हाइट टेकर जी नहीं करते हैं। आओ इधर आओ जरा, घूम के आओ, घूम जाओ जरा, ठीक है? तो बाद में पता चला व्हाइट टेकर कि लोग जिम जाते हैं, और फिर उनको मतलब इन्होंने जब खुला, इन्होंने देखा कि खुला मतलब कोई कवरिंग नहीं करते हैं, तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म नाम रख दिया। इसलिए क्योंकि व्हाइट टेकर ने ये चीज़ देखा था कि भाई जो लोग जिम जाते हैं वो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, ढक के नहीं रखते हैं खुद को, क्योंकि बॉडी दिखानी होती है, तो ये लोग जिम जाते हैं। अब जिम कौन से लोग जाते हैं? तो जो 500 रुपये वाली जिम होती है उसमें कौन जाते हैं? तो देवदास के टाइप लोग जाते हैं। ये जिम इम से कोई मतलब नहीं है, अपने दुखों को मिटाने जा रहे हैं, वहाँ गाने सुनने जा रहे हैं और बतियाने जा रहे हैं, देवदास के टाइप लोग। फिर वहाँ जाके पीते हैं पाइन, और फिर काएँ काएँ करते हैं, चिल्लाते हैं काए कास, काएँ काएँ मत करो एल्विस भाई है ना? तो ऐसे याद कर सकते हो। तो देवदार, पाइन, काए काएँ काएँ करते हैं, तो देवदार, पाइन, काए कास। जो भी हमारे जितने भी कॉनिफर होते हैं, कॉनिफर्स जो सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं, कॉनिफरस, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है? क्लियर? तो जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में क्या है? नेकेड सीड, यानी कि बुल्ला फैमिली हो, खुला रखते हैं लोग सीड को। ये नेकेड सीड है, तो भाई आ जाओ, तुम्हारे में कितने कॉटिलेडॉन है? एक है तो मोनोकॉट, दो है तो डाइकॉट, खत्म हो गया। याद हो गया आपको? याद हो गया कि नहीं हो गया बताइए? सॉफ्टवेयर ट्रीज, यस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एल्गे, ठीक है? और वहाँ जाके पाइन, पाइन का तो पाइनस हो जाएगा, ठीक है? पाइन्स। और तो यहाँ पे कुछ नहीं। अब मैंने आपको बताया था प्राइमरली एल्गे किसको बोलते हैं? थैलोफाइटा को बोलते हैं। अब थैलोफाइटा जो है, जो थैलोफाइटा है वो एल्गे होता है। एल्गे डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है? एक तो होते हैं हमारे ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे को हम बोलते हैं क्लोरोफाइके। एल्गे की स्टडी को क्या बोला जाता है? क्लोरोफाइके बोलते हैं इनको हम, ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करेंगे तो स्पाइरोगैरा मैंने लिखा था, क्लैमिडोमोनास, क्लैडोफोरा, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। और एक वो होता है क्या बोलते हैं, क्लोरेला। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में। फिर आप किसको ले लें? ब्राउन को ले लें। चलो भैया ब्राउन को ले लेते हैं। दिख नहीं रहा होगा ना इससे ले लेते हैं। रुक जाओ दूसरा कलर लेते हैं, वाइट से लिख देते हैं ब्राउन को, ठीक है? देन आता है ब्राउन एल्गे। क्लोरोला जो होता है ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, प्रोटीन और आयरन, ठीक है? ये ध्यान रखना क्लोरेला में। ब्राउन एल्गे क्या होता है? ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा गया था, क्लोरेला वाला। ब्राउन एल्गे जो होता है इसको बोलते हैं फाइयोफाइके। फाइयोफाइके,
फाइके। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करेंगे तो केल्प हो गया जो ब्राउन एल्गे होता है, लैमिनेरिया हो गया, सरगैसम हो गई। ये ग्रास कहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके नाम पे एक सी भी है, सी का नाम भी है। ये सब खाने योग्य होती हैं, चाहे सरगैसम हो चाहे लैमिनेरिया, उनको खाया भी जा सकता है। फिर आते हैं रेड एल्गे पे आते हैं, ठीक है। रेड एल्गे पे आते हैं। रेड एल्गे इनको बोलते हैं रोडो, आर से रेड और आर से रोडोफाइके, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करेंगे तो ये है जेली, ये है अगर जेली। ध्यान रखना, पूछता है कि अगर जेली किससे बनाई जाती है, तो अगर जेली रेड एल्गे से। अब ध्यान रखना, अगर जो होती है जेली वो रेड ही नहीं होती है, वो डिफरेंट कलर्स की होती है। रेड इसलिए मैंने लगा रखा है जानबूझ के, सो दैट आपको याद हो जाए अगर मतलब रेड, ठीक है। तो ये रेड के एग्जाम्पल होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जेलीडियम, पॉरफायरा, ये होते हैं। और जो येलो एल्गे होती है उसको हम ज़ैंथोफाइके बोलते हैं। जो येलो वाली एल्गे होती है उसको ज़ैंथोफाइके बोलते हैं, ठीक है। तो येलो एल्गे विल बी ज़ैंथोफाइके, और एल्गे की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गे, ठीक है। अब आते हैं एनिमल किंगडम पे। सारे एनिमल्स वेट कर रहे हैं उतनी देर से कि कब तुम आओगे प्लांट किंगडम पूरी बायोलॉजी ख़त्म करके, तब हमारा नंबर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम को। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप लगता है लेकिन बढ़िया है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ठीक। एक सभी लोग डीप ब्रीथ लेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ बस उसको सुनिए। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब हम भ्रूण होते हैं, जब अपने मम्मी के गर्भाशय में होते हैं, तो ऐसे हर मतलब ज़्यादातर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक डेवलपिंग स्टेज होता है जिसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। हमारा भी होता है, ह्यूमंस का भी। तो 2 लेयर होती हैं। अंदर वाली को एंडोडर्म बोलते हैं और बाहर वाली को एक्टोडर्म बोलते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जब उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनकी तीसरी लेयर भी डेवलप हो जाती है बीच में, जिसको मीजोडर्म बोलते हैं। यहाँ पे मीजोग्लिया है, मीजोडर्म नहीं है, ध्यान रखियो। तो जहाँ पे 3 लेयर होती हैं उनको 3 जर्मिनल लेयर्स होती है, इसको उस ऐसे ऑर्गेनिज्म को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अब वाइटेकर जी ने क्या करना स्टार्ट किया कि भाई अब एनिमल्स को क्लासीफाई करना है। तो एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स में आप ये समझ लो कि एनिमल्स में आपका बर्ड भी आता है, क्रोकोडाइल भी आता है, एक छोटा सा आपका कोरल भी आता है, ठीक है। मतलब जो भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, एनिमल्स में आते हैं। तो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कौन किस में आएगा। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एक पहला हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पैरामीटर डिसाइड कर ले, कितनी जर्म लेयर्स हैं। 2 हैं, एंडो एक्टो तो डिप्लो, और अगर तीसरी भी है मीजो वाली भी है, बीच वाली ट्रिप्लो। अब देखेंगे बॉडी में तुम्हारी छेद है कि नहीं, तुम छेदी की फैमिली से बिलोंग करते हो कि नहीं बर्थ करते हो। सीलोम है कि नहीं है। सीलोम क्या है, एक कैविटी है। तो क्या एक कैविटी है या नहीं है। तो अगर है तो तुम सीलोमेट कहलाओगे, और अगर नहीं है तो असीलोमेट कहलाओगे, ठीक है। अगर नहीं है तो असीलोमेट, नो कैविटी, नो सीलोम, और अगर है तो ए हटा दो तो सीलोमेट बन जाओगे। सिमेट्री किस तरह की है, हम ह्यूमंस में किस तरह की सिमेट्री बताइए। तो किसी में वेटेकर जी को कोई सिमेट्री नहीं, कहीं सिमेट्री दिख ही नहीं रही है। यहाँ पे क्या रेडियल है। रेडियल का मतलब होता है किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग, जैसे स्टार फिश है तो स्टार फिश ऐसे होती है, तो किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग जो है सिमेट्री का मतलब है कौन सी ऐसी लाइन है जो खींच दें तो इसका पूरा बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ह्यूमंस का होता है बाइलेटरल सिमेट्री, ऐसा ही तो होता है हमारा कि एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, इसी तरह होता है, ठीक है। तो मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, लेकिन उतना डीप में नहीं जाना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि लेफ्ट और राइट इक्वल डिवीजन हो जाता है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। मोस्टली में हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब किसमें, अब ये एग्जाम्पल नहीं याद करना है आपको, एग्जाम्पल नहीं याद करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें समझ में आई आपको। और चौथी और आखिरी चीज़ है बॉडी का सेगमेंटेशन, कि बॉडी पार्ट में डिवाइडेड है कि नहीं डिवाइड है। बॉडी में सेगमेंट, जैसे कि जो केचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, उसकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है। अब आते हैं
ये पूरा एनिमल किंगडम का स्ट्रक्चर है, ध्यान से, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि मतलब हार्ट दो क्यों नहीं होते हैं, है ना, इस तरह से आया होगा, तो भाई वो एक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी फाइलम पे आते हैं। तो डिफरेंट तरह के हमारे फाइलम है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लाटियलमेंथिस, एस्टियलमेंथिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा और कोडेटा। ध्यान से सुन लो इस चीज़ को, ये ऑर्डर में याद होना चाहिए, इसी ऑर्डर में। अगर आपको याद हो गया तो बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें आप बॉडी सेगमेंटेशन किस में है, सिमेट्री किस में क्या है, सिलोम किस में नहीं है, और मीजो और आपका डिप्लोब्लास्टिक कौन है, ट्रिपल ब्लास्टिक कौन है, आप आराम से बता सकते हैं। पहले हम ये याद करेंगे, ठीक है, आराम से। कैसे याद करेंगे? पोकोसिटी, ठीक है, पोकोसिटी, ठीक है। पोकोसिटी में प्लेटें तोड़ी जा रही हैं, प्लेटें तोड़ी जा रही हैं। ये जो एस्टेलमेंथिस है, इसको अभी के लिए तुम ऐसे याद कर लो, निमैटोडा बोलते हैं इसको, निमैटोडा, ठीक है। तो पोकोसिटी प्लेटें तोड़ी जा रही हैं, किसके द्वारा? अन्ना के द्वारा। तो अन्ना प्लेटों को तोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो मोलू से कुछ याद बना लो, गोलू मोलू कुछ ऐसा बना लो, ठीक है। गोलू मोलू और एचिनो, वो एचिनो का मतलब होता है चिनचिनाहट हो रही है, स्पाइनी स्किन होती है इन लोगों की, हम पढ़ेंगे अभी, स्पाइनी स्किन होती है, ठीक है। तो यहाँ तक याद करना है, एचिनोडर्मेटा, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समराइज़ करता हूँ, कहीं पे यहाँ पे समराइज़ करते हैं हम लोग, क्या हम लोगों ने पढ़ा। हमने पढ़ा, वो तो सिलोम विलोम छोड़ दो, तो पढ़ा ही है हमने, मतलब ऑर्डर कैसे याद किया? पोकोसिटी, पो से पोरीफेरा, ठीक है। ये मैं आपको याद कराने के लिए एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है। अपने मुझे तो याद ही है, आपको सो दैट आपका यहीं पे याद हो जाए, नहीं तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सीलेंट्रेट को, सिटी से हो जाएगा टीनोफोरा। पोको सिटी में क्या हो रहा है? पोको सिटी में क्या हो रहा है? प्लेटें तोड़ी जा रही हैं, प्लैटीहेलमिंथिस तोड़ी जा रही हैं, तोड़ा, निमैटोडा जिसको एस्टेलमेंथिस ये बोलते हैं। कौन तोड़ रहा है? अन्ना तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है? उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, आर्थ्रोपोडा। गोलू मोलू सा है और चिनचिनाहट कर रहा है, ठीक है, तो एचिनोडर्मेटा, ठीक है। उसके बाद हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक। अब ये मैंने क्यों याद करवाया? इसलिए याद करवाया कि अब बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए ये सब बता पाना, किसमें सिलोम है, किसमें क्या सिमेट्री है और किसमें क्या नहीं है, ठीक है। सिलोम को पकड़ें पहले, डिप्लोब्लास्टिक पकड़ते हैं, ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्या है, डिप्लो है कि ट्रिप्लो है। हम ध्यान रखना, ये पोकोसिटी डिप्लो है, इसको छोड़ के सारे ही ट्रिप्लो हैं नीचे वाले, ख़त्म हो गया। अब तुम्हें हर सब में मुझे तुम्हें अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि ये डिप्लो है, ये ट्रिप्लो है, तुम्हें अलग से याद नहीं करना, ऊपर वाले डिप्लो और सारे ट्रिप्लो नीचे वाले, ख़त्म बात। सिलोम, सिलोम एब्सेंट 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 एब्सेंट, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। तो ऑर्डर याद रख के अब हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जो पोकोसिटी और तोड़ा है, यानी शुरू के जो 4 फाइलम हैं उनके पास तो नहीं है सिलोम, और बाकी के नीचे के पास सबके पास है। लेकिन ध्यान रखना, शुरू के 4 के पास तो नहीं है सिलोम और बाकी सब के पास है, लेकिन ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला है, ये सिलोम ये है, इसके पास सीउडो सिलोमेट है। यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, यहाँ पे फॉल्स सिलोम है। सीउडो का मतलब होता है फॉल्स, क्लियर इतनी चीज़? सीउडो का मतलब होता है फॉल्स, तो ये क्या हो गया? फॉल्स सिलोम हो गया। है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है तो लेकिन रियल का सिलोम नहीं है, वो सब में है। फिर बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं, हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंट में, पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें नहीं है सेगमेंटेशन? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब यहाँ पे हुआ और यहाँ पे भी है। तो यानी कि सेगमेंटेशन ये जो अन्ना और आर्थ्रो है, सिर्फ इन्हीं में दोनों में है, और एक कोर डेटा में भी होता है सेगमेंटेशन। तो बस इन 3 को छोड़ दिया जाए तो और किसी में नहीं है सेगमेंटेशन। सिमेट्री, सिमेट्री की बात करें तो इसमें पॉरीफेरा में नो सिमेट्री है, वेरियस लिखा है, इसकी जगह याद कर लो नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है। उसके बाद इन दोनों में रेडियल है और एचिनोडर्मेटा में रेडियल है, इसके अलावा सब में बाइलेटरल है। ऐसे याद कर लो, पोकोसिटी, पोकोसिटी डिप्लोब्लास्टिक थे, सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, तो पोकोसिटी ही
उनका सिमेट्री, उनके पास कोई सिमेट्री, ऐसे याद कर लो, रेडियल सिमेट्री है पोकोसिटी के पास, उनके पास रेडियल सिमेट्री है, और सब के पास बायलेटरल सिमेट्री है एक्सेप्ट एचिनोडर्मेटा जिनकी रेडियल है। और एक चीज़ कि पोरीफेरा के रेडियल नहीं, बल्कि इसके पास एक्चुअल में कोई ही सिमेट्री नहीं है, पहला वाला फाइलम में। ठीक है, तो अगर आपको ये 4 चीज़ें याद हो गई तो आपका काफ़ी बोझ यहीं से कम हो गया। लेकिन उसके लिए आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, इसी में ऑर्डर में रिवाइज करते हैं क्या मैंने हम लोगों ने पढ़ा फिर से। ये दोनों, ये तीनों पोकोसिटी डिप्लो, बाकी सारे ट्रिप्लो, इनकी सिमेट्री रेडियल, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री, इन दोनों की रेडियल। एचिनो भैया की कहाँ है, इनकी रेडियल, बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री है। सिलोम, नो सिलोम, नो सिलोम, नो सिलोम, नो सिलोम, सीउडो सिलोम, इनमें सब में सिलोम। बॉडी सेगमेंटेशन इन दोनों में, और आखिरी में जो कोर डेटा है, बस और किसी में नहीं है। काम इससे कम मैं आपका नहीं कर सकता, और मुझे लगता है और कोई आपका नहीं कर सकता ये। अब इसके बाद अगर आपको जितना भी एफर्ट है मारना पड़ेगा। अब एक एक फाइलम में उसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो देख लेते हैं। पोरीफेरा, इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब है छिद्र हैं, और वो पोर्स बन के एक पूरा वाटर कैनाल सिस्टम बना देते हैं जो कि इसके वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला पोर्स, ध्यान रखना है, पोर्स नहीं भूलना है, ठीक है। ये इसको हम ग्लास स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं, ग्लास स्पॉन्ज। साइकन ध्यान रखना और स्पॉन्जिला ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं सीलेंट्रेट या फिर निडेरिया में। इसमें पता है, इसमें होती हैं स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स होती हैं तो इनको कोई भी अपना प्रे मतलब इनका जो खाना दिखता है, सड़ाक से मारती हैं, एकदम डंक मारती हैं और एकदम, समझ रहा, पूरा अंदर से फील लो एकदम पूरा, ठीक है। स्टिंगिंग सेल्स होती हैं किसमें, निडेरिया में। इनमें पता क्या होती हैं, पोरीफेरा में, इनमें होती हैं कॉलर सेल्स, इनमें होती हैं कॉलर सेल्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो हाइड्रा हो जाएगा, सी एनिमोन हो जाएगा, कोरल्स हो जाएंगे, ठीक है, और पोर्चुगीज़ मैनोवॉर हो जाएगा, पोर्चुगीज़ मैनोवॉर ऐसे करके एक जीव होता है उसका नाम, ठीक है वो, और जेली फिश हो जाएगी, ठीक है, जेली फिश। ये ही एग्जाम्पल पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। और अब आते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस लेटे हुए हैं, उठने का मन ही नहीं करते हैं ये, प्लेटी लेटी हुई बॉडी से। टीनोफोरा, टीनोफोरा भी करवा लिखवा देते हैं यहाँ पे, टीनोफोरा छोटू सा फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा में ध्यान रखिए वो एक चीज़ को, एंड दैट इज़ कि ये बायोल्यूमिनेसेंस इनमें देखने को मिलता है, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। टीनोप्लेना करके इसी के अंदर होता है, टीनोफोरा में टीनोप्लेना करके एक जीव होता है, उसमें बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है, जो यानी ग्लो करता है ये। अब हमें तुम्हें ये नहीं लिखवाना है कि डिप्लो है कि ट्रिप्लो है, सीलोम है कि एसिलोमेट है, सिमेट्री कैसी, वो सब देख चुके हैं, इसी वजह से देखे थे पहले। ये देख सकते हो स्टिंगिंग सेल्स, यहाँ पे बना भी हुआ स्टिंगिंग सेल्स, ऐसा खड़ाक से मारते हैं स्टिंगिंग सेल्स को, टेंटेकल्स है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेटी लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं, लेटी हुई बॉडी हमेशा कैसी होती है, फ्लैट होती है, तो इनको हम फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं। कैसे कीड़े हैं ये, फ्लैट वर्म्स हैं। जैसे कि प्लेनेरिया है, ये फ्री लिविंग होता है, इसमें पता है आंखें होती हैं, 2 आंखें तुम्हें दिख रही हैं, किस किस को दिख रही हैं ये, हैं, ये फ्री लिविंग होती है, फ्री लिविंग होता है। ये क्या होता है, ये पैरासिटिक नेचर का होता है, ये पैरासाइट होता है लिवर फ्लू का, टेप वॉर्म। तो प्लेन, नाम में ही प्लेन है, प्लेन होगा तो फ्लैट लेटा हुआ है। टेप कैसा होता है, जो घर में टेप हम यूज़ करते हैं, टेप फ्लैट होता है कि नहीं, तो फ्लैट वॉर्म्स होंगे ये, ठीक है। और लिवर फ्लूक। निमैटोडा, इसको हम एस्चेलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सीउडोसिलोमेट ही यही तो था। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो लोग होते हैं ना प्लेटी हेलमिंथिस वाले, ये भाई साहब इनमें कॉमन एंट्री और एग्जिट होता है, यानी कि एक सिंगल ओपनिंग होती है, और वही सिंगल ओपनिंग माउथ के तरह भी एक्ट करेगी और एनस के तरह भी एक्ट करेगी, जहाँ से खाना जाएगा अंदर और बाहर भी निकलेगा, तो सिंगल ओपनिंग होती है। इनमें होती हैं फ्लेम सेल्स, जो कि स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, और ये होती हैं एक्सक्रीटरी सेल्स। फ्लेम सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीटरी नेचर की होती हैं, चीज़ों को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। एस्चेलमेंथिस होता है निमाटोडा, ठीक है। इसके बहुत सारे सब फाइलम होते हैं, जैसे कि हुकवर्म, पिनवर्म, ये सब इसके टाइप्स, मतलब इसके सब फाइलम्स हैं। एस्कैरिस वुशेरिया,
ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो हमारे ये राउंड वर्म्स हो गए, जो वुचेरिया है ये राउंड वर्म होता है, ठीक है, ये राउंड वर्म में आते हैं, वुचेरिया और अस्कैरिस राउंड वर्म। जो हमारे पेट के कीड़े होते हैं वो राउंड वर्म होते हैं, यानी वो निमाटोडा से बिलोंग करते हैं। और वही पेट के कीड़े क्या करते हैं, फाइलेरिया नाम की बीमारी करते हैं, जिसके लिए हमने क्या चला रखा है, सर्व दवा सेवन, जहां हमने कब तक का टारगेट रख रखा है, फाइलेरिया को एलिमिनेट करने का। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी इसको जब पढ़ाया था ये किंगडम तब बताया था, और ये क्वेश्चन पूछा है CHSL या CPO में। अभी फिर बोल रहा हूँ कि CGL में भी पूछे जाने के चांसेस हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, आगे बढ़ें अभी। चलिए, हाँ, पिन वर्म विनवर्म सब इसी के होते हैं, ठीक। चलिए, लंग वर्म, हाँ लंग वर्म, थ्रेड वर्म सब इसी के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2047 किसी का आंसर आया कि नहीं आया? ये 200 रुपये, सॉरी हाँ 2027 तक कल में। ये 200 रुपये किसने भेजे हैं? बड़े भैया, मैं एग्ज़ाम इज़ ऑन 26 सितंबर इन सेकेंड शिफ्ट। अच्छा, आखिरी दिन है तुम्हारा एग्जाम। इफ़ आई डू प्रॉपरली PYQ एंड करंट अफेयर इन GK then it will be enough for me to with 25 plus marks because nothing do in GK and without GK 130 marks in mock please। उर्विल जी, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो वन शॉट लेक्चर है सिर्फ उसी को कर लीजिए, मत करिए PYQ सीरीज़ को। फिर आप वन शॉट लेक्चर को ही अच्छे से कर लीजिए, या तो PYQ सीरीज़ आपको करना है, देख लीजिए जो आपको सही लगे, तो सिर्फ PYQ सीरीज़ को ही कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। दो चीज़ें मत करिएगा। अगर दोनों में प्रेफर करना है तो वो एडवाइस की ये कर लीजिए, बिकॉज इससे क्या होगा, क्योंकि आपके पास तो काफ़ी टाइम है, 1 महीने का आपके पास टाइम है, तो आप वन शॉट ही करो, बार बार उनको रिवाइज़ करो। नोट्स पर हमारे CC टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। एनालिडा पे आते हैं। एनालिडा से ही तो हमारा सेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ था, इसी में ही तो बॉडी सेगमेंटेड थी, और ऑर्थ्रोपोडा में थी, और हमारा कोडेटा में थी। तो इसके एग्जाम्पल है नेरिस, अर्थवर्म और लीच। लीच मतलब जिसको जोंक बोलते हैं हिंदी में, है ना, जोंक, जो भैंस का एकदम खून चूस लेती थी, है ना, जब नहलाने जाते थे हम लोग तो इससे प्रिवेंट करना पड़ता था, इससे खून चूसती थी, पूरी लाल हो जाती थी, ठीक है। अब आते हैं फाइलम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा का यार कुछ लगा ही नहीं है, जबकि पता है इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। इट इज़ दी लार्जेस्ट फाइलम, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, लार्जेस्ट फाइलम होता है। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं 80 से 85% वो आप मान के चलिए वो इसी फाइलम से ही बिलोंग करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें से। इनके जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस का मतलब लेग्स होता है, तो अपेंडेजेस बोल लो या फिर जॉइंट लेग्स होते हैं, इनके जुड़े हुए पैर होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण होता है, तंत्र होता है, उसमें पता नहीं चलता कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे कि हमारा ब्लड है ना, ब्लड उसमें पूरा वेसल्स में फ्लो होता है, लिम्फ नोड्स में फ्लो होता है। लिम्फ अच्छा कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, सिंपल, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसका। ऑर्थ्रोपोडा का जो आउटर स्केलेटन, जो हार्ड आउटर स्केलेटन होता है, हार्ड आउटर स्केलेटन होता है, वो बना होता है किसका? चिटिन का बना होता है। वो बोलेगा तुमसे लिग्निन का बना होता है, तुम बोल देना नहीं, झूठ है ये बात, कह दो ये झूठ है, वो चिटिन का बना होता है। जॉइंट अपेंडेजेस लेग्स किस में होते हैं आप गेस करिए? जैसे केकड़ा वगैरह होता है उसमें होते हैं, बिच्छू होता है उसमें होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे। क्रैब्स हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, मकड़ी हो गई, तो इन सब में क्या होते हैं? जुड़े हुए पैर होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, ये सभी ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मच्छर ले लो, मच्छर जो होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैंने आपको बताया था कि फाइलम के अंडर क्या आते हैं? सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी, तो फाइलम के अंडर क्लास आता है, तो इसमें क्लास होता है इंसेक्टा, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, और ये सबसे बड़ा क्लास होता है। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंडर सबसे बड़ा क्लास होता है ये। जो मस्कीटो वगैरह होते हैं, मच्छर वगैरह, ये सब इंसेक्टा से ही बिलोंग करते हैं। तो ये हैं ऑर्थ्रोपोडा के संबंधित चीज़ें। ये तो आपको पता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगी, सेगमेंटेशन होगा, ठीक है, और ट्रू कैविटी होगी तो सीलोमेट होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है, क्लियर। ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का, गोलू मोलू है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और गोलू मोलू टाइप लोग आएंगे, जैसे स्नेल्स हो गए, ऑक्टोपस बाबा हो गए, और अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, टीनोफोरा में आएंगे आपके, टीनोफोरा में, यहाँ पे टीनो कहाँ है? टीनोफोरा
ये टीनोफोरा है यहाँ पे। इसमें आपके आते हैं कॉम्ब जेलीज। पूछ ले कभी कॉम्ब जेलीज किस में आएंगी, तो कॉम्ब जेली आपकी आएंगी टीनोफोरा में। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और एक सेकेंड, ऑर्थ्रोपोडा में आपका आता है एक क्रेफिश। ठीक है, क्रेफिश इसी का एग्जाम्पल होता है, क्रेफिश। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक चीज़ था यार, याद नहीं आ रहा इसमें ही आपका। चलो अभी याद आएगा तो आपको बताऊंगा। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, क्रे फिश हो गया। और एक फ़िश और थी यार, याद नहीं आ रही, उस फिश का नाम क्या था। सिल्वर फिश। ठीक है, सिल्वर फिश भी आपकी इसी से बिलोंग करती है। क्रे फिश और सिल्वर फिश ये दोनों इसी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी गोलू मोलू हो गए, स्नेल्स और ऑक्टोपस याद रखा है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एचिनोडर्मेटा। चिनचिनाहट है इनकी बॉडी में, यानी ये होंगे स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। इसके एग्जाम्पल स्टार फिश हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी स्टार फिश। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सी अर्चिन। ठीक है, सी अर्चिन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं समुद्र का खीरा, सी ककम्बर। सी ककम्बर, सी एनीमोन, सी अर्चिन, सी ककम्बर। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इतना याद करेंगे, 3-4 आपके इनफ है ना। तो सी अर्चिन हो गया। सी एनिमोन नहीं होगा, ध्यान रखना। सी एनिमोन आई थिंक मैंने गलती से इसमें बोल दिया। सी एनिमोन निडेरिया होता है। ठीक है, सी एनिमोन जो होगा आपका वो। और एक चीज़ कि सीलेंट्रेट को निडेरिया बोलते हैं, तो इसी में ही आपका सी एनिमोन लिखा हुआ है। सी अर्चिन और जो सी का ककम्बर है वो आपका एचिनोडर्मेटा में आएगा। स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और इनका सिमेट्री कैसा होता है, इनका सिमेट्री रेडियल होता है। ठीक है, एक तो सीलेंट्रेट का होता है, टीनोफोरा का होता है और एचिनोडर्मेटा का होता है। कोर डेटा, अब यहाँ से हमारा आखिरी फाइलम है ये कोर डेटा। कोर डेटा इसलिए इनको बोलते हैं बिकॉज इसमें एक स्पेशल चीज़ मिलती है, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जिनमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो यानी इससे पहले जितने भी थे वो इनवर्टिब्रेट थे, क्योंकि उनमें वर्टिब्रेट नहीं था, नोटोकॉर्ड नहीं था। नोटोकॉर्ड सिर्फ कोर डेटा में देखने को मिलता है। हम ह्यूमंस भी कोर डेटा में ही आते हैं बिकॉज हमारे अंदर भी एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर। अभी आते हैं क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा, यानी इस वर्टिब्रेटा को भी हम फर्दर क्लासेस में डिवाइड करेंगे। साइक्लोस्टोमेटा होते हैं हमारे सिंगल, सीधा जल्दी बस 2 मिनट का है। ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं ये साइक्लोस्टोमेटा। पीसेस क्या होते हैं, पीसेस मतलब ये आपकी जो मछलियाँ होती हैं, पिसी कल्चर हम बोलते हैं मत्स्य पालन को। तो पीसेस जो होते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है हमें बस कि इनके हार्ट चैम्बर कितने होते हैं। ठीक है, तो हार्ट चैम्बर, इनमें 2 हार्ट चैम्बर होते हैं। ठीक है, 2। फिर आते हैं एम्फीबियन, जिनको उभयचर बोलते हैं। इनमें हार्ट चैम्बर कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, उभयचर में 3 होते हैं। रेप्टाइल में कितने होते हैं, सरीसृप में 3 होते हैं। और बट एक्सेप्शन होता है यहाँ पे, अपवाद होता है, और वो होता है क्या, वो होता है क्रोकोडाइल, क्योंकि उसमें 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है हार्ट। और ये होते हैं हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं, साथ ही साथ एम्फीबियंस भी हमारे उसी में कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सॉरी वार्म ब्लड बोल रहा हूँ, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इसी साथ वो भी हमारे कोल्ड ब्लडेड में ही आते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि हमारे छिपकली वगैरह होती हैं, लेजार्ड, वो कब निकलती हैं, गर्मियों में निकलती हैं। अब वैसे ही उनका कोल्ड ठंडा खून है, सर्दियों में निकलेंगे तो और जम जाएंगी, तो इसलिए गर्मियों के टाइम पर निकलती है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो। एव्स, पक्षी, ये आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, हम ह्यूमंस की तरह ही। ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं, और हम ह्यूमंस की तरह इनका जो इनका भी होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। ठीक है, 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है इनका भी हार्ट। और फाइनली ह्यूमंस, यानी जो हम ह्यूमंस और एनिमल्स आते हैं तो वो मैमलिया में आते हैं। और मैमलिया में क्या होता है, मैमलिया में मतलब ये अपने ऑफस्प्रिंग्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली एग के थ्रू प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, ये इनसे पहले वाले सब एग के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, स्तनधारी जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, 2 हमारे ऐसे होते हैं, प्लैटिपस और एचिडना,
जो कि मैमल तो हैं लेकिन अंडे दे के प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को। और क्या और क्या और क्या और क्या और बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वेल फिश होती है वही हमारी मैमल होती है। वेल फिश इज़ अ मैमल, वेल फिश मैमल होती है। और फिश की अगर बात करें तो जो डॉग फिश होती है वो सिर्फ ट्रू फिश होती है, डॉग फिश ट्रू फिश होती है। क्रे फिश और सिल्वर फिश वो क्या होती है, क्रे और सिल्वर वो ऑर्थ्रोपोडा में आती है, ठीक है। और आपकी जो ये और कोई फ़िश आप रिकॉल कर सकते हैं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है एक फ़िश है जो मिस कर रहे हैं हम लोग, कोई फ़िश का नाम है मैमेलिया। जो वेल फिश है वो आपकी मैमल में आती है, वो ट्रू फिश नहीं है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले वी वुड गो टू दी जहाँ से हम लोगों ने टिश्यू ख़त्म किया था, एंड दैट इज़ लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्रे और सिल्वर तो हो चुका है। यस, भूमिका गुप्ता ने सही बताया। जो डेविल फिश होती है ना वो मोलस्का में आती है, ये वही मैं मिस कर रहा था, ठीक है। इस चीज़ को वहाँ पे नोट कर लेंगे, वही एक ये मिस कर रहा था मैं, डेविल फिश, ठीक है। डेविल फिश, ये देखो मक्खी फिर से आई, पूरा एनिमल किंगडम ख़त्म हो गया, अब आई है एनिमल फिश। डेविल फिश जो है ये आपकी किस में आएगी, मोलस्का में, ठीक, क्लियर। अच्छा, ये मक्खी किस फाइलम से होगी, जल्दी से बताओ, ये मक्खी हाउस फ्लाई किस फाइलम से होगी? तो ये होगी आपकी, इसमें जॉइंटेड लेग्स हैं, तो जॉइंटेड लेग्स मतलब बताओ जल्दी से, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो हम आएंगे इसमें डाइजेशन में। कितना टाइम हो गया हमें? 2 घंटे हो गए, अच्छा। लाइफ प्रोसेस शुरू किया जाए, बताइए जल्दी से। तो अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, खाने का पाचन। आर्थ्रो सही है। सर हिंदी वाले क्या करें, पढ़ें या नहीं? कोशिश तो यार मैं करता हूँ, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र जुड़े हुए पैर होते हैं, कोशिश तो मैं करता हूँ पूरा। चलिए, लाइफ प्रोसेसेस में ध्यान रखिएगा, 4 चीज़ें आती हैं हमारी मेनली, ठीक है। एक तो आता है डाइजेशन, खाने का पाचन, फिर उस खाने से एनर्जी बनाएंगे, रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन, किस तरह से ब्लड का पूरा मूवमेंट होता है, सर्कुलेशन, और वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन। तो ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले आते हैं डाइजेशन पे। अब होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है वो हमारा मुंह से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे लगे होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, जो रिलीज़ करते हैं एमाइलेस, जिसको कि हम सलाइवरी एमाइलेस बोल देते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में एमाइलेस लिख रहा हूँ यहाँ पे, एमाइलेस, जिसको हम कि सलाइवरी एमाइलेस बोल देते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो सलाइवरी एमाइलेस होता है इसका काम होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करना होता है इसका काम, ठीक। देन इसके बाद ये जाएगा ईसोफेगस, ये जिसको ग्रास नली के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। पहली बात तो ये फेरिंग्स में जाएगा, और उसके बाद ये ईसोफेगस में जाएगा, और ईसोफेगस के बाद ये सीधे स्टमक में गिरेगा। कहाँ पे गिरेगा? पेट में, ये पेट है। अब स्टमक में क्या होगा? स्टमक में, पेट में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। यहाँ पे रिलीज़ होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज़ HCl, और यहाँ पे रिलीज़ होगा पेप्सिन। एक्चुअल में इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कि हमारे HCl होता है और पेप्सिन होता है। तो ये जो HCl है ये मीडियम को एसिडिक बनाने में हेल्प करता है, मीडियम को एसिडिक बनाएगा। क्यों बनाएगा? सो दैट अगर खाने में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है तो उसको वो मर जाए। और ज़रा बताएंगे कि ये गैस्ट्रिक जूस का pH मान कितना होता है, कितना pH वैल्यू होता है। और पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है, फिर प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने का काम करता है,
ठीक है, अमीनो एसिड्स में ये तोड़ता है। तो अमीनो एसिड्स एक्चुअली प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलके ही बने हुए होते हैं। अभी जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो आप प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पीएच वैल्यू 1.6 होता है रफली, और इतना पीएच वैल्यू बहुत भयंकर पीएच वैल्यू होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो इसीलिए म्यूकस की झिल्ली होती है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, श्लेष्मा झिल्ली जिसको बोलते हैं, जो कि इनर लाइनिंग ऑफ वॉल को प्रोटेक्ट करता है, इनर वॉल ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है इतने भयंकर एसिडिक मीडियम से। इसके बाद ये खाना क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे लगी होंगी स्फिंक्टर मसल्स। यहाँ पे एक स्पेशल तरह की मसल्स लगी होंगी जो स्फिंक्टर मसल्स कहलाती हैं, और ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये अलाउ करती हैं जो भी खाना है उसको पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होने के लिए छोटी आंत में। अभी किसी एसएससी के पेपर में सवाल पूछा था कि कौन सी मसल्स होती हैं बॉडी हमारी जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, खाने के एक्सक्रीशन में, तो आंसर था स्फिंक्टर मसल्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब स्टमक से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, छोटी आंत के पास। ये जो आप इस तरह से देख पा रहे हैं राउंडेड स्ट्रक्चर, तो इसी को छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जो कि आपके ध्यान रखना इसमें 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहला वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे खाना सबसे पहले स्टमक से निकल के आता है उसको बोलते हैं डुओडेनम। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जेजुनम, पता नहीं लिखा नहीं है इन्होंने यहाँ पे शायद, जेजुनम, और बाद में आएगा इलियम। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में ये साइट ऑफ मेजर डाइजेशन है, ठीक है। इट इज़ द साइट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन, यानी सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो यहीं पे ही होता है, छोटी आंत में। कैसे होता है, तो इसमें 2 लोग हेल्प करते हैं। एक तो हेल्प करता है हमारा बाइल जूस, पित्त का रस जिसको बोलते हैं। इस बाइल जूस को स्टोर कहाँ पे किया जाता है और कौन फेंक के मारता है, कौन सेक्रीट करता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। और दूसरा क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करता है आपका डाइजेशन में, तो ये होता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसको कि कौन फेंक के मारता है, पैनक्रियाटिक जूस को फेंक के मारता है पैनक्रियास, जो अग्नाशय है। अब इनकी लोकेशन भी आपको दिखा देते हैं। तो लोकेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, ये लिवर है जो बाइल जूस को क्या करेगा, फेंक के मारेगा, और गॉल ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। क्लियर। तो यहाँ पे स्टोरेज का काम होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, पित्त की थैली में। और सेक्रीट कौन करता है, लिवर, यानी कि यकृत। लिवर ध्यान रखिएगा ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। इसमें क्यूपफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्यूपफर सेल से मिलकर बना होता है, जो कि एक तरह की इनमें रिप्रोडक्शन का पावर होता है, यानी खुद को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, अगर वो कुछ ख़राब हो जाए तो मतलब खुद को रिप्रोड्यूस करने में, ख़राब इन दी सेंस कि अगर मान लो उसको हम तोड़ दें तो फिर से रिप्रोड्यूस, जैसे नहीं लिजार्ड होती है, छिपकली वगैरह होती है, तो उनकी पूंछ फिर से रीजनरेट कर जाती है। तो पावर ऑफ रीजनरेशन होता है लिवर में, ठीक है। ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ज़रा बताइए राइट साइड में होता है या फिर लेफ्ट साइड में होता है। रेडिश ब्राउन जो है इसका कलर होता है। पैनक्रियाटिक, अब ये बाइल जूस का काम क्या होता है, तो बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन करना फैट्स का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और बाइल जूस मीडियम को बेसिक बनाने में भी हेल्प करता है। मीडियम को क्या बनाएगा, बेसिक। उसने अम्लीय बनाया था, एसिडिक बनाया था HCl ने, ये क्षारीय बनाएगा। पैनक्रियाटिक जूस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका एक तो होगा लाइपेस, और होगा आपका क्या, और होगा आपका ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन वही करता है जो पेप्सिन करता है। क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। लेकिन जो पेप्सिन होता है वो आपका सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है, और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में काम कर सकता है। वहाँ पे मीडियम को एसिडिक बनाने का काम कर रहा था HCl, यहाँ पे मीडियम को बेसिक बनाने का काम कर रहा है बाइल जूस, पित्त का जो रस है। लाइपेस क्या करता है, ये जो फैट का इमल्सिफिकेशन हुआ है, यानी बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स छोटे फैट में टूटे हैं, ग्लोब्यूल्स में टूटे हैं, उसको फैटी एसिड में तोड़ देना, ठीक है। और फैटी एसिड्स को तोड़ने में कौन सा सेल का ऑर्गेनल हेल्प करता है, जरा कमेंट में आप बताएंगे। जो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बनाता है, जल्दी से बताइए। तो ये होते हैं सारे काम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। अब इसके बाद जो खाना का एसिमिलेशन हुआ, जो खाना का मतलब ये डाइजेशन हुआ, उसका होगा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, खाने का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्लियर इतनी चीज़। और इसी में ही कैसे होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फूड को क्या करें, अब जो फूड का एसिमुलेशन, मतलब वो फूड को एसिमुलेट करेंगी। उसके लिए यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, उंगली नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और उनको बोलते हैं विल्ली। ये क्या करते हैं विल्ली? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर फूड का एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम होता है सो दैट फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि यहीं पे ज़्यादातर फूड का डाइजेशन होता है और यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है विल्ली के थ्रू। क्लियर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद जो खाना है, जो भी पार्ट बचा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो जो आप हरा कलर का ये देख पा रहे हो, इसको बड़ी आंत बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कोलॉन, और ये कोलॉन जो है, जो खाना डाइजेस्टेड होके आया है, इससे वाटर एब्जॉर्ब कर लेने का काम, वाटर एब्जॉर्प्शन, वो होता है काम कोलॉन का। और उसके बाद ये अपेंडिक्स देख पा रहे होगे तुम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में लगी हुई है। कुछ लोगों का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है ना। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं बॉडी के जिनको हटा दिया जाए तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी बॉडी में। जैसे कि पिन्ना हो गया, ये जहाँ बाली पहनी जाती है, तो वो एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंड में एक बोन होती है जिसको बोलते हैं कॉकेक्स बोन, ठीक है, वो भी आपकी होती है, एक वेस्टिजियल बोन टाइप ही होती है। देन यहाँ पे आपका रेक्टम है और ये एनस है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या था, खाना कहाँ कहाँ पे गया, ये ऑर्डर पूछ लेता है। तो पहले माउथ, देन उसके बाद ईसोफेगस, देन ये ग्रास नली जिसको बोलते हैं, देन इसके बाद खाना गया था पेट में, स्टमक, देन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक चीज़, छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़ी होती है, बड़ी तो हमें लग रही है साइज़ में बड़ी वाली लार्ज, ही देखो बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन लंबी कौन है? स्मॉल है। कितना लेंथ है इसका? 7 से 8 मीटर का लेंथ है। वहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ 1 से 2 मीटर का होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन ये गया आपका रेक्टम, एंड देन एनस में। तो ये पूरा इसका पैसेज है, पाथ है, और इसी को ही हम पूरे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल। जहाँ जहाँ पे खाना गया, एलिमेंट्री कैनाल। किसी को कोई दिक्कत? इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका हिस्सा था, ठीक है। पूरे लाइफ प्रोसेस का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से पूछे जाता है। तो लिवर और पैनक्रियाज आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। बिल्कुल, ये भी किसने ऐड किया है? श्यामा ने ऐड किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि एक गुड बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई। डीवी में रिजेक्ट कर दिया प्रिपरेशन, अच्छा चलिए भाई। तो अभी इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल क्लियर है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे जो अभी हमने खाना खाया वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो अब उसको एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक करना है, एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करना है। तो वो यूज़ कैसे होगा? वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही होता है। वो कैसे होता है? जब हम सांस लेते हैं, सांस लिया मैंने, तो नॉस्ट्रिल्स से सांस पता है कहाँ गई? नॉस्ट्रिल से फैरिंग्स, नॉस्ट्रिल से फैरिंग्स, फैरिंग्स से लैरिंग्स, यहाँ पे लैरिंग्स होगा, यानी कि फैरिंग्स में खाना भी जाता है, फैरिंग्स में खाना भी जाता है और हवा भी जाती है। लेकिन वहाँ पे एपिग्लॉटिस होती है, जिसको तुम बचपन में चिड़िया बोलते थे। वो एपिग्लॉटिस एक तरह का कैप है जो खाने को विंड पाइप में जाने से मना कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैरिंग्स, लैरिंग्स है जहाँ पे आपको एडम्स एप्पल देखने को मिलता है। इसको लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वॉइस का जो पूरा अच्छा ये बताओ कि जो साउंड है, किसी के साउंड का अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी? बताइए, एम्पलीट्यूड किस चीज़ को डिटरमाइन करता है? तो ये वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया में जाता है। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था पीछे कि ट्रैकिया आर सराउंडेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ये हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इन्हीं को बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया होता है विंड पाइप, जैसे फूड पाइप होता है ईसोफेगस, तो ये होता है विंड पाइप। इसके बाद ये ट्रैकिया एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, जिनको ब्रोंकस बोलते हैं। ये ब्रोंकस फर्दर ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे, जिनको ब्रोंकियोल बोलते हैं। ये ब्रोंकियोल में ऐसे एंड में ऐसे गुब्बारा नुमा स्ट्रक्चर लगा रहता है, जिसको कि एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई। और यहाँ पे क्या होता है?
एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई में, ठीक है। तो जब हमने सांस ली तो इस तरह से गई, एल्वियोलाई में गई और एल्वियोलाई के पास पहुंची और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। तो जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो जब हम ब्रीद करते हैं, ठीक है, जब हम ब्रीद करते हैं तो आप खुद ही बताइए लंग्स ऊपर की तरफ उठेंगे कि नीचे की तरफ जाएंगे? हमने ब्रीद किया तो पूरा ये जो रिब केज बोलते हैं, आप अगर अपने छू के देखेंगे हार्ट के नीचे जो चेस्ट का रीजन होता है तो हड्डी हड्डी से दिखेंगी, इसको बोलते हैं रिब केज। रिब केज बोलते हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वैसे तो लंग्स की आउटर कवरिंग है, लंग्स हैं फेफड़े हैं, लंग्स की जो आउटर कवरिंग है उसको प्ल्यूरा के नाम से जानते हैं। जब ब्रीद करते हैं, इनहेल करते हैं तो ब्रीद इन, ठीक है, इनहेल करते हैं तो इनहेल लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रीद की जगह ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे जगह है नहीं है, चलो कोई नहीं। जब हम इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं तो ऑब्वियस ये बात है लंग्स ऊपर उठेंगे और ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं इसको डायफ्रागम बोलते हैं। तो लंग्स ऊपर और जो डायफ्रागम होगा वो नीचे जाता है इनहेल करने पे, क्योंकि जब इनहेल करते हैं तो पूरा जो रिब केज ऊपर उठ रहा है और लंग्स फूल रहे हैं। लंग्स ऊपर नहीं जाएंगे, लंग्स तो फूलेंगे, मेन ये रिब केज आपका ऊपर उठेगा। तो जब लंग्स फूलेंगे तो उसको स्पेस देने के लिए डायफ्रागम नीचे हो जाएगा और एक्सहेल करने में इसका उल्टा हो जाएगा। जब इनहेल करते हैं तो कितना परसेंट कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और CO2 कितनी है? 0.036% है। जब एक्सहेल करते हैं तो नाइट्रोजन पूरी निकल आती है, इनर टाइप की गैस होती है ये। ऑक्सीजन जो है 16% निकलती है और CO2 निकलती है 4.4%। यानी एक्सहेल हम CO2 से ज़्यादा तो O2 को ही एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा, बस यहाँ पे यही पढ़ना है। अब जब हमने इनहेल किया, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, एल्वियोलाई में लगी हुई ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल क्या है? ब्लड के थ्रू हमें पता RBC क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब ये ब्लड जो है, अब ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो हमने पढ़ा था शुरू में, एल्वियोलाई जो गोले हैं उनके अंदर ऑक्सीजन बहुत भरा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, ब्लड वेसल में कम है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हाई से लो मूव करेगा तो ब्लड को दे देगा ऑक्सीजन, कौन? एल्वियोलाई। और जब ब्लड को दे देगा ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? वो खून जो है वो उस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुँचा के आएगा, सो दैट वहाँ पर जो एनर्जी है उसका फॉर्मेशन हो सके, जो अपने खाना खाया उससे। तो खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, ध्यान रखें। तो अब ये जो ग्लूकोज है, अभी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे बनता है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। पहले तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट में टूट जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन जो अभी ट्रैवल किया है हर सेल तक, तो उसकी प्रेजेंस में इन दी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बन जाएगी, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसके टोटल 36 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, 36 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। 2 यहाँ बनेंगे, 2 ATP के मॉलिक्यूल, ये 2 ATP एनर्जी यहाँ बनेगी और 36 ATP वहाँ बनेगी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, वायुवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल, तो उसको एनारोबिक बोलते हैं। इस यहाँ पे होता है जैसे कि ईस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, जो फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं। अच्छा ये बताएंगे फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, जो भी आप बोले, किसने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को? तो फर्मेंटेशन ये क्या है? जैसे ईस्ट वगैरह में होता है, तो जो हमें दारू वगैरह बनानी होती है एथेनॉल, तो उसमें फर्मेंटेशन करवाना होता है और उसमें होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी के अलावा एथेनॉल बनता है। यहाँ पे CO2 H2O, देखो एनर्जी तो सब में बन रही है, लेकिन यहाँ पे एथेनॉल बन रहा है आपका, ठीक है। और ये होता है जो आपका बीच वाला है लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसा नहीं कि है नहीं, एब्सेंस नहीं है तो, लेकिन उसकी कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, कमी देखने को मिलेगी यहाँ पे। और ये होता है आपका मसल सेल्स में। होता क्या, जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उतना ज़्यादा ब्रीद करके ऑक्सीजन दे नहीं पाते हैं मसल सेल्स को, तो उसकी वजह से वहाँ पे कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। और लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से, डिपोजिशन की वजह से हमें मसल सेल्स में फटीग यानी कि थकान फील होती है। और इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। पास्चराइजेशन क्या होता है? पास्चराइजेशन होता है जैसे मिल्क वगैरह को हम हीट करते हैं एट अ सर्टेन, जैसे 60 डिग्री सेल्सियस से अबव, और उसके बाद उसके सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देने की प्रक्रिया को पास्चराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मेलार्ड रिएक्शन किस में देखने को मिलती है? अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से खत्म करेंगे। सर्कुलेटरी ऑर्गन हमारा मेन होता है हार्ट, जो पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
इससे कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी आर्टरीज जिसको हम की धमनियाँ बोलते हैं और वेंस जिसको कि हम शिराएँ बोलते हैं। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन युक्त ब्लड जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। और वेंस कैरी करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, कैसे हमने ब्रीथ किया, ठीक है, तो अभी मिल गया जैसे खून को मान लेता हूँ ऑक्सीजन। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे बॉडी पार्ट हैं, बॉडी पार्ट क्या करते हैं, अपना ये सब रेस्पिरेशन परफॉर्म करके CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, ये CO2 रिलीज़ कर रहे हैं। तो जब हम एक्सेल करते हैं तो CO2 ही तो एक्सेल करते हैं। तो ये जो CO2 है वो वेंस में दौड़ती है, CO2 वाला ब्लड वेंस में दौड़ता है और ये लंग्स को देगा। लंग्स क्या करेगा, लंग्स निकाल देगा CO2 को। और ऑक्सीजन भी लंग्स ही देते हैं, जैसे इनहेल किया तो ऑक्सीजन दे दिया और एक्सेल किया तो इसे हो जाता है। आर्टरीज क्या होती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं कहाँ से कहाँ, ऑब्वियस ही बात है हार्ट से। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं करता है कि ऑक्सीजन डालता है ब्लड में। ऑक्सीजन तो एल्विलाई यानी कि लंग्स डालने का काम करते हैं, लंग्स में जो एल्विलाई होते हैं। तो हार्ट से जो डिफरेंट बॉडी पार्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट होते हैं, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाया जाता है आर्टरीज के द्वारा। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जब रेस्पिरेशन हो जाता है, जब एनर्जी बन जाती है तो CO2 एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है जो हमें नीडेड नहीं होता है। तो जो डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं जिनकी सेल्स ने अभी रेस्पिरेशन परफॉर्म कर लिया है, तो वो अब क्या करेंगे, अब वो इसको हार्ट को दे देंगे और हार्ट लंग्स के थ्रू इसको निकलवा देगा बाहर। क्लियर थी चीज़। तो ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है इन्फीरियर वेना कावा। ये वेन्स होती हैं, वेन्स मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट। और ये सबसे बड़ी वेन होती है इन्फीरियर वेना कावा। तो ऊपर का जो शरीर का हिस्सा है उससे जो डी ऑक्सीजन ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना कावा, और नीचे का जो बॉडी का हिस्सा है वहाँ से जितनी भी वेन्स हैं वो सारी कनेक्ट होकर एक बड़ी वेन इन्फीरियर वेना कावा में कनेक्टेड होती हैं, जिससे कि यहाँ पे राइट आर्टरी में आ जाता है जिसको कि दायां अलिंद बोलते हैं। ये होती है बाइकस्पिड वॉल्व जो कि खुलेगी और ये दाएं निलय में जाएगी, तो यहाँ चली गई। इसके बाद यहाँ से कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। इसके थ्रू पल्मोनरी, जहाँ पल्मोनरी शब्द लगता है इसका मतलब होता है लंग, फेफड़ा। तो फेफड़े को दे देगी ये डी ऑक्सीडेटेड ब्लड और फेफड़ा क्या करेगा, उससे CO2 को निकलवा देगा। और फेफड़ा ही क्या करेगा, फेफड़ा ही क्या करता है, वो ऑक्सीजन देता है ब्लड को। तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी शब्द मैंने आपको अभी बताया कि पल्मोनरी का मतलब होता है लंग, 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 ठीक है। तो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ जाएगा लेफ्ट ऑट्रियम में, यानी कि बाएं क्या बोलेंगे, अलिंद में, ठीक है। और बाएं निलय में जाके ये स्टोर हो जाएगा और यहाँ से, ठीक है, ये मित्रल वॉल्व होती है, मित्रल वॉल्व, जैसे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व थी, ठीक है, वैसे यहाँ पे मित्रल वॉल्व है। मित्रल वॉल्व खुलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ जाएगा और खूब जोर के प्रेशर से ऑर्टा क्या करेगा, ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है, सबसे बड़ी धमनी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट को ब्लड दे देगी। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने बताया था कि आर्टरी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कैरी करती है और वेन डी ऑक्सीजन युक्त को, लेकिन यहाँ पे तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डी ऑक्सीजन ब्लड को लेके जा रही है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो बस यही एक्सेप्शन हो जाता है, अपवाद हो जाता है। और पल्मोनरी जो वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लंग्स से हार्ट की तरफ, तो ये भी एक एक्सेप्शन यानी अपवाद हो जाएगा। क्लियर है, यानी पल्मोनरी अगर शब्द लग जाएगा आर्टरी के आगे तो अपवाद हो जाएगा, नहीं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी वो, ठीक है, हार्ट से लंग्स की तरफ। और सेम गोज विद वेन, वेन में अगर पल्मोनरी शब्द लग जाएगा तो भी एक एक्सेप्शन यानी अपवाद हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना कि स्फिग्मोमैनोमीटर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, बताएंगे ज़रा कमेंट में। स्फिग्मोमैनोमीटर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं ये जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे। 120 mm ऑफ Hg और 80 mm ऑफ Hg प्रेशर के लिमिट्स होती हैं। ये होता है तो हाई BP का प्रॉब्लम होता है, अगर इससे ज़्यादा होता है 120 mm और 80 mm से जो नीचे होता है वो फिर आपका हो जाता है लो BP का प्रॉब्लम, अगर 80 mm से आपका mm ऑफ Hg से नीचे का है, ठीक है। और जो स्फिग्मोमैनोमीटर है वो आपका क्या करेगा, हार्ट बीट को जो है और जो ब्लड प्रेशर है उसको मापता है ये, ठीक है। और क्या मैसेज पड़ा है आज, हाँ तो भाई वही है, मैसेज आया है, ठीक है, कि आप लोगों का टेस्ट है 1 तारीख को, है ना, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से हम BP को मेजर कर लेते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर का। और जो हार्ट बीट है
वो आपने देखा होगा, डॉक्टर वो लगाए रहते हैं, टांगे रहते हैं सांप की तरह, स्टेथोस्कोप, तो वो हार्ट बीट को माप लेता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। और कुछ यहाँ पे, और कुछ तो नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। और कुछ नहीं है, ठीक है, चलो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आउटर लेयर होती है, इसे लंग्स में पड़ा था, प्ल्यूरा होती है, तो इसमें पेरिकार्डियम होती है, ठीक है, पेरिकार्डियम होती है इसमें, आउटर होती है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलेशन। अभी किस तरह से सारी चीज़ें हुई आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कि जैसे हमने जब सांस ली तो उसमें ऑक्सीजन डाल के दे दिया, पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुंचा दिया हार्ट को। हार्ट क्या करेगा, ऑर्टा से, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देगा। वो सारे बॉडी पार्ट अब क्या करेंगे, CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बहुत सारी वेन्स का नेटवर्क है, जो कॉमन वेन्स है, जो कि है इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ पे आएगी आपकी एक सुपीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा। इनसे ब्लड यहाँ पे आएगा, जो कि क्या है हमारा, जो कि राइट ऑरिकल है, इस तरह से। ये लेफ्ट है, लेफ्ट तुम्हारे लिए तो राइट है, लेकिन हार्ट के लिए तो लेफ्ट है ना, और उसके लिए राइट है, लेफ्ट है राइट है। ऊपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लेफ्ट, सॉरी राइट वाले ऑरिकल में, देन राइट वाले वेंट्रिकल से ये गया पल्मोनरी आर्टरी अटैच्ड है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, खून लंग्स को देगी। लंग्स क्या करेगा, CO2 निकाल के इससे, इसमें देख लो यहाँ से डाल देगा O2, और पल्मोनरी वेन के थ्रू ये जो लेफ्ट वाला जो आपका लेफ्ट ऑरिकल है उसमें आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा कनेक्टेड है, भल्ले से खून फेंक के मारेगा, हर जगह डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दे देगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बहुत थोड़ा सा इसमें हमें पढ़ना है, कि मेन जो एक्सक्रीटरी, देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो मेन होता है वो किडनी होता है, लेकिन सिर्फ किडनी नहीं होता है, स्किन भी हमारा एक तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह बिहेव करता है ना। जब स्किन में हमारा क्या होता है, स्किन के थ्रू हम पसीना छोड़ते हैं, ठीक है, तो पसीना क्या है, एक तरह का एक्सक्रीशन हो रहा है सॉल्ट, जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं उसका, तो किडनी बट मेन होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 किडनी है, और राइट वाली किडनी थोड़ा सा नीचे होती है ड्यू टू लीवर को पोजीशन देने के लिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे इस तरह से पोजीशनड होती है। और बाकी ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा नीचे होती है। यहाँ पे तो कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 2 हमारे ग्लैंड होते हैं जिनको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 2 लिवर होते, 2 हमारे किडनीज होती हैं। इन किडनी से जो कनेक्टेड होती हैं आर्टरी और वेन, वो होती हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन। यानी कि रीनल अगर शब्द लग गया इसका मतलब ये है किडनी वाली आर्टरी या वेन है, लेकिन ये कोई एक्सेप्शन नहीं होती। एक्सेप्शन तभी होगा जब पल्मोनरी शब्द लगेगा आर्टरी या वेन के आगे। यानी कि रीनल आर्टरी आपके प्योर ब्लड लेके, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और ये डीऑक्सीजेटेड ब्लड लेके जाएगी। अब किडनी का जो काम होता है वो ये होता है कि वेस्ट जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर निकालना। अब वो कैसे करता है, वो यहाँ पे बेसिक यूनिट होता है किडनी का, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम का होता है न्यूरॉन, वैसे यहाँ पर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे ये होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, बोमैंस कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारी जो वेन्स हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, और यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, आपस में कनेक्टेड नहीं है बट फिर भी फिल्टर हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ये पूरा जो ब्लड है ये फिल्टर हो जाता है। यहाँ पर आपकी वेन लगी हुई है, ये लूप ऑफ हेनले, ये कंडक्टिंग डक्ट है। ये सब याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस ध्यान रखना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, बेसिक इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है पूरे हमारे इसकी किडनी की, और इसीलिए हम किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। किडनी में अगर मान लेते हैं कि पानी की मात्रा काफ़ी हम कम लेते हैं, कम पीते हैं, तो उसकी वजह से किडनी स्टोन डेवलप हो जाता है हमें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कंसनट्रेट हो जाता है, और इस वजह से वो होता यह है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट डिपॉजिट होने लगता है। जो किडनी स्टोन होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, और वो कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है, वही किडनी स्टोन बन जाता है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वेस्ट निकल जाता है, ये यूरेटर 2 कनेक्टेड होते हैं, यूरेटर, ठीक है, ये 2 यूरेटर कनेक्टेड होते हैं, और ये दोनों यूरेटर कॉमन कनेक्टेड होते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे ये एक यूरिनरी ब्लैडर में पूरा के यूरिन हमारा स्टोर हो जाता है, एंड फाइनली वो यूरेथ्रा से पास हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा पैसेज होता है पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, क्लियर। तो इसमें ध्यान रखना है नेफ्रॉन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, किडनी स्टोन थोड़ा सा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन क्या होती है, और बाकी तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो येलो कलर होगा यूरिन का, वो किसकी वजह से होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, येलो कलर ऑफ यूरिन,
येलो कलर ऑफ यूरिन, ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम, ठीक है, ये यूरोक्रोम, ये यूरोक्रोम की वजह से होता है। इसमें एक बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो होता है आपका, ठीक है, बाइल पिगमेंट होता है इसमें, तो उसी की वजह से ये येलो कलर होता है इसका, ठीक है। और जो हमारा फीसेस होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसका बिलीरुबिन की वजह से होता है, बिलीरुबिन। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताई थी आरबीसीज़ में, कि आरबीसीज़ का ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं? आरबीसीज़ का ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं? तो स्प्लीन को बोलते हैं, स्प्लीहा को, ठीक है। चलो, तो लाइफ प्रोसेस भी हमारे ख़त्म हो गया, अभी आते हैं अपने ब्रेन पे, ठीक है। ब्रेन पे आते हैं, और 1-2 मिनट का ब्रेक लेना चाहते तो ले सकते हैं, बिकॉज तकरीबन में 2.5 घंटा हो गया है ना। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर अपना लास्ट के आधा 1 घंटा है मैक्सिमम, बिकॉज ब्रेन है और आपका डिजीज़ वाला टॉपिक बचा है, बस ब्रेन और डिजीज़ वाला, ठीक है, और उसको ख़त्म करते हैं। लावण्या पूछें सर, डाउट है, ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी बाई दी, मतलब भाई पंपिंग ऑर्गन आपका हार्ट ही होता है, ठीक है, पंपिंग ऑर्गन आपका हार्ट ही होता है। पंपिंग ऑर्गन आपका हार्ट ही होता है। तो हार्ट में जो बहुत सारी आपकी ये क्या बोलते हैं उसको, वेंट्रिकल्स होती हैं, वो उसको पहुंचाती है वहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो हार्ट में जो वेंट्रिकल्स होती हैं उसके थ्रू पंप होता है, शायद आप यही पूछना चाह रही होंगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सर हिंदी में ग्लैंड से बचा होगा, हाँ करवाते हैं उसको, ठीक है। हाँ, डायलिसिस होता है उन लोगों का, जिनका एक चीज़ ध्यान रखना, उन लोगों का डायलिसिस होता है जिन लोगों का किडनी फंक्शन नहीं होता है। तो किडनी फंक्शन नहीं होता है तो फिर डायलिसिस करवाया जाता है, जिसमें उनका ब्लड को निकाला जाता है एक मशीन में, और मशीन से प्योरीफाई किया जाता है, मशीन से प्योरीफाई किया जाता है। एक हार्ट डिजीज़ ध्यान रखना, ठीक है, एक हार्ट डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं अंजीना डिजीज़, अंजीना, ठीक है। और आर्टिफिशियल हार्ट क्या होता है? आर्टिफिशियल हार्ट क्या होता है आपका? ये पेस मेकर कहलाता है, ठीक है, पेस मेकर। तो आर्टिफिशियल जो ये किडनी होती है वो डायलिसिस होती है, आर्टिफिशियल हार्ट पेस मेकर। चलिए, अभी हम 1-2 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है, ब्रेन से स्टार्ट करेंगे।
हाँ जी, ब्रेक अब ख़त्म हो गया तो स्टार्ट करें। चलिए, लूसीफर पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली कि 2 अगस्त को रिजल्ट आया है। एक बार आप नोटिफिकेशन में चेक कर लो ना। ट्वेल्व फैक्टर्स क्या होता है, किस में 12 फैक्टर्स क्या होता है। चलो, तो ब्रेन स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन हमारा पार्ट किसका है, ये पूरा जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है हमारा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसके 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरिब्रम का काम होता है मेमोरी से, हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी टेम्परेचर, इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने से। पेन हो गया, दर्द हो गया, भूख हो गई, हंगर हो गया। भूख सब समझ लो, मैंने कल रात को भी नहीं खाना खाया था और आज भी सुबह भी नाश्ता भी कुछ नहीं किया है, ठीक है। थर्स्ट हो गया, थर्स्ट मतलब प्यास हो गई, ठीक है। तो ये सब आपका हाइपोथैलेमस सेंसेशन देता है। थैलेमस की अगर बात करें तो ये आपका जो पेन वगैरह होता है, मतलब ये तो इनर हो गया, अंदर पे मतलब आप जो आउटर सेंसेशंस होते हैं आपके, आउटर सेंसेशन से मतलब हो गया कि आप कोई चीज़ को टच करते हैं तो उससे जो आपको स्टिमुलस मिलता है कि ये कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, तो वो जो आउटर सेंसेशंस होते हैं वो थैलेमस के थ्रू होते हैं। जो हमारा ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर, मिड और हिंड, उसमें से सबसे बड़ा जो पार्ट होता है फोर ब्रेन होता है, और उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। ब्रेन की जो हमारी आउटर लेयर होती है, ब्रेन की जो हमारी आउटर लेयर होती है एक्चुअल में, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, मेनिंजेस, इसके 3 पार्ट होते हैं। ड्यूरा मैटर होती है, देन एरेक्नॉइड मैटर होता है, एरेक्नॉइड मैटर होता है, और आखिरी में होता है पाया मैटर। तो ये मेनिंजेस के 3 पार्ट होते हैं जो कि आउटर कवरिंग है ब्रेन की, और इसमें अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को मेनिंजाइटिस बोलते हैं हम, ठीक है, इसी में जो दिक्कत हो जाती है। और इसमें बोन्स की अगर बात करें तो ध्यान रखना 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, 14 फेसियल होती हैं और 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, मिड ब्रेन आते हैं। तो मिड ब्रेन ध्यान रखना, ये जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स में, एंड दैट वाज कि किस तरह से जो हमारा पीपल होता है, ठीक है, डायलेशन ऑफ पीपल, वो डायलेट हो जाता है, ठीक है। मतलब चेंज, डायलेशन बात कर लो, फिर कुछ भी बात कर लो, चेंज इन साइज ऑफ पीपल, ठीक है, कुछ भी आप बोल लो उसको। पीपल का जो साइज़ में चेंज होता है वो हो गया आपका, जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन से आपके बगैर, आपकी कंट्रोल के बियॉन्ड है वो, ठीक है, पीपल का साइज़ ये सब होना। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन मिड ब्रेन का रेगुलेट करता है। और हिंड ब्रेन जो पश्चिम मस्तिष्क होता है पीछे का, उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम आपका पॉस्चर और बैलेंस मेंटेन करने के काम आता है, ठीक है, पॉस्चर और बैलेंस मेंटेन करता है सेरिबेलम। यानी सेरिबेलम अगर आपका बेल गया तो आप डोल जाएंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर आप, जिन लोगों का एथेनॉल वगैरह पी लेते हैं, दारू वगैरह पी लेते हैं, तो उनका सेरिबेलम ही इफेक्ट हो जाता है और वो बैलेंस मेंटेन करने में असमर्थ होते हैं फिर वो। मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको मेरू मज्जा बोलते हैं, ये हमारे ANS, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया,
तो इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का होता है, एएनएस का होता है। पॉन्स क्या करता है? इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा को जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। चलिए हार्मोन्स अब पढ़ेंगे। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? तो सर हार्मोन्स पढ़ने से पहले ग्लैंड पता होना चाहिए हमें। तो ग्लैंड ना दो तरह के होते हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो एंडोक्राइन और दूसरे एक्सोक्राइन। अंदर जो क्राइन वाले होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं और वो भी डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इन ब्लड, सीधा खून में करेंगे। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं। कैसे करते हैं? एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं एक डक्ट के थ्रू। डक्ट की ज़रूरत पड़ती है इनको, यानी कि जो आपके ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनको डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्लड में हार्मोन सीधा फेंक के मारते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं इनको। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोन भी रिलीज़ कर लेते हैं, एंजाइम भी रिलीज़ कर लेते हैं, ऐसे वो मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। अभी देखेंगे कौन होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हार्मोन्स देखते हैं। हार्मोन, एनिमल हार्मोन देखते हैं। तो एनिमल हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन को कौन रिलीज़ करता है? तो ये रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी जो ब्रेन में होता है वो रिलीज़ करता है इसको। अगर इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज़ हो जाता है तो एक डिजीज़ हो जाती है, और अगर इसका अगर मान लेते हैं कि शॉर्टेज हो जाए तो एक्सेस हो जाता है तो एक्रोमेगली, खली से याद कर लो, खली का सब कुछ बढ़ा हुआ है, हाथ पैर सब, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो गए हैं। शॉर्टेज में आपको ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। मेलाटोनिन जिसको कि स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, काफ़ी लोग, आप में से कितने लोग हैं जिनको प्रॉपर स्लीप नहीं होता है, रात आता है रात में, हाँ। पीनियल ग्लैंड जिसको कि जो कि मटर के दाने का होता है, ठीक है, बहुत ही पी साइज़ का होता है। थायरॉक्सिन इसको रिलीज़ करता है, इसको रिलीज़ करता है थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आपका बटरफ्लाई शेप का होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, गले में नेक रीजन में होता है। ये कहाँ पे होता है? नेक रीजन में होता है, ठीक है। और आयोडीन की मात्रा को ये रेगुलेट करके रखता है। तो आयोडीन अगर कम हो जाता है और अगर ये हुआ तो हमें किसकी प्रॉब्लम हो जाती है? गॉइटर, घेंघा रोग हो जाता है अगर ढंग से ये इसका रिलीज ना हुआ तो, इसका थायरॉक्सिन हार्मोन का, ठीक है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है, अभी काम बताते हैं, लेकिन उसको सेक्रेट कौन करता है? पैनक्रियाज, अग्नाशय। होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, खाना जो है हमारा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है बॉडी में, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने का काम करता है एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन, और इसको ग्लूकोज से वापस ग्लाइकोजन बनाने का जो काम होता है वो इंसुलिन का काम होता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा ग्लूकागॉन, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन लाएगा इंसुलिन। तो इंसुलिन होता क्या है कि जब इंसुलिन कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मात्रा ऑफ शुगर इन आवर ब्लड, इन आवर खून, वो हो जाती है बहुत अधिक। उसकी वजह से फिर हम क्या बोलते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गया और इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने से क्या होता है कि ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोजन में तब्दील हो जाता है। तो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो इसको सेक्रीट करने का काम करती हैं। क्या है? हार्मोन है। पैनक्रियाज हमने देखा था एंजाइम भी तो सेक्रीट कर रहा था। पैनक्रियाटिक जूस में हमारा लाइपेज था जो फैट को फैटी एसिड में तोड़ रहा था कि नहीं? और ट्रिप्सिन था जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं लेकिन हमें मेन वाले पढ़ने होते हैं। तो एंजाइम भी सेक्रीट कर रहा है और हार्मोन भी सेक्रीट कर रहा है, इसलिए मिक्स्ड ग्लैंड होगा, मिश्रित ग्रंथि होगी। एड्रिनलिन ग्लैंड को सेक्रीट करने वाले होते हैं किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, मैंने आपको बताया था एड्रिनलिन ग्लैंड, ये होते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर जो एड्रिनलिन हार्मोन को सेक्रीट करते हैं, जिनको कि हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, लड़ो या मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। और अगर इनका थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गया, अगर वो कम सेक्रीट हुए, तो इनसे जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ जो होती है वो होती है कौन सी? एडिसन्स, ए से एड्रेनलिन और ए से एडिसन्स डिजीज़। ये ध्यान रखना, एडिसन डिजीज़ किससे होती है? एड्रेनलिन हार्मोन से। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जब, है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे कहीं पे अगर गलती से चले गए पहाड़ी एरिया में और कहीं गलती से थोड़ा सा, है ना, बंजी जंपिंग वगैरह कर ली। बंजी जंपिंग का तो खैर 1 ही 2 पॉइंट है इंडिया में, लेकिन थोड़ा बहुत भी इधर उधर की कुछ है ना, कुछ है थोड़ा बहुत इधर से उधर, वो नहीं, वो एक कुछ होता है यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए वो हवा में,
तो लिखते हैं एड्रेनलिन रश, गॉट द एड्रेनलिन रश। मतलब एड्रेनलिन हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, तभी रिलीज़ होता है, ठीक है। या फिर जब बहुत ज़्यादा हम डरे हुए हों, एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, ठीक है, एग्ज़ाम से जस्ट कुछ देर पहले का जो समय होता है, भयंकर एड्रेनलिन निकल रहा होता है उस समय। थाइमस जो होता है वो चेस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? और स्लीप साइकिल भाई जिन लोगों का भी ख़राब है, तो जिनका भी, हाँ, पैराग्लाइडिंग, तो जिनका भी ख़राब है आपका ये, तो ढंग से सोया करिए। ये तो फालतू की एडवाइस हो गई। ढंग की एडवाइस ये है कि रात को मोबाइल मत चलाइए, सेम टाइम पे सोइए। ना नींद आए तो मतलब थॉट्स चलते रहें तो अपनी जो ब्रीदिंग है उस पर फोकस रखो, मतलब बाइंड जाएगा, लेकिन तुम एक गांठ बांध लो कि अपना ब्रीदिंग पैटर्न को नहीं छोड़ना है, फोकस उसी पे बना के रखना है, ठीक है। अभी आते हैं सेक्स हार्मोन्स पे। ये इसमें क्या होता है मेल्स पे और फीमेल्स में, ठीक है। तो मेल्स में ये होते हैं टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, और फीमेल्स में अगर बात करें तो ये होते हैं ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मोबाइल यूज़ नहीं करना है। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, बियर्ड और मस्टैच और आवाज़ भारी हो जाना। फीमेल में आवाज़ शिल होना। कल आपने देखा था फीमेल की वॉइस की पिच ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और मेल्स के एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन हो गया आपका, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, तो ये फीमेल्स को उनकी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स देती हैं। क्या भूत भूत कहे थे आप कल? एक्चुअली में हाँ, भूत भूत कहे थे, लेकिन कल हमने ये कहा था कि टेलीग्राम के भविष्य को देखते हुए भूत की तैयारी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे एक बैकअप बना रहे हैं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ भूत का मतलब तो पास्ट होता है। मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और पता है मैं लेट गया था, फिर एकदम से, अब मतलब यकीन नहीं करोगे, जैसे हमने बताया ना दिमाग चलता रहता है, तो ऐसे मेरा भी चलता रहता है। तो एकदम से मैं लेटा हुआ एकदम से रियलाइज़ हुआ भूत का मतलब तो यार पास्ट होता है। तो मैंने जल्दी से डिलीट किया, मैंने कहा नहीं तो फिर मौज हो जाएगी फालतू में, ठीक है। हाँ, प्लीज़ आंसर क्या भाई, हर्षों ने क्या आंसर करना है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और प्लांट हार्मोन्स को देखते हैं। अभी हैंड मिल जाएंगे भाई। प्लांट हार्मोन्स पे आते हैं, तो ऑक्सिन होता है इसमें जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, टिप्स में प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे कैसे क्या होता है। साइटोकिनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जिब्रेलिन जो है ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में, और जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड को जर्मिनेट करने में। और एब्सिसिक एसिड जो है ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, यानी ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब होता है ग्रोथ को मारता है, ये ग्रोथ होने नहीं देता है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? तो मैंने आपको बता दिया लिवर होता है सबसे बड़ा ग्लैंड, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी सबसे बड़ा एंडोक्राइन वो होता है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मूवमेंट क्या होता है प्लांट में? प्लांट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होते हैं, दैट इज़ नॉट ग्रोथ रिलेटेड, तो उनको बोलते हैं नास्तिक। और जो जिनसे ग्रोथ होती है उनको बोलते हैं ट्रोपिक, ठीक है। जैसे प्लांट को किसी को छू लिया और छूने की वजह से वो मूव कर गया, तो उसको बोलते हैं थिग्मोनास्टिक, ग्रोथ तो हो ही नहीं उसकी वजह से, ठीक है। रेस्पॉन्स टू टच। अब ये ट्रोपिक क्या होता है? तो ट्रोपिक भी डिफरेंट तरह के होते हैं। हाँ जी, जैसे कि ऑक्सिन मैंने बताया था ग्रोथ करता है, ठीक है। ऑक्सिन ग्रोथ करता है प्लांट की, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है, और जैसे कि फ्रूट की राइपनिंग वगैरह में भी हेल्प कर देता है। तो ऑक्सिन क्या होता है? जैसे टिप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सिन जैसे टिप्स में प्रेजेंट है, तो होता क्या, ऑक्सिन लाइट से दूर भागने की कोशिश करता है। अब इस ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे लाइट से दूर भागता है, ये डॉट 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 अंदर अंदर देख रहे हो, ये क्या है? ऑक्सिन्स हैं। तो जैसे ही लाइट यहाँ पे ऊपर, तो कहाँ दूर भागोगे? ऊपर ही तुम्हारे, कहीं नहीं भाग सकते। यहाँ पे आ गया तो ऑक्सिन इधर चले जाएंगे। जब ऑक्सिन इधर चले जाएंगे तो ऑक्सिन की भी ग्रोथ करवाते हैं, तो ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू राइट वाला। तो जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये इधर की तरफ, राइट की तरफ झुक जाएगा, और हम ये बोल देंगे देखो ये पेड़ देखने लगा किसकी तरफ? सूरज की तरफ। तो इसी को बोल देते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि सूरज की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि हमारा
क्या बोलते हैं उसको, सनफ्लावर हो गया, तो भी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाता है, सन की तरफ अपना फेस कर लेता है। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या होगा, अगर आप सन के अगेंस्ट में जाओगे तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बेंडिंग ऑफ प्लांट टूवर्ड्स लाइट, और क्यों बेंड कर रहा है हमने देखा ऐसे। जियोट्रोपिज्म क्या है, ग्रेविटी की वजह से जो रिस्पॉन्स होता है, ग्रेविटी की वजह से। तो जैसे ग्रेविटी है, ये जैसे ये हमने गमले में पेड़ है, तो गमले में पेड़ क्या है, तना ऊपर जाएगा, ये तना ऊपर जाएगा, लेकिन रूट यानी कि जो आपकी जड़ है वो नीचे जाएगी। तो जड़ नीचे की तरफ जा रही है, ग्रेविटी चीज़ों को नीचे की तरफ बुला रही है, तो रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रही है, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ जा रही है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो शूट यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रहा है। ऐसे ही हाइड्रोट्रोपिज्म भी होता है, पानी के रेस्पॉन्स में जो मूवमेंट होता है हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो पानी भी चीज़ों को नीचे बुलाता है, नीचे होता है पानी। तो रूट्स शो करती हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और शूट्स शो करती हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, अच्छा ये बताइए हर्ब्स और श्रब्स में क्या अंतर होता है, हर्ब्स में और श्रब्स में क्या अंतर होता है, ये बताइए। तो हर्ब्स क्या होती हैं, इनकी जो तना होता है, स्टेम होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, और ये एकदम झाड़ी होती हैं। श्रब क्या होती है, झाड़ी, बड़ा हार्ड इनका वो होता है, स्टेम होता है। ठीक है, चलो आ जाएं अब डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ लें, बताओ जल्दी से, क्यों पढ़ लें, पढ़ लें जल्दी से बताओ। सोचो तुमने ये ना पढ़ा होता तो कितना समय लगता, सबसे ज़्यादा इसी में समय लगा है कि नहीं, तो खुश हो सकते हो ये सोच के। अच्छा ऑर्थ्रोपोडा में एक चीज़ बताओ तुम हमको, अब आ ही गए यहाँ पे तो एक चीज़ पूछ लेते हैं। जो अरैचिनिड होता है, अरैचिनिड ARACHNIDS, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से तो है, हम तुमको ये बता रहे हैं, लेकिन हम तुमसे पूछ रहे हैं कि किस सब फाइलम से है, अरैचिनिड किस सब फाइलम से। तो ध्यान रखना, चेलिसरेटा फाइलम से बिलोंग करता है अरैचिनिड। मतलब फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा अरैक्निड का, लेकिन सब फाइलम है चेलिसरेटा। ठीक है, केकड़े, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, मक्खी, मच्छर, ये सब इसी में आते हैं। ये रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप का होता है हमारा, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब क्या डिफरेंस होता है बस, हाँ जी चेलिसरेटा सही है सभी का। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है, यानी कि वहाँ पे दो लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होता, अकेला ही काफ़ी होता है। अब क्योंकि एक ही पेरेंट है तो इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी भाई ह्यूमंस नहीं होते हैं, ह्यूमंस में तो ऑब्वियस बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ पे जैसे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे तो ऑब्वियस बात है क्योंकि वो एक ही लोग एक ही से बना है, तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज़ हैं ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में वो ज़्यादा होंगी, सिमिलैरिटीज़ विल बी मोर। ठीक है, तो ज़्यादा सिमिलैरिटी होंगी वहाँ पे, इतनी चीज़ क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम सिमिलैरिटी होंगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दो पेरेंट हैं तो उससे किसी कुछ मेल से ट्रेट आ रहे होंगे, कुछ फीमेल से ट्रेट आ रहे होंगे। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता भी देखेंगे। सेक्सुअल जैसे कि हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, डॉग्स, ह्यूमंस, एनिमल, जहाँ पे मदर फादर होते हैं। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, ये होते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो, बडिंग को मुकुलन भी बोलते हैं, नवोदित या फिर मुकुलन भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आते हैं बाइनरी फिजन पे, बाइनरी विखंडन। बाइनरी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बाइनरी फिजन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिज्म, अमीबा, बैक्टीरिया, लेशमानिया, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पैरामीशियम हो गया, लेशमानिया हो गया, ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ जो फाइलम होता है उससे बिलोंग करते हैं अमीबा, लेशमानिया और पैरामीशियम। अब अमीबा और लेशमानिया में दोनों में बाइनरी फिजन होता है, लेकिन इसमें किसी भी सिमेट्री के अलॉन्ग हो जाता है, किसी भी है उसके, लेकिन इसमें एक फिक्स्ड सिमेट्री होती है, ऐसे ही टूटेगा तभी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाएगा। तो लेशमानिया में इस तरह से होती है। लेशमानिया से कौन सी डिजीज़ होती है, कोई बताना चाहेगा, बताना चाहे तो बता सकता है, लेशमानिया से कौन सी डिजीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, और वो है मल्टीपल। तो बाइनरी फिजन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से बाइनरी फिजन हो रहा है, किस तरह से वो एक जो है दो में टूट रहा है। ठीक है, चलो क्लियर है अमीबा में। देन आते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब एक जो है बहुत सारों में बन रहा है, मल्टीपल फिजन हो रहा है, एकाधिक विखंडन। ये होता है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ होता है, यानी कि ये भी आपका प्रोटिस्टा फैमिली से ही बिलोंग करता है।
प्रोटिस्टा, यानी कि ये भी यूनिसेलुलर ही होगा। और अच्छा ये बताएंगे प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। प्रोटिस्टा में ये आपका प्लाज्मोडियम किस सब फाइलम से बिलोंग करता है? तो ध्यान रखना ये एपीकॉम्प्लेक्सा से बिलोंग करता है, एपीकॉम्प्लेक्सा। ठीक है, एक्चुअल में आई थिंक ये प्रोटोजोआ नहीं होता है, ये एपीकॉम्प्लेक्सा ही होता है ये। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करवाता है ये। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस हैं। डॉटर न्यूक्लियस बहुत सारे और बड़े में बने, और ये सब ये पूरा सिजॉन्ट वॉल है जो इसकी आउटर वॉल, याद नहीं करना ये सब आपकी निकल आ जाएगी। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल ध्यान रखना है। बाइनरी फिजन किस में हो रहा है? अमीबा में हो रहा है, लेशमानिया में हो रहा है। अभी देखेंगे लेशमानिया से काला आजार करके एक बीमारी होती है, काला आजार लिख देते हैं, वैसे तो बताएंगे डिजीज़ में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ये इसमें बाइनरी फिजन होता है, ये मल्टीपल इसमें होता है। अब फ्रैगमेंटेशन में आते हैं। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना, ये होता है स्पाइरोगेरा। किस तरह के algae होता है? सी एनिमोन। ये किस में पढ़ा था? सी एनिमोन हमने तो सी एनिमोन हमने पढ़ा था कोरल में, पढ़ा था कोरल में हैं, कोरल्स पढ़े थे इसमें, सॉरी ये मैं पढ़ा था निडेरिया में, जिसको हम सीलेंट्रेट के नाम से जानते हैं। इसी में सीलेंट्रेट में कोरल्स पढ़े थे, है ना, कोरल्स पढ़े थे, सी एनिमोन पढ़े थे, जेली फिश पढ़ी थी इसी में हमने। ठीक है, और सी अर्चिन, सी ककम्बर और स्टार फिश, वो सब पढ़े थे हमने, वो सब पढ़े थे किसमें? एचिनोडर्मेटा में। ठीक है, इसी में हमने पोर्चुगीज़ मैनोवॉर पढ़ा था। तो स्पाइरोगेरा, जिसको कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में इसको नामकरण वगैरह किया था, डिस्कवर वगैरह किया था। एक तरह का ग्रीन एल्गे होता है और थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। तो फ्रैगमेंटेशन इसमें होता है। तो फ्रैगमेंटेशन जैसे स्पाइरोगेरा है तो टूट जाएगा, फ्रैगमेंट में टूट जाएगा और फिर ये डेवलप होगा। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था? पूरा का पूरा सजा बन के निकल रहा था। यहाँ पे क्या अधूरा बन के निकलेगा, फिर डेवलप होगा ये पूरा। तो स्पाइरोगेरा और सी एनिमोन फ्रैगमेंटेशन होता है इसमें। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन होता है इसमें। और आगे बढ़ते हैं बडिंग। बडिंग। ठीक है, तो बडिंग क्या होता है? बडिंग इज द प्रोसेस अगेन यूज बाई सिंपल मल्टीसेलुलर। ये सब आपको याद नहीं करना, एग्जाम्पल याद होना चाहिए। हाइड्रा और ईस्ट कैसे होता है बडिंग? जैसे ये है, ठीक है, हाइड्रा है, इसमें छोटू सी बड निकल आएगी और बड धीरे धीरे बड़ी होगी, बड़ा सा हाइड्रा बनेगा, टूट के गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे ईस्ट में होता है, इसको हिंदी मोकुलन बोलते हैं। तो बडिंग किसमें होती है? हाइड्रा और ईस्ट में होती है। तो बड होते हैं बड। ठीक है, बडी कौन होता है? हाइड्रा एंड ईस्ट बोथ आर बडी ऑफ ईच अदर। ठीक है, रीजनरेशन। कभी मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सीडेंट हो जाए, वो टूट जाए, जैसे ये हमारा कौन है? प्लेनेरिया, आंख दिखाता है ये। ठीक है, किस फाइलम से बिलोंग करता है? जरा बताएंगे कमेंट में किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो प्लेनेरिया क्या टूट गया, तो ये पूरे प्लेनेरिया में डेवलप करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रा भी अगर टूट गया ना तो पूरे, सर हाइड्रा तो यहाँ पे था, तो हमने कब बोला यहाँ पे नहीं है? हाइड्रा वेट करेगा क्या एक्सीडेंट होने का, कि कोई आके एक्सीडेंट करे तब हम रिप्रोडक्शन करें? तुम वेट करते हो किसी का? हैं, करोगे किसी का वेट? किसी का वेट नहीं करोगे तो ऐसे ही हाइड्रा भी वेट नहीं करता है, वो करता है बडिंग से। हाँ, अगर मान लो कि कुछ ना, मतलब इस तरह से अगर एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, तो वो रीजनरेशन का पावर रखता है। लेकिन प्लेनेरिया का एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और प्लेनेरिया प्लेन होता है, यानी प्लेटी हेलमिंथिस, यानी फ्लैट वर्म हो गया प्लेटी हेलमिंथिस लेटे हुए फ्लैट बॉडी है। ठीक है, और निमैटोडा वालों की कैसी थी? एस्चेलमेंथिस वालों की सिलेंड्रिकल बॉडी थी। एचिनोडर्मेटा वालों की स्किन कैसी थी? चिनचिनाहट हो रही थी, यानी स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे मनी प्लांट की बेल है, अब इसको मैं तोड़ के अगर अपने गमले में लगा दूँ तो धन आए ना आए, लेकिन ये पेड़ जरूर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पेड़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा अगर इसको मैंने तोड़ के लगा दिया। तो इससे मैंने क्या कर दी? इसको मैंने तोड़ के लगा दिया, इसको बोलते हैं कटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं कटिंग। इसी तरह अगर मैं रोज़ को, यानी कि इसको रोज़ को तोड़ के इसकी वो लगा दूँ, ठीक है, तो भी कटिंग से वो भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर तुमने पोटैटो में देखा होगा तुमने, ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है, बड निकलती, बड। ठीक है, बड, इसमें बड निकलती है और बडिंग से बड़ा हो जाता है। नहीं, तुमने क्या देखा है? बड निकलती है इस तरह से, वो तो तुमने देखा होगा, लेकिन कभी देखा वो बड बड़ी बड़ी होगी, एक आलू में एक और आलू बन गया, ओहो इसमें भी आलू बन गया, ओहो इसमें भी आलू बन गया, वाह इसी में आलू से आलू बना रहे हैं, खेत की जरूरतें नहीं पड़ रही ऐसा नहीं होता। ठीक है, इन बड्स को खेत में डालना पड़ेगा तब वो ग्रो होंगी। तो ये बडिंग नहीं कहलाता है। बड तो निकलती है लेकिन बड बड़ी नहीं हो पाती वहाँ पे, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। घास देखा होगा तुमने, बारिश के मौसम में तुम्हारा क्रिकेट ग्राउंड होता है, एकदम खाली चट्टान पड़ी रहती है, बारिश के समय घास उगाती, कहाँ से? किसी ने बोई है? नहीं, उसके बड पड़े हुए थे वहाँ पे। ठीक है, तो पोटैटो ब्रायोफाइलम इसमें। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 प्रकार होते हैं। कटिंग मैंने समझा दिया, लेयरिंग होता है लेमन और स्ट्रॉबेरी वगैरह में। जैसे ये मान लो कि ये लेमन है, ठीक है, अब इसमें तुम में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा सर इतना जल्दी में कहाँ आए हो,
क्या ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, तो मैंने तुमसे बताया था पहले भी, जितना जहाँ पे नीडेड है इंपॉर्टेंस उतना ही देंगे, छोड़ रहे नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे नहीं हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन आते नहीं, आते हैं, लेकिन फिर से बता दूँ, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इसको यहाँ से निकालेंगे और इसको यहाँ पे ज़मीन में गाड़ देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे, ये ग्रो हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा, इसी को लेयरिंग बोलते हैं। और ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे रेड गुलाब को येलो गुलाब की स्टेम से जोड़ दिए और जोड़ के बो दिए और यहाँ से येलो गुलाब मिल गया। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है दो को जोड़ के एक नया बना देना, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये साइंटिफिक तरह का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। साइंटिफिक तरीके का मतलब ये होता है कि जैसे ये पेड़ है, ऑर्नामेंटल यानी सजावट के जो पेड़ होते हैं, तो उनके हम टिश्यूज़ को लेते हैं, एक लिक्विड में डालते हैं और उसके टिश्यू को ग्रो करवाते हैं, फर्दर उसको एक दूसरे लिक्विड में डालते हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे टिश्यू को हम एक लिक्विड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो साइंटिफिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जो कि हम सजावट वाले पौधों को करते हैं, क्योंकि इन सब को नॉर्मल को तो कर नहीं सकते हैं। अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। ये आपको देखने को मिलता है जो ब्रेड मोल्ड होता है, जिसको कि राइजोपस के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रेड में फंगस लगती है, अगर तुमने कभी देखा हो तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो धागे नुमा संरचना होती है। तो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये जो रूट होता है उसको राइजॉइड बोलते हैं। जो रूट होता है उसको राइजॉइड बोलते हैं, उसका राइजॉइड। ये डंडा, इसको डंडा और ये जो गोला लगा हुआ है इसको बोलते हैं बॉब एंड स्टिक मॉडल, बॉब एंड स्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये जो गोले टाइप लगे हुए हैं इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स हैं, ये फटेंगे तो ये बिखर जाएगा, ब्रेड में बिखरेगा और ब्रेड में ये स्पोर्स बिखर जाएंगे तो और फंगस और फंगस और फंगस, यानी फंगस बढ़ती चली जाती है। तो इसी को बोलते हैं राइजोपस। राइजोपस ही ब्रेड मोल्ड होता है और इसमें स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। अब पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, नीला गुलाब, पीला गुलाब, अच्छा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसमें मेल और फीमेल का यहाँ पे लेना देना होता है, ठीक है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मेल गैमीट का मतलब एक तरह से मेल सेक्स सेल्स, ठीक है। फीमेल गैमीट से मिलेंगे, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट बड़ा होकर देखो यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो बेबी बन जाएगा, बेबी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है इस तरह से। लेकिन हम पहले किसका पढ़ेंगे, पेड़ पौधों का पढ़ेंगे, ठीक है। पेड़ पौधों का पढ़ेंगे। अब जो फ्लावर होता है वो किसी भी पेड़ का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि कहीं पे जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर में होता है, फूल में होता है। कैसे होता है वो समझेंगे हम। ये गुड़हल का यानी हिबिस्कस का पेड़ है, हिबिस्कस का फूल है ये गुड़हल का, ठीक है। आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, उसमें क्लियरली हमें सब देखने को मिलता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं। तो एक फूल में जो मेल वाला होता है, एक फूल में जो मेल होता है वो होता है ये जो डंडी लगी है, ठीक है। जो डंडी लगी है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं, लिखा नहीं क्या लिखा, अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। यहाँ पे ये है फिलामेंट, ठीक है। ये आपका एंथर है, ये एक सेकेंड बैटरी अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आपका एंथर। एंथर के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स पड़े हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स। और ये डंडी को बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, फिलामेंट। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं क्या होंगे, ये जाएंगे इसके पास, फीमेल के पास। अरे भाई मेल ही तो जाएगा फीमेल के पास, ये तो रीति का रिवाज है और विधि का विधान है, यही तो है ना। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे उड़ के जाएंगे और ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ये स्टिकी पार्ट है, चिपचिपा हिस्सा है, ठीक है। स्टिकी क्यों है, क्योंकि भाई फीमेल को भी तो नीड है, ठीक है, वो फीमेल जा नहीं रही है लेकिन नीड तो उसको भी है, तो वो इसीलिए स्टिकी है, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या है, स्टिक हो जाएंगे इसमें, और जब स्टिक हो जाएंगे तो यहाँ कीमोट्रोपिज्म होगा। सर सुनेला लगता है ये कीमोट्रोपिज्म, तो हाँ बेटा अभी ट्रोपिज्म पढ़ रहे थे, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना, फोटोट्रोपिज्म। तो ऐसे केमिकल के रिस्पॉन्स की वजह से अगर कुछ होता है, केमिकल के रिस्पॉन्स की वजह से, तो कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो एक डंडी फैलोपियन ट्यूब बन जाती है और ये किसी ओव्यूल से कनेक्ट हो जाएगी। ओव्यूल क्या होता है, ये जो तुम देख रहे हो ना हरा हरा, ये पूरा हिस्सा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब ये जो होता है ओवरी, ये जो बड़ा ऐसे गुंबद टाइप लग रहा है ना, इसको बोलते हैं ओवरी।
ओवरी के अंदर ये जो बैठे हुए हैं ये, इनको ओव्यूल्स बोलते हैं। ये जो डंडी सी लगी हुई है इसको स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल से खड़ी हुई है, और ये जो स्टिकी पार्ट है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों को मिला के पिस्टल बोल देते हैं, और इन दो यहाँ पे तीनों को मिला के स्टेमन बोल देते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नाम में ही देखो मेन है, मेन मेन, और विमेन को पिस्टल रखनी पड़ती है मेल की वजह से, मेल इतने हरकतें अपनी सुधारते नहीं हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये आपका विमेन लिख रहा हूँ, फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पिस्टल रखती है, फिर इसे को कॉर्पसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये फैलोपियन ट्यूब से वो पॉलन ग्रेन उस ओव्यूल के पास पहुंचेगा तो दोनों मिलेंगे, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिला, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और वही जाइगोट एम्ब्रियो, यानी कि वही जाइगोट क्या बनता है, बीज बन जाता है, सीड बन जाता है, और ये जो ओवरी है, पूरा ओवरी ये फ्रूट बन जाता है। समझ गए पूरा कलानुक्रम। इसको हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। अब ये ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये पॉलन ग्रेन्स उड़ के स्टिग्मा के पास पहुँचे जो कि स्टिकी पार्ट था। वहाँ जब इसको पता चला ओव्यूल को कि कोई आया है भाई, पॉलन ग्रेन आया, अच्छा एक ट्यूब बनाओ, जल्दी से पहुँचाओ इसको मेरे पास, तो यहाँ से पहुँचाया गया इसको यहाँ के पास, दोनों मिले, और जाइगोट दोनों जब मिल गए ना तो जाइगोट बना, और जाइगोट जब पॉलन ग्रेन और ओव्यूल मिला, और वो सीड बन जाता है, बीज, और ये पूरा जो है जहाँ ये पूरा घटना हो रही है फल बन जाता है, फ्रूट, तो फल के अंदर ही तो बीज मिलते हैं, ख़त्म बात। और जिससे ये यहाँ पहुँचा पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास, इसी को बोलते हैं परागण, हिंदी में पॉलिनेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब ये कैसे भी पहुँच सकता है, हवा की वजह से भी पहुँच सकता है, तो हम एनिमोफिली बोल देते हैं अगर हवा की वजह से पहुँचा है, अगर इंसेक्ट की वजह से पहुँचा है तो एंटीमोफिली बोल देते हैं। ठीक है, पानी की वजह से पहुँचा है तो हाइड्रोफिली बोल देते हैं, जिसकी वजह से भी पहुँचा हो। ठीक है, ऐसे हमारे कुछ पेड़ होते हैं जिनमें कि दोनों एक साथ नहीं होते हैं, मेल फीमेल यहाँ तो अगल बगल लगे हुए हैं, लेकिन कई होते हैं जिनमें कि सिर्फ मेल या फिर सिर्फ फीमेल ही होता है, तो ऐसे को यूनिसेक्सुअल या फिर डॉसियस प्लांट के नाम से जानते हैं। ऐसे होते हैं जैसे पपाया, ठीक है, और कद्दू हो गया, पी से पपाया, पी से पंपकिन जिसको बोलते हैं पंपकिन। बाइसेक्सुअल जिनको मोनाइशियस प्लांट के नाम से भी जानते हैं, मोनाइशियस। ठीक है, मोनाइशियस, इतना घुमा दो कि स्टूडेंट को समझ ही ना है कि स्पेलिंग क्या लिखी है पता है, ठीक है, ऐसे मत समझना, अंग्रेजी टॉपर रहे हैं अपने टाइम के। हाँ, वो तो बस कभी घमंड नहीं किया इस बात का। बाइसेक्सुअल की अगर बात करें तो सनफ्लावर हो गया, हिबिस्कस गुड़हल हो गया, लिली हो गया, रोज़ हो गया, मस्टर्ड हो गया। मस्टर्ड जरा बताइए राबी है कि खरीफ है कि जैद है, क्या है बताइए, तो ये ध्यान रखा। अब ह्यूमंस में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको बता दूं, इससे जो मेंसली क्वेश्चन आते हैं ये सेक्सुअल से आते हैं और इसका प्लांट से आते हैं, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस बेसिक हमें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो ये आपका राबी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे पार्ट्स पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, और टेस्टिकल है, सेमिनल वेसिकल। आपसे सिर्फ वो पार्ट्स पूछता है कि ये किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है या फिर फीमेल का पार्ट है, इससे बहुत ज़्यादा डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस ध्यान रखना है, सेमिनल वेसिकल ध्यान रखना है, और टेस्टिकल, और जिसमें टेस्टिकल होते हैं वो स्क्रोटम होता है वो। ठीक है, और ये यूरेथ्रा होता है जिससे कि स्पर्म्स आता है। ठीक है, जो सीमेन होता है, सीमेन क्या होता है, सीमेन एक्चुअली जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ये पूरा मतलब लिक्विड निकालता है और उसमें स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म मिक्स होकर पूरा यहाँ से यूरेथ्रा से निकलता है, और ये वास्ट डिफरेंस ये पूरी नली टाइप है। ठीक है, तो बस पार्ट्स पता होने चाहिए आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ओवरी होता है मेन, जहाँ से ओव्यूल्स का इजैकुलेशन होता है, ओव्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, और ओव्यूल्स जब निकलते हैं तो ओव्यूल्स कभी लेफ्ट वाली से कभी राइट वाली से, यानी कि हर महीने में आई थिंक 28 से 29 डेज़ में ये एक एग निकलता है लेफ्ट या फिर राइट से, और वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूरेटस में आता है। और अगर यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं आया, यानी कि अगर प्रेगनेंसी का टाइम नहीं होता है, तो ये पूरा जो यहाँ की इसकी वॉल थिक हुई होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो यहाँ से पूरा वो जो ब्लड होता है वो पूरा निकल जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई होती है। जब ये पता चलता है उसको कि वो प्रेगनेंसी नहीं है, तो वो पूरा वो एग जो है उसी ब्लड के साथ निकल जाता है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं।
एंड अगर होता है तो फिर क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में ही ये जो ओवम है जो ओवरी से निकला है और स्पर्म, इन दोनों की मुलाकात होगी स्पर्म इस वजाइना के थ्रू, और ये सर्विक्स यूटेरस और वजाइना को कनेक्ट कर रहा है, तो इसके थ्रू यहाँ पे मिलन होगा, और इसके थ्रू जब मिलन होगा, जब जाइगोट बन जाएगा, तो यहाँ जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रियो यहीं पे बनता है और यहीं पे वो बेबी का डेवलपमेंट होता है पूरा यूटेरस में। तो ये ध्यान रखना, फिलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूटेरस, ये पार्ट होते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और मेल के होते हैं वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और स्क्रॉटम एंड टेस्टिकल। ठीक है, तो बस इतना यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आएंगे हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा डिजीज़ वाला टॉपिक बचा है। ठीक है, हाँ, फर्टिलाइजेशन आपका यहीं पे होता है, ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने बताया दोनों का यहीं पे मिलन होता है, तो फर्टिलाइजेशन यहीं पे स्टार्ट होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है जी, और यूटेरस में ही आपका जो एम्ब्रियो डेवलप होता है पूरा, वो या फिर बेबी पूरा डेवलप होता है, वो यहीं पे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन पे आते हैं अभी। तो आनुवांशिकता, तो फादर किसको बोलते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटरी, ये बोलते हैं किसको, ये बोलते हैं ग्रेगर मेंडल, जोहान ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, मेंडल जी को बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पी प्लांट लिया था, मटर का पेड़ लिया था, पी प्लांट लिया था, जिसको कि हम पीसम सातवियम के नाम से जानते हैं, पीसम सातवियम के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया था, पूरा कॉन्सेप्ट समझा था और बाद में समझाया था कि किस तरह से ये हेरिडिटरी और पूरा हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। तो ग्रेगर मंडल ने बताया था। उससे पढ़ने से पहले इन्होंने क्या सारी चीज़ें बताई थी, ट्रेट्स वगैरह। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं। होमोलॉगस वो होते हैं जो सेम तरह से दिखते हैं, सेम अपीयरेंस होता है, लेकिन काम डिफरेंस होता है। अपीयरेंस जो होता है नहीं, सेम अपीयरेंस होता है, बट फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, और एनालॉगस एकदम उल्टा हो जाएगा, यानी कि दिखते अलग हैं लेकिन काम सेम होता है। जैसे कि हमारा हाथ और चिड़िया का हाथ, ठीक है, हमारा हाथ, चिड़िया का हाथ और ये लेजर्ड का, सबका सेम तरह, थोड़ा सा सेम सिमिलर टाइप दिख रहा है, लेकिन काम अलग होता है ना। बर्ड का उड़ता है, लेजर्ड का रेंगता है, ह्यूमंस का। अब एनालॉगस की अगर बात करें तो एनालॉगस में उल्टा होता है, दिख अलग से रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ही उड़ने के यूज़ में ला रहे हैं। ठीक है, तो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं ये। अब हम आते हैं यहाँ पे ध्यान से, अब थोड़ा सा एक डीप ब्रीथ लेते हुए यहाँ पे थोड़ा सा हम हेरिडिटरी के बारे में कुछ समझेंगे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगता है, लेकिन वो आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगना चाहिए, बिकॉज इस पर क्वेश्चन आए ठीक ठाक मात्रा में, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये आखिरी ऐसा चीज़ है जो आपके लिए टफ़ है, बाकी सेकेंड लास्ट चीज़ है और आखिरी टफ़ चीज़ है। बाकी इसके बाद डिजीज़ वाला टॉपिक ही बचा है, बाकी ख़त्म है सब। ठीक है, चलिए तो ग्रेगर मंडल जी ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। क्या दिया था इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको कि फादर ऑफ हेरिडिटरी बोलते हैं। दो लॉ दिए थे इन्होंने, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और दूसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन होता है ये काम करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, और ये काम करता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। अभी मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में अंतर क्या होता है, तो जब हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को ही उठाते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, भी करवाते हैं क्रॉस। ठीक है,
और जब हम दो ऐसे ट्रेट्स को उठाते हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन के समय, इसका मतलब होता है जब गैमीट बनेगा, अभी गैमीट वगैरह हमने जैसे देखा था किस तरह से बनता है, गैमीट फॉर्मेशन के समय में, ठीक है, या फिर जब आपका मायोटिक टाइप का सेल डिवीजन होता है मायोसिस वाले में, ठीक है, तो जब दो एलील के पेयर होते हैं, ठीक है, जब दो एलील के पेयर होते हैं इस तरह से बनते हैं कि जो गैमीट बनेगा ना तो दोनों पेयर से एक एक आएगा। जो एक दो हमारे बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमीट, उसमें एक एक अलील होगा। यानी कि इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेट, यानी कि जो दो हमारे अलील इस तरह से मान लेते हैं क्रोमोसोम का जैसे सेट है, ठीक है, ये एक सेट है और एक ये सेट है, ठीक है, तो जो हमारा अलील बनेगा वो कुछ इस तरह से, एक इससे, ठीक है, और एक ब्लू वाले से। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, कि एक एक दोनों से आएगा, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट होता है ये डाई हाइब्रिड में क्रॉस काम करता है। इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, जहाँ पे जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो जीन्स होते हैं या फिर जो अलील्स होते हैं हमारे, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन सा आएगा ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में क्रॉस करने के लिए। अब आप जब क्रॉस समझेंगे तो शायद इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो जैसे कि हमारे ग्रेगर मंडल जी ने पीसम साथियों मैंने कि पी प्लांट लिया था और उन्होंने वहाँ पे क्रॉस करवाए थे, ठीक है, उन्होंने क्या करवाए थे, क्रॉस करवाए थे। तो हम यहाँ पे पी प्लांट ले लेते हैं और उसकी कोई ट्रेट ले लेते हैं, टॉल ट्रेट को ले लेते हैं। तो हमने क्या किया कि टॉल को क्रॉस करवाया हमने, ठीक है, टॉल को शॉर्ट से क्रॉस करवा देते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं F1 प्रोजेनी। क्या बोल देते हैं इसको, F1 प्रोजेनी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने टॉल को क्रॉस करवा लिया, किससे, शॉर्ट के साथ क्रॉस करवा लिया। ध्यान रखना जब हम कैपिटल लेटर लिखते हैं तो टी, कैपिटल टी का मतलब होता है टॉल, स्मॉल टी का मतलब होता है स्मॉल। क्लियर इतनी चीज़। ये होता है डोमिनेंट हमारा करेक्टरिस्टिक और ये होता है रेसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट, ठीक। जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी का टी से क्रॉस करवा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन ये क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे ही टॉल मिल रहे हैं हमें, सारे ही टॉल करेक्टरिस्टिक। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपके फादर टॉल है, आपकी मदर शॉर्ट है, या फिर वाइस वर्सा, तो आप टॉल ही होंगे, शॉर्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, शॉर्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा 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 कैसे है, मान लो हमारे घर ही में है, आप सोचोगे कि हमारे मतलब मम्मी पापा कोई भी टॉल नहीं लेकिन हम शॉर्ट हैं, या फिर कोई हमारे जानने वाला वो शॉर्ट है जबकि उसके मम्मी पापा दोनों टॉल हैं, ऐसा क्यों, अब इस बताते हैं ऐसा क्यों। तो ये टॉल है, ठीक है। अब आपको ये समझ, मतलब आपको ये लगेगा सर टॉल कैसे, इसमें तो टॉल और शॉर्ट दोनों है, ये तो बीच का होना चाहिए। नहीं, एक्चुअल में जब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव ट्रेट होती है तो डोमिनेंट ट्रेट डोमिनेंट हो जाती है उसमें, जैसे इसमें टॉल भी और शॉर्ट भी है, तो ये बंदा टॉल होगा, डोमिनेंट वाली ट्रेट उभर के आएगी, ठीक है। ये हो गया F1 प्रोजेनी। अब F2 प्रोजेनी समझिए। F2 मतलब सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन की अब हम बात कर रहे हैं। अब आपको तो पता चलेगा क्यों वो शॉर्ट है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये टी, ठीक है, ये तो ऐसे रख लो इसको, यहाँ पे हमने रखा टी और यहाँ पे रखा टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करते हैं, तो ये कैपिटल टी बन जाएगा, ये टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक। यहाँ पे क्या देखा हमने कि दो, मतलब एक कैपिटल टी, दोनों मतलब एक कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और स्मॉल टी कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1:2:1 का रेशियो बन रहा है। इसको बोलते हैं टॉल, प्योरली टॉल। क्यों प्योरली टॉल बोला, सो दैट इससे इसको डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन अंतर क्या है, ये प्योर टॉल है, यानी कि, और ये शॉर्ट। यानी कि अगर आपके यहाँ पे क्या था, ये भी टॉल था, ये भी शॉर्ट था, दोनों मम्मी पापा दोनों टॉल थे,
ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, टीटी का मतलब तो टॉल होता है, लेकिन फिर भी एक चांस है कि बच्चा शॉर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी या पापा प्योर टॉल नहीं थे। अगर प्योर टॉल होते तो कोई चांस नहीं था कि शॉर्ट होता, यानी कि उनके दादा दादी या नाना नानी में कोई शॉर्ट होगा। तो ये होता है प्योर टॉल। कितना? 1, टॉल 2, शॉर्ट 1। तो अगर मैं तुमसे टॉल और शॉर्ट का रेशियो पूछ लूँ तो, टॉल और शॉर्ट का रेशियो पूछ लूँ तो क्या उत्तर दोगे? जल्दी से बताओ। तो आपका उत्तर होगा 3:1। सर अभी तो 2 लिखे हो। भैया टॉल का मतलब हो गया कि प्योरली टॉल वाला भी तो टॉल होगा। अगर वो स्पेसिफाई करेगा प्योरली टॉल तो तुम 1 लोगे, लेकिन अगर वो सिर्फ टॉल पूछेगा तो तुम दोनों ही लोगे। ठीक है, टॉल में दोनों ही लोगे, और शॉर्ट तो एक ही है हमारा। ठीक है, ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब ऐसे ही होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ऐसे ही होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 ट्रेट्स को ले लेते हैं। जैसे मान लो कि पी प्लांट है, तो उसमें हमने ले लिया कि येलो सीड और राउंडेड सीड, 2 चीज़ को हमने ले लिया, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल देते हैं। अब उसमें भी काफ़ी सारे केसेस बनते हैं आपके। यहाँ पे मैं अभी बना के कहो तो मैं दिखा दूँ आपको, लेकिन उसमें टोटल 16 केसेस बनते हैं, उसमें 16 केसेस, जो अपने आप में काफ़ी होते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको F1 प्रोजेनी का बता देता हूँ, देन F2 प्रोजेनी का मैं इस तरह से आपको बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि राउंडेड सीड को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, राउंडेड सीड को R से और येलो सीड को Y से। राउंडेड नहीं होगी तो कैसी होगी? चपटी टाइप की सीड होगी, यानी रिंकल्ड टाइप होगी, तो उसको स्मॉल r, यानी रिसेसिव ट्रेट को स्मॉल लेटर से और डोमिनेंट वाली को कैपिटल वाले से। और वो येलो ना हो के ग्रीनिश टाइप है वो। ठीक है, येलो ना हो के ग्रीनिश टाइप है। तो अगर इसका हम अभी क्रॉस करवाएंगे, जैसे वहाँ पे अगर आप देखिए 2 डोमिनेंट लिया था और यहाँ रेसेसिव लिया था, तो वैसे यहाँ लिया डोमिनेंट लिया है, क्योंकि यहाँ 2 ट्रेट हैं, तो 2 ट्रेट हैं मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ दोनों रेसेसिव लिया है, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा R, छोटा r, कैपिटल Y, बड़ा Y। ऐसे सब में बनेगा, सब में ऐसा ही बनेगा। यानी कि यहाँ पे भी सब के सब सीड जो निकल के आएंगे वो राउंडेड होंगे, यानी जो डोमिनेंट ट्रेट है, और येलो होंगे जो डोमिनेंट ट्रेट है कलर का। क्यों? क्योंकि दोनों ही हैं, डोमिनेंट भी रेसेसिव भी, डोमिनेंट रेसेसिव। लेकिन डोमिनेंट रेसेसिव जब दोनों होते हैं तो बताया मैंने कि डोमिनेंट वाला डोमिनेट कर जाता है। ठीक, अब अगर इसका F2 प्रोजेनी में तुम लेने लगोगे, F2 प्रोजेनी में, तो R, मुझे पता है काफ़ी लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, अभी मैं बता दूंगा कैसे इसको रट्टा मारो जिंदाबाद टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें F2 प्रोजेनी में छोड़ो, तुम इतना याद रखना बस। ठीक है, इसमें टोटल 16 केस बनते हैं एक्चुअल में। ठीक है, होता क्या कि जैसे मतलब कैपिटल R कैपिटल Y लेंगे, कैपिटल R स्मॉल y लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल Y लेंगे, और यहाँ स्मॉल r स्मॉल y लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊपर हम एक जगह लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल कैपिटल Y, और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे F2 प्रोजेनी बनाया था कि एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, इस तरह से लेना है। ठीक है, इसमें टोटल आप देखेंगे तो 4 × 4 हैं, तो टोटल 16 केसेस बनेंगे। 16 कितने? 16। और उन 16 को कैसे याद रखना है वो ध्यान रखो। देखो, राउंड सीड निकलेगी, यानी डोमिनेंट ट्रेट, और येलो कलर भी डोमिनेंट होगा और शेप भी डोमिनेंट होगा। इसके टोटल 9 चांसेस हैं 16 में। राउंड एक मतलब राउंड होगा, वो शेप राउंड होगा, और मतलब कि एक जो होगा आपका ट्रेट डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा। रेसेसिव यहाँ पे मान लेते हैं ग्रीन है, या फिर ये रिंकल्ड आ जाता है, शेप रेसेसिव आ जाता है, और कलर डोमिनेंट वाला आ जाता है, यानी येलो आ जाता है। तो इसके टोटल चांसेस होते हैं 3 ये। ठीक है, और दोनों ही आपके ट्रेट अगर रेसेसिव वाले आएंगे, इसका जो केस बनता है वो बनता है टोटल 1 16 में से। यानी दोनों डोमिनेंट ट्रेट निकल के आएंगे, उसके 9 चांसेस है 16 में। एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा, उसके 3 चांसेस होंगे, और दोनों ही रेसेसिव होंगे, उसके 1 चांस होंगे। तो आपसे अब कुछ भी पूछेगा, किसी भी का पूछेगा, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे कि भाई किस तरह से डोमिनेंट होगा, कौन सा किस तरह से होगा। ठीक है, तो आपको 16 टोटल केसेस बनते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, टोटल 16 केसेस बनते हैं F2 प्रोजेनी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। ठीक, किस में इन्होंने किया था? पीसम 7वें में किया था। ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस में काम करता है, ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में काम करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करता है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अच्छा, एक चीज़ एंड दैट इज़ कि एपिस्टैसिस क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ एपिस्टैसिस?
एपिस्टैसिस क्या चीज़ होती है? तो एपिस्टैसिस होता है जहाँ पे आप ये समझिए, एपिस्टैसिस को क्या बोलेंगे, जहाँ पे आप ये समझिए कि एक जो जीन है वो दूसरे जीन के इफ़ेक्ट को मास्क कर देता है, दूसरे जीन के इफ़ेक्ट को मास्क कर देता है। इफ़ेक्ट को मास्क का मतलब होता है उसको छिपा देता है। जैसे मान लो ये जीन है, ये दूसरा जीन है, ये क्या करेगा, इतना डोमिनेट करेगा इस पर कि इसकी ट्रेट्स को छुपा देगा, आने ही नहीं देगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके फादर, मान लेते हैं कि आपके फादर बहुत, मान लेते हैं कि टॉल हैं, ठीक है, तो ये टॉल जो जीन है जो ये कैरी कर रहा है, हो सकता है कि कोई और दूसरा जीन हो उसको पूरी तरह से दबा दे उसको, तो इसी को बोलते हैं एपिस्टैसिस। ठीक है, कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई और कितने लोगों को नहीं आई? डीएनए के बारे में बोल दीजिए कुछ, डीएनए के बारे में बोल देते हैं। चलो तुमसे एक चीज़ पूछते हैं। डीएनए में एक होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, ये क्या होता है? व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्या होता है? जितना आया हो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद इसमें, ठीक है, क्योंकि अब इतना डेप्थ में तो यहाँ पढ़ने को उतना नीड नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आए रिसेंट में। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद रखना, किसमें होता है, मोनोहाइब्रिड में कि डाईहाइब्रिड में, गैमीट फॉर्मेशन में, दो अलील के पेयर में एक एक दोनों से आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये रेशियो ध्यान रखना टॉल शॉर्ट का, ठीक है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में याद रखना, एपिस्टैसिस याद रखना। और सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्या होता है, कुछ कुछ, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर यहाँ पे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद, क्योंकि क्वेश्चन आए तो फिर कराना तो बनता ही है। बाकी आप करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, छोड़ के जाएँ आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आता है तो मैं तो आपको पढ़ाऊँगा ही। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्या होता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो ऐसे याद कर लो कि आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand, ठीक है, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेट के करके बनेगा, हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, जब सेल डिवीजन होता है। तो जो डॉटर हमारा न्यूक्लियस बन रहा है तो उसमें डीएनए होगा, तो एक पेरेंट का डीएनए आएगा और एक वो खुद का नया बनाएगा, उसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो होते हैं इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, प्रोटीन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और फैट आता है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना होता है और ये बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं इसको। यानी कि जैसे कि जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबको होती है, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी बोली जाती है कि जितना आपका बॉडी वेट है, जैसे 70 किलो है तो 70 ग्राम आपको प्रोटीन लेना चाहिए दिन में। अगर आप बॉडी बिल्डिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोटीन कर देना होता है आपको। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, मतलब कि बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सिंपल, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। क्लियर है चीज़, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे सोयाबीन में होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, जैसे मीट वगैरह में तो होता ही है, लेकिन सोयाबीन हमारा ये आपका ये वेजिटेरियन सोर्स होता है प्रोटीन का, बहुत तगड़ा वाला। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, और फैट भी हमें एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब कई बार पूछता है कि क्वाशियोरकर और मेरास्मस क्या होता है, और एक, हाँ पहले तो ये पढ़ लेते हैं, क्वाशियोरकर और मेरास्मस क्या होता है। क्वाशियोरकर और मेरास्मस क्या होता है, तो ये क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में जो स्टंटेड ग्रोथ होती है, तो उसकी वजह से होता है उनमें क्वाशियोरकर, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है उनमें। और मेरास्मस क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, ओवरऑल न्यूट्रिशन की जो कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, उसी को ही हम बोलते हैं मेरास्मस, ठीक है। प्रोटीन से संबंधित है क्वाशियोरकर।
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हमारे जो प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, और इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। एसेंशियल वो होते हैं, नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है खुद से, और ये वो होते हैं जो बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन, सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन, इसको बोलते हैं एसेंशियल। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये सब आपके ध्यान रखना। एसेंशियल वाले याद कर लेना, नॉन एसेंशियल वाले अपने आप जो एसेंशियल नहीं होंगे वो नॉन एसेंशियल हो जाएंगे, लेकिन इसमें से सब नहीं तो ये शुरू के जो 4 हैं वो पक्का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन इनसे बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। तो मिनरल्स में जैसे मैंने आपको फॉस्फोरस के बारे में बीच में बताया था कि वो हेल्दी बोन और हेल्दी टीथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। बाकी भी देखेंगे, जैसे कि कैल्शियम और सोडियम बताया था, वो मसल के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी आते हैं और विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विटामिन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, विटामिन नामकरण किसने किया था? कैसिमिर फंक ने इन द ईयर 1912 किया था उन्होंने, कैसिमिर फंक ने, ठीक है। कैसिमिर फंक ने किया था इनका जो नामकरण है, ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो वसा यानी कि फैट में घुलनशील हैं, सॉल्युबल हैं, और एक पानी में जो घुलनशील है वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल होते हैं हमारे विटामिन बी एंड सी, बी सी, और जो बच गए कीड़ा के, विटामिन के, ई, डी, ए, वो सब इसमें हैं, ठीक। देन अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम्स और इनकी वजह से होने वाली डिजीज़, तो विटामिन ए, विटामिन सी, बी नहीं लिखेंगे अभी, बी बाद में करेंगे, ई और के, ठीक है, बाद में करेंगे हम बी। ए की अगर बात करें तो रेटिनॉल करके इसका साइंटिफिक नेम होता है, क्योंकि रात में नहीं दिखता है, तो रेटिनॉल यानी कि इससे होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस वाला डिजीज़, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि ज़ेरोप्थैल्मिया भी हम बोलते हैं, ज़ेरोप्थैल्मिया। सी क्या होता है? सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी की वजह से होता है स्कर्वी, ठीक है। या फिर ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आने लगना। और विटामिन सी ही लूज़ हो जाता है जब हम किसी फूड को कुक करते हैं, तो कुकिंग के टाइम पे विटामिन सी लूज़ हो जाता है, ठीक है, कुकिंग के टाइम पे। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसकी डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स, जिसमें कि हमारी बोन हेल्थ ख़राब हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और उसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी ऐसे होता है। के को बोलते हैं फाइलाक्यूनॉन, ठीक है, फाइलाक्यूनॉन। ये किस में हेल्प करता है? ब्लड के कोगुलेशन। तो कोगुलेशन को ग्रीक में ऐसे लिखा जाता है, कोगुलेशन, KOGU, तो वहीं से के का नाम पड़ा विटामिन के, ठीक है, कोगुलेशन। बाकी ए इनका क्यों नाम पड़ा? तो वो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर पे नाम पड़ा, पहले ए डिस्कवर हुआ था तो ए का नाम पड़ गया, देन बी डिस्कवरी हुई तो बी का नाम, इस तरह से, ठीक है। तो कोगुलेशन होता है, ब्लड क्लॉटिंग जिसको हम बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा ब्लड का कंपोनेंट हेल्प करता है, ज़रा बताएंगे? टोकोफेरॉल होता है। अब ये इनके सोर्सेज जरा देख लेते हैं। तो विटामिन ए जैसे कैरेट वगैरह हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, इन सब में होता है। सी, जो भी आपके सिट्रस फ्रूट होंगे, खट्टे फल होंगे, उनमें आपको देखने को मिलेगा। डी का तो सबसे प्राइमरी सोर्स है सनलाइट, जो कि हमें लेना चाहिए हर रोज़, सनलाइट हो गया, और फिश ऑयल हो गया, ठीक है। टोकोफेरॉल जो स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित जो अनाज टाइप होता है, उसमें होता है। और विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये ब्लड किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसका सोर्स तो ऐसे मुझे भी ऐसे स्पेसिफिकली याद नहीं है किस में होता है, ठीक है। फिलोक्यूनॉन आपको ध्यान रखना है, इसका केमिकल नेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं B1 से लेके B12 तक। तो B1 से लेके B12 तक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं टोटल 12 कॉम्प्लेक्स होते हैं, होते तो कॉम्प्लेक्स इसमें 8 ही हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 8, ठीक है, 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें। तो B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B8 नहीं होता है, ठीक है, B10 नहीं होता है, B11 नहीं होता है, तो इस वजह से टोटल 8 हो गया। B1 का बोलते हैं थाइमीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नाइसिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 पिरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। B9 फोलिक एसिड, मतलब B6 से नहीं, मतलब सबसे बोल रहा हूँ, B कॉम्प्लेक्स है।
B12 को साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये ध्यान रखिएगा कि B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है पेलाग्रा, B1 कैसे तो होता है बेरी। ठीक है, या फिर इन जनरल तुमसे पूछे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो बेरी। और ये अगर पूछ ले कि इनमें से सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है B1, ऑर्डर में ही नाम पड़ा है, जैसे विटामिन ए सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, देन बी, देन सी, और बी में भी बात करेंगे तो B1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, देन B2, देन B3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो B3 नाइसिन, और इसकी वजह से पेलाग्रा डिजीज़ होती है। पेलाग्रा क्या होता है, पेलाग्रा को हम 3D डिजीज़ बोलते हैं। 3D डिजीज़ इसलिए बोलते हैं बिकॉज इससे डिमेंशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, डर्मेटिटिस जो कि हमारा स्किन का प्रॉब्लम होता है, और डायरिया, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। पेंटोथेनिक एसिड होता है, पेरिडॉक्सिन होता है, B7 बायोटिन होता है, B9 फोलिक एसिड होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो रीनल ट्यूब डिफेक्ट होता है ना, रीनल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है बेबीज़ में, जब बेबी बड़े हो रहे होते हैं, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं बेबी, तो रीनल ट्यूब में डिफेक्ट हो गया या फिर उनकी कुछ स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट हो गया, तो वो किसकी वजह से होता है, वो आपके विटामिन B9 की वजह से होता है। ठीक है, जिसको कि हम फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फोलिक एसिड के नाम से भी जिसको जानते हैं हम। ठीक है, और विटामिन B12 क्या होता है, साइनोकोबालामीन, और ये किस में हेल्प करता है, DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, DNA के सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लस किडनी फेलियर भी तभी होता है जब आपका विटामिन B12 उतना अच्छा से ना हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, बस इतना ही है। ठीक है, DNA सिंथेसिस ध्यान रखना, DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है B12, और ये अगर आप अच्छे से नहीं लोगे तो आपको अनीमिया का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अनीमिया का प्रॉब्लम हो जाएगा, DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है। और एक चीज़ और थी क्या शायद, चलो आई थिंक ये इतना ही था। ठीक है, DNA सिंथेसिस वगैरह में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन एंड प्लांट देखते हैं। तो न्यूट्रिशन अभी हमने देखा था, इसमें जैसे हम देखा था हमने मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड किया था, प्रोटीन, कार्ब, फैट और सोयाबीन, इस तरह से। और एक चीज़ हाँ ध्यान रखना कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपके वीट में, गेहूं में कौन सा फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है जिसको कि लेके काफ़ी लोग इनटॉलरेंट होते हैं, मतलब काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो होता है ग्लूटेन। ठीक है, आजकल काफ़ी चलता है ग्लूटेन फ्री ये, ग्लूटेन फ्री वो। ठीक है, तो जो गेहूं वगैरह होते हैं, गेहूं की रोटी, उसमें ये सब ग्लूटेन वगैरह होता है। ठीक, चलिए तो अब आते हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट। इसमें भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, हमें अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्रो देख लेते हैं, माइक्रो अपने आप याद हो जाएंगे, जैसे कि एक तो NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो कि प्राइमरी फर्टिलाइज़र, मतलब फर्टिलाइज़र में प्राइमरी सोर्स होते हैं। कैल्शियम हो गया, सल्फ़र हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिससे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है, तो NPK, कैल्शियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम और CHO। ठीक है, बाकी सारे आपके माइक्रो हो जाएंगे। अब ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं प्लांट्स हमारे, यानी अपना खाना खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। ये कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है, नहीं जहाँ क्लोरोफिल होता है वहाँ होता है। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम मेटल होता है। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारी मीज़ोफिल सेल्स होती हैं। फोटोसिंथेसिस अगर आपसे पूछ ले किन टिश्यूज़ में होता है, किन टिश्यूज़ में होता है, तो ध्यान रखना मीज़ोफिल टिश्यू में होता है। ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, मीज़ोफिल टिश्यू में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। अब होता क्या है कि जो सनलाइट आती है, तो जो लाइट एनर्जी आती है उसको ट्रैप करता है ये हमारा, जैसे क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्लास्टिड का पार्ट है। मैंने बताया था प्लास्टिड जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। तो क्लोरो मैंने बताया था कि हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी चल के, तो क्लोरो अब पढ़ने का वक्त आ गया है। क्लोरो में क्लोरोफिल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थाइलाकॉइड है, डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है थाइलाकॉइड बोलते हैं। ये स्टैक गट्ठर के फॉर्म में अरेंज है, जिनको ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना में ही लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेना में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है यहीं पे। और ये जो लिक्विड सा भरा हुआ है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा दिख रहा है ना, स्ट्रोमा लिखा हुआ है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। और ये जो कैल्विन साइकिल है ये एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये, तो ये लाइट के पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या करेंगे, थाइलाकॉइड जो है इसको ट्रैप करेंगे और ग्रेना में स्टोर करेंगे, और इसके बाद ही इस एनर्जी का क्या यूज़ करके खाना बनाया जाएगा। होता क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट होती है, नीचे से पानी उठाया जाता है और इसी से कार्बोहाइड्रेट बना ली जाती है, शुगर बना ली जाती है। इसकी रिएक्शन होती है
CO2 H2O और ये बन जाता है ग्लूकोज हमारा C6H12O6 और निकल जाती है ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया होती है। 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 यानी कि 6 दूनी 12। अब बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, ठीक है। तो ये O2 ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में, CO2 की नीड बढ़ती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपकी लाइट जो एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और प्लांट्स अपना फूड जो है फूड स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। हम ह्यूमंस करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर इतनी चीज़? केल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, साइट ऑफ लाइट एंड साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है, ठीक है। ये क्या है? डिजीजेस, हमारा आज का आखिरी टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे जो डिजीजेज होती हैं, जो डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं लोगों को, वो कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्यों होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक डिजीज़। तो एक्यूट का मतलब होता है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम तक लास्ट करती हैं, ठीक है, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कफ हो गया, खांसी हो गई, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया, खांसी जुकाम हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब एक्यूट डिजीज़ होती हैं। फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, सर्दी लग गई, ये सब एक्यूट होती हैं, कुछ टाइम में ख़त्म चली जाती हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो काफ़ी टाइम से डायबिटीज़ होगा, अर्थराइटिस काफ़ी टाइम से अर्थराइटिस होगा आपको, एड्स है तो काफ़ी टाइम से होगा, TB हो रखा है काफ़ी टाइम से हो रखा है आपको, क्रॉनिक होते। कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएं, ठीक है। विच मतलब क्या बोलेंगे इनको? दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, जो डिजीजेस जानवरों से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं उनको जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है, जानवरों से इंसानों में। तो दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्स हो गया, एक से दूसरे में जा सकती है। कोविड-19 हो गया, एक से दूसरे में जा सकता है। चिकन पॉक्स हो गया, एक से दूसरे में जा सकता है। कोल्ड हो गया, खांसी जुकाम, एक से दूसरे में जा सकता है। नॉन कम्युनिकेबल अर्थराइटिस हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, और डायबिटीज़ हो गया। क्या ऐसा तो है नहीं कि डायबिटीज़ वाले से मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, उसके साथ खाना खाएंगे तो आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगा? सब फालतू की बातें हैं। एक सेकेंड। ठीक है, ग्लोकोमा हो गया। ग्लोकोमा मैंने आपको किस तरह की बीमारी बताई थी? कल की क्लास में बताया था ना। तो ग्लोकोमा किस तरह की मैंने आपको बीमारी बताई थी, ज़रा बताएं कमेंट में, ठीक है। बातें हैं वायरस बॉर्न डिजीज़ पे, यानी वो बीमारी है जो हमारे वायरस की वजह से होती है। ध्यान रखिएगा, वायरस का जो क्या बोलते हैं उसको, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, पहली बात तो दे लैक सेल मेम्ब्रेन, इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तभी इनके खिलाफ एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, क्योंकि ये सेल वॉल का फॉर्मेशन जिस तरह से या फिर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं जिस तरह से बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ होती है इनमें, और ये सेमी लिविंग टाइप होते हैं। सेमी लिविंग का मतलब ये होता है कि इनको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है, दे रिक्वायर अ होस्ट सेल, क्योंकि उसी में वो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि कोविड-19 का वायरस है, वो बाहर है तो वो खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने इनहेल किया, वो लंग्स में पहुंचा और लंग्स से क्या है, तो खुद को लंग्स उसको मिल गए, सेल एक मिल गई, तो खुद को क्या करने लगेगा, कभी स्प्रेड करने लगेगा, खुद को वो फैलाने लगेगा वो, ठीक है। तो उसके थ्रू वो फैलाता है आपका, क्लियर। और यानी कि एक तरह का नॉन लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव करता है। लिविंग तब होता है जब उसको मिलती है। अब यहाँ पे वायरस बॉर्न कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे। बस ख़त्म ही है आपका, देख सकते हैं पूरा, ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं, बस इतू सा बाकी है इसमें कि बैक्टीरिया और फंगस है, ठीक है। चलो, तो वायरस वाली डिजीज़ हमें याद करनी है कैसे? डॉक्टर मिश्रा हैं MP वाले, ठीक है,
डॉक्टर मिश्रा हैं, एमपी वाले, ठीक है, एमपी वाले मिश्रा हैं, एमपी वाले। वो क्या हैं? वो बेस्ट हैं। क्या है वो? बेस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर से मतलब DR से क्या आ जाएगा? डेंगू, ठीक है, डेंगू हो जाएगा। डेंगू किसकी वजह से होता है ज़रा बताएंगे? मतलब इसका ये तो पैथोजन हो गया, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब पैथोजन होते हैं। कैरियर कौन सा मस्कीटो होता है? मीज़ल्स, जिसको कि खसरा बोलते हैं। आई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, खांसी जुकाम वगैरह। एस से स्वाइन फ्लू हो जाएगा। स्वाइन फ्लू कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? H1N1 होता है। H से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, और R से रेबीज़, A से एड्स, M से आपका मम्स हो जाएगा, जिसको गलसुआ बोलते हैं। P से पोलियो। पोलियो किस वायरस की वजह से होता है और इसकी वैक्सीन सबसे पहले किसने डेवलप करी थी? बर्ड फ्लू। E से हो जाएगा आपका एंसेफेलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस भी, एंसेफेलाइटिस। S से हो जाएगा आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डेवलप करी थी सबसे पहले? और नहीं, टेटनस तो नहीं होगा इससे, बेस्ट है। T से छोड़ दो, ठीक है, बेस्ट नहीं है लगता इसका, ठीक है, T छोड़ दो। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेंगू होता है कैरियर आपका। यहाँ पे कैरियर क्या होता है? फीमेल एडीज़ एजिप्टी, एडीज़ एजिप्टी, ठीक है। पोलियो की वैक्सीन जोनास सॉक ने डेवलप करी थी। और ये पोलियो माइलेटिस होता है तो पूछेगा नहीं क्योंकि नाम में ही है। स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर ने डेवलप करी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज़। तो बैक्टीरिया का हमने देखा था फ्लैगेला, उसका मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। और पेप्टिन सेल वॉल बनी होती है, तो उस सेल वॉल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कट कर देता है एंटीबायोटिक। जो सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। तो बैक्टीरिया के खिलाफ तो वो काम कर जाती है, लेकिन बैक्टीरिया के खिलाफ तो काम कर जाती है, बट वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, हाँ, इनका जो एक चीज़ ध्यान रखना कि इनका जो पूरा एक जेनेटिक मटीरियल होता है, वो कैस्पिड नाम की एक वॉल होती है, उसमें इनक्लोज रहता है। कैस्पिड नाम की वॉल में जेनेटिक मटीरियल अगर DNA का बना हुआ है तो वायरस, और अगर RNA का बना हुआ है जेनेटिक मटीरियल तो उसको रेट्रो वायरस बोल देते हैं। तो रेट्रो वायरस और वायरस में सिंपल यही अंतर होता है कि उसको हम रेट्रो वायरस बोल देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है, दैट इज़ कि वाई शेप्ड प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है, प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स। ये हमारी इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स। ये इम्यून सेल्स हमारी प्रोड्यूस करती हैं डिफेंड करने हमारी बॉडी को, टू डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरियल डिजीज, टू डिफेंड अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, इसको हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं इसको। और एक चीज़ और याद आ रही थी मुझे, अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दैट इज़, हाँ, कि किस साल 3 साइंटिस्ट थे, एक तो मैकार्टी थे, एक मैक्लियॉइड थे, और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने साल 1944 में 1944 में ये बोला था कि ऑल वायरसेस, सारे वायरसेस का जो DNA, जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA का बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल DNA का बना हुआ है। ऐसा 1944 में मैकार्टी, मैक्लियॉइड और एक और साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा बोला गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज़, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली जो हमारी डिजीज़ेज़ होती हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का एक चीज़ याद रखिएगा कि बैक्टीरिया का वो कितना होता है, लेंथ कितना होता है, लेंथ। तो लेंथ ध्यान रखना 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर का, ठीक है।
और शेप इसके स्फेरिकल भी हो सकता है, इसका हेलिकल भी हो सकता है, सॉरी इसका शेप ऐसा होता है, 3 शेप होते हैं इसके, स्फेरिकल, रॉड लाइक और स्पाइरल। ठीक है, तो जिन भी आपके डिजीज़ के नाम टी से शुरू होते हैं, टी टी टी, जैसे कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस, टी से टेटनस, टी से टाइफाइड, ये सारे आपके होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। जैसे कि ये टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टेटनस के लिए कौन सा होता है टेटनस के लिए? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी होता है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ध्यान रखना। ये लंग्स को इफेक्ट करता है टीबी, और ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है ये। ठीक है, टाइफाइड की अगर बात करें तो ये भी आपका सैल्मोनेला टाइफाई होता है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफाई होता है। क्या आपको पता है जो अल्सर होते हैं, मुहासे होते हैं मुंह के, वो भी इसी वजह से होते हैं। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है ये। ठीक है, और एक चीज़ कि जो मैंने डेंगू में बताया था ना आपको, ये फीमेल एडीज एजिप्टी, ये चिकनगुनिया का भी कैरियर होता है, चिकनगुनिया। ठीक है, तो अल्सर जो होते हैं स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है। और जो अल्सर लिख रहा हूँ, एक्ने, मुहासों को एक्ने बोलते हैं ना, एक्ने। पेप्टिक अल्सर भी होता है आपका, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये होता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलरी, हेलिकोबैक्टर पाइलरी होता है इसका पेप्टिक अल्सर के लिए, जो पेट में अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, और एक्ने स्टेफिलोकोकस होता है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है। क्लियर इतनी चीज़? और टीबी के लिए वैक्सीन होती है, ध्यान रखना, BCG वैक्सीन। बैसिलस बोलते हैं इसको कलमट्टे, और इसको ग्यूरिन, बैसिलस कलमट्टे ग्यूरिन वैक्सीन होती है इसके लिए। ठीक है, और क्या डिजीज़ हो जाएंगी इसमें आपकी? होती तो और भी हैं। फंगस का यार यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे मैं एक टेबल ऐड कर लेता हूँ। प्लेग होता है इसी वजह से। ठीक है, प्लेग, जिसको कि ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। ये किसकी वजह से होती है? ये होती है आपकी यर्सीनिया पेस्टिस। कॉलरा होता है, जो कि एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, पानी से फैलता है डिजीज़। ठीक है, ये विब्रियो कॉलरा की वजह से होती है, विब्रियो कॉलरा वाटर बॉर्न डिजीज़ है ये। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। और एक ठीक है, अब इतना देखते हैं। डिजीज़ कॉज ड्यू टू फंगस, अभी एक दो और हैं जो मैं बताऊंगा अभी, सेक्सुअली जो ट्रांसमिट होती है डिजीज़, उसमें पढ़ेंगे उसको। ठीक है, ये तो आराम से याद कर सकते हैं, बरसा करके याद रखेंगे इसमें। ठीक है, BARSA। ठीक है, बी से हो जाएगा बाल्डनेस, जिसको कि हम गंजापन बोलते हैं। ए से हो जाएगा आपका अस्थमा, अस्थमा भी आपका फंगस की वजह से होता है। आर से हो जाएगा आपका रिंग वर्म। ऐसे से हो जाएगा स्केबीज़, और ए से हो जाएगा अस्थमा। अस्थमा 2 बार हो गया क्या? ये कर लो यहाँ पे एथलीट्स फुट। ठीक है, एथलीट्स फुट। ठीक है, जो अपने एथलीट्स के बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो उनके फुट उंगलियों के बीच में ऐसा गोल गोल सा बन जाता है, जिसको एथलीट्स फुट बोलते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन सी होती है? तो प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली कि इनमें से कौन सी सेक्सुअली या फिर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी नहीं है? तो मलेरिया जेनेटिकली थोड़ी ना होती है कि तुम्हारे मम्मी पापा को मलेरिया हुआ तो तुमको भी हो जाएगा। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ज़रा बताएंगे। तो मलेरिया, ये जो प्लाज्मोडियम नाम का हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था, जिसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है, तो मल्टीपल फ्यूजन इसमें होता है, तो इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है ये कैरी। ये तो आपका पैथोजन है, पैथोजन है ये तो। कैरी कौन करके ले जाता है? तो कैरी करके ले जाता है, उसके खुद के तो पैर है नहीं, तो फीमेल जो एनोफलीज मस्कीटो है, फीमेल एनोफलीज मस्कीटो, वो उसको कैरी करके ले जाएगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और 25 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं मलेरिया। और क्विनाइन नाम की दवा बनती है, जो कि, ठीक है, सॉरी, क्विनाइन नाम का एक पेड़ होता है, जिससे कि हमने पढ़ा था एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। तो इसी की छाल से मलेरिया की दवा, सॉरी, ये दवा होती है, जो कि सिंचोना नाम का पेड़ होता है, सिंचोना नाम का ट्री होता है, उसकी छाल से हम मलेरिया की दवा तैयार करते हैं। एक ध्यान रखिएगा, स्लीपिंग सिकनेस और एक है आपका काला आजार। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
किसकी वजह से होती है? स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपैनोसोमा, सो जा, स्लीप कर जा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा ऐसे याद रखेंगे। और ये लेशमैनिया, लेशमैनिया वही होता है जिसमें हमने देखा था बाइनरी फ्यूजन हो रहा था एक पर्टिकुलर सिमेट्री के अलॉन्ग। और इसका जो कैरियर होता है सो जा, से सो जा, से फ्लाइज होती हैं, और इसका जो कैरियर होता है वो सैंड फ्लाई होती हैं इसकी कैरियर, ठीक है, सैंड फ्लाई कैरियर होती हैं कालाजार की। इसमें जो स्प्लीन होता है, जो पेट होता है, वो एनलार्ज हो जाता है और काली पड़ जाती है बॉडी जो है वो काली पड़ जाती है, कालाजार, तभी वहाँ से इसका नाम पड़ा। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। तो ये 3 आपको प्रोटोजोआ की वजह से याद रखनी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमारा एड्स होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, हम 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। वायरस की वजह से ट्रांसमिट होती है ये। वायरस कौन सा होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस, जिसको कि हम HIV के नाम से जानते हैं, HIV। ये कैसे फैलता है? सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक लोग का खून अगर एड्स इन्फेक्टेड है दूसरे लोग को चढ़ाया जाएगा, या फिर कैसे भी वे ऑफ मीन्स अगर पहुंच गया तो भी आपको एड्स हो जाएगा। और इसको डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं विडाल टेस्ट, इसके लिए टाइफॉइड के लिए होता है, ठीक है। तो एड्स में ये चीज़ याद हो गई आपको, और सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ऐसे ही गोनोरहोया होता है, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो फैल जाता है, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। एड्स वायरस की वजह से होता है, और गोनोरहोया जो होता है वो आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। अभी आते हैं फाइनल टॉपिक है हमारा, एंड दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स? वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं जीन्स के थ्रू। अब इनमें से एक कैटेगरी होती है जिनको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, छोड़ो, एक होते हैं जिनमें कुछ जीन में एबनॉर्मेलिटी होती है तो डिजीज़ होती है, वो जीन में एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो होता है। और अगर एक होता है अगर क्रोमोजोम में एबनॉर्मेलिटी हुई है तो होगा वो, ठीक है। अगर जीन में हुई है तो उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल हो जाएंगे हमारा थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, और हमारा कलर ब्लाइंडनेस। ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है, बिकॉज इनमें जीन में नहीं, क्रोमोजोम में होता है, तो उनको हम अलग कैटेगरी में। अब आपका सेक्स क्रोमोजोम में हो रहा है, सेक्स क्रोमोजोम में कुछ हो रहा है, या फिर अदर देन सेक्स क्रोमोजोम में हो रहा है, ठीक है, अदर देन चल क्यों नहीं रहा है, अदर देन सेक्स क्रोमोजोम, ठीक। सेक्स क्रोमोजोम में 2 डिजीज आती हैं। सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है? XX होता है फीमेल और XY होता है मेल, ठीक है। XX होता है फीमेल, XY होता है मेल। सेक्स क्रोमोजोम में 2 आते हैं आपके, एक तो टर्नर सिंड्रोम आता है, टर्नर सिंड्रोम, और एक आता है डाउन सिंड्रोम नहीं, नीलेफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर में क्या होता है? ये सिर्फ फीमेल में होता है, 1X क्रोमोजोम मिसिंग, X क्रोमोजोम मिसिंग होता है, टर्न हो गया है वो। XX होता है फीमेल में तो X 0 हो जाएगा। और नीलेफेल्टर में ये सिर्फ मेल में होता है, 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोजोम आ जाता है, 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोजोम, तो ये XXY हो जाएगा ये। अदर देन सेक्स क्रोमोजोम में आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जिसको कि ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। ट्राइसोमी 21 क्यों? क्योंकि जो 21वें नंबर का क्रोमोजोम है, देखिए 23 तो होते हैं आप, सॉरी 22 तो होते हैं ऑटोसोमल,
तो उसमें से जो 21वें नंबर का है उसमें 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें अगर उसके जेनेटिक मटेरियल में बहुत ज़्यादा कुछ सेल डिवीजन हो जाए, बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो जाए तो डाउन सिंड्रोम होता है। आपने देखा होगा नाक चपटी है, फिर हेड थोड़ा सा अजीब शेप का होता है इन बच्चों का, तो उनको मैं बोलते हैं उनके डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो अदर दैन सेक्स क्रोमोसोम में डाउन सिंड्रोम। तो ये पूरा जेनेटिक डिसऑर्डर का पूरा यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है। जो आपका ये ग्लोकोमा होता है जहाँ पे आई प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, ये भी कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर में ही आता है। लेक्चर ख़त्म हो गया आपका। किसी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे लेक्चर आपका होता है ख़त्म। अच्छा, एक डिजीज़ का नाम बताएंगे, एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स किसको बोलते हैं? एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। एंड एक्सेस कैडमियम का अगर डिपोजिशन हो गया तो कौन से ऑर्गन से इफेक्ट हो जाते हैं? और मिनीमाटा डिजीज़ किस वजह से होती है? इतना ही बताइए आप। तो एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ये बोलते हैं इन्फ्लुएंजा को, ठीक है, इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट आयन की वजह से हो जाती है। एक्सेस कैडमियम अगर आपका डिपोजिशन हो गया तो लिवर और किडनी को डैमेज कर देगा, और अगर किडनी को डैमेज कर देगा। और अगर आयरन का डिपोजिशन हो जाता तो स्क्लेरोसिस नाम की एक डिजीज़ हो जाती है, स्क्लेरोसिस, आयरन की वजह से। मिनीमाटा मरकरी की वजह से। और जो आपका ये हीमोफीलिया होता है ना, जो यहाँ पे मैंने लिखा था, जैसे थैलेसीमिया होता है तो इसी में हीमोफीलिया भी लिख लो, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर होता है एक तरह का ये, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया ए, ये आपका एक एक्स लिंक्ड, जो एक्स क्रोमोसोम होता है उससे लिंक्ड एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मुझे भी एकदम से याद आया था, एक सेकेंड। यहाँ पर नहीं लिखवाया शायद। वायरस से मैंने आपको हेपेटाइटिस नहीं लिखवाया क्या? ये लिखवाया है हेपेटाइटिस। ध्यान रखना, ए बी सी डिफरेंट तरह का होता है, और अभी इंडिया ने इंडिजिनसली अपनी खुद की एक वैक्सीन डेवलप करी जिसका नाम है हैवीश्योर। ये इंडिजिनसली डेवलप हुई, और किसको अफेक्ट करती है ये लिवर को अफेक्ट करती है। जैसे जॉन्डिस लिवर को अफेक्ट करती है, टीबी आपके लंग्स को अफेक्ट करती है, हेपेटाइटिस आपके लिवर को अफेक्ट करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए भाई, तो ख़त्म होता है हमारा बायो का भी वन शॉट, और फाइनली सारे वन शॉट ख़त्म होते हैं। बाकी एनवायरनमेंट का तो छोटा सा ही लेक्चर होगा। सर ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या डिफरेंस है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, आपकी बोन बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती हैं, थोड़ा सा ऐसे टाइप फ्रेजाइल, टूटने हैं जल्दी। और ऑस्टियोमलेशिया होता है कि सॉफ्ट हो जाती है आपकी बोन काफ़ी। निक्टोफोबिया, डार्कनेस से जो डर लगता है उसको निक्टोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। निक्टोफोबिया होता है जो रात से डर लगता है, निक्टो का मतलब रात से होता है, ठीक है। मैड हैटर, मिनीमाटा को ही मैड हैटर बोलते हैं, ठीक है। मिनीमाटा को ही मैड हैटर डिजीज़ बोलते हैं, इसी को ही मैड हैटर डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ख़त्म होता है हमारा लेक्चर। टोटल 4 घंटे लेक्चर चला। बाकी अब कल हम लोग सुबह तो नहीं, अगर करंट अफेयर की क्लास होगी तो वो शाम को होगी कल, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर में कंटेंट काफ़ी बनाना होता है, बनाने से ज़्यादा छांटने में टाइम लगता है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या वो सारी चीज़ें बहुत टाइम लग जाता है उसमें करंट अफेयर में, तो इसीलिए सुबह तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। खाना, हाँ खाना खाना है मुझे भी, क्योंकि मैंने कल रात भी नहीं खाया था, सुबह भी नहीं खाया, नाश्ता भी किया कुछ, ठीक है। ब्रेक में 2-3 मैं खजूर खा के आया था बस जल्दी से नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता। चलिए भाई, बाकी फर्स्ट को आपको पता है, परमार अकेडमी आपको डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट वगैरह होगा। जिसने नोट्स अगर लेक्चर के बनाए तो प्लीज़ उसमें सेंड कर दीजिए। इस लेक्चर की पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पर। बाकी व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहीं पर लिंक दिया होगा, ठीक है।
हीमोफीलिया इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज, यस। स्कीम भी करवाएंगे, चिंता ना करिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी का बना लो सर और लिंक भेज दो। अच्छा राहुल, ऐसा है क्या? बन भी चुकी है और उसमें कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं अभी देखते हैं। कल रात को लिंक शेयर किए थे और जुड़ चुके हैं 73,000 लोग। कल रात 10 बजे लिंक शेयर हुई थी और अभी तक 73,000 लोग जुड़ चुके हैं। तो राहुल जी आप पीछे हो गए हैं, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल, नहीं परसों मिलेंगे, नहीं कि कल की आपकी छुट्टी होगी और मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी इसकी पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ क्विज़ भी अटैम्प्ट करते रहें, क्विज़ ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।